हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईडी। तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं मटेरियल यूआई। मटेरियल यूआई क्या है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में और कब हमको इसका यूज करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो सीरीज में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भी यूजफुल ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है आई बटन पर भी मिल जाएंगी। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप चैनल पे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सारे सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मटेरियल यूआई क्या है। देखिए ये क्या है, यूआई लाइब्रेरी है। यूआई किसे कहते हैं, यूजर इंटरफेस को, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट में अगर मान लीजिए आपने कोई भी XYZ वेबसाइट को विजिट किया, सामने आपको मेन्यू दिख रहा है, इमेजेस दिख रहे हैं या फिर कुछ पैराग्राफ दिख रहा है, उसमें कुछ कलर्स हैं, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई CSS लाइब्रेरी या फिर प्योर CSS की मदद से करते हैं। मटेरियल यूआई क्या है, ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। जैसे कि रिएक्ट क्या है, एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है जिसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं। उसी तरीके से मटेरियल यूआई क्या है, ये भी एक कंपोनेंट बेस है। इसमें क्या है, प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स है यूआई के लिए। जैसे कि एग्जांपल में ही देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से कार्ड का कंपोनेंट है, फिर कैलेंडर का है, इसी तरीके से म्यूजिक के लिए है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कुछ मेन्यू के लिए भी अलग सा डिजाइन दिया है। तो ये सारी चीजें हमको जो है मैन्युअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा अगर हम इस मटेरियल यूआई लाइब्रेरी को यूज करते हैं। अब मोस्ट कॉमन ये डिजाइन आपने आपके फोन्स में देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मटेरियल यूआई डिजाइन है ना, इसे गूगल ने बनाया है और मोस्टली जो है ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब मॉडर्न वे में क्या है कि ये काफी सिंपल और अच्छा दिखता है, इसीलिए यहाँ पर मोस्टली अभी जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एंगुलर में तो पहले से यूज होता है, लेकिन अब रिएक्ट में भी ये ज्यादा कॉमन हो चुका है। और बहुत सारे क्लाइंट्स जो है अब मटेरियल यूआई की डिमांड करते हैं, या फिर आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एक ना एक प्रोजेक्ट तो इस पर मिल ही जाएगा काम करने के लिए। तो इसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो सीरीज में हम यही कवर करेंगे कि इसके सारे कंपोनेंट्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसकी मदद से इन द एंड में जो है 2-3 प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो पहले तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ये एक CSS लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव यूआई क्रिएट कर सकते हैं। और इसे बनाया किसने, गूगल ने है, और ये कंपोनेंट बेस्ड है। तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं इसमें, कार्ड कंपोनेंट, कैलेंडर कंपोनेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे और उसको यूज करेंगे हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट में। तो अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक रिएक्ट के एप्लीकेशन लगेंगी। आप इसको चाहे तो नेक्स्ट जेएस में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जेएस भी रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है। तो आप चाहे तो डायरेक्टली नेक्स्ट जेएस में भी उसका यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्ट में यूज करेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप में। और उसके बाद में अगर देखते हैं हमारे पास ज्यादा डिमांड आती है, तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जेएस में भी देख लेंगे। सारी चीजें सेम रहेंगी, बस वहां पर थोड़ा सा सेटअप चेंज रहेगा नेक्स्ट जेएस में, बाकी कुछ भी नहीं। कंपोनेंट्स हम जैसे यूज कर रहे हैं सेम उसी तरीके से आप उसको नेक्स्ट जेएस में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, H ड्राइव के अंदर जो है यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। आपको जहां पर भी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए H ड्राइव में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर npx की मदद से जो है एक एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा, किसकी, रिएक्ट की। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके बाद में आप यहाँ पर उस प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ MUI-tutorials और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। मोस्टली 2 से 3 मिनट में ये क्रिएट हो जाती है। तो इस वीडियो सीरीज में हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करेंगे एज अ टेक्स्ट एडिटर। आप चाहे तो कोई अदर टेक्स्ट एडिटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सबलाइम, एटम। तो देखिए यहाँ पे ये क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, जैसे ये फिनिश हो जाता है, जब वीडियो को रिज्यूम कर लूंगा, तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्विच हो जाएंगे। तो CD लिखना है और उसके बाद में आपके प्रोजेक्ट का नाम, हमारे केस में है MUI ट्यूटोरियल्स, और एंटर प्रेस कर दूंगा। और साथ ही में मैं क्या करूंगा, इसको जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूंगा। तो उसके लिए आपको लिखना है कोड डॉट, और एंटर प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन को रन कर देंगे और थोड़ा सा कोड क्लीन अप कर देंगे, ताकि हम मटेरियल यूआई को अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ से आप क्या करें, टर्मिनल ओपन कर ले। देखिए टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन कर देंगे। तो npm स्टार्ट का कमांड आपको लिखना है और थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देते हैं हम इसको, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा एप्लीकेशन जो है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे जो है रन हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, तो यहाँ पे सर्वर जो है रेडी हो रहा है और जैसे ये रेडी हो जाएगा तो लोकल होस्ट 3000 पे हम विजिट करके इसको जो है चेक कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर सेलेक्ट होगा उसमें ऑटोमेटिकली जो है ये ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रन हो चुका है। चलते हैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे, तो देखिए मेरे पास मोज़िला फायरफॉक्स है और कुछ इस तरीके से आपको जो है डिफ़ॉल्ट आउटपुट जो है इसका देखने मिलेगा। आप इसको सबसे पहले जो है चेंज कर लें ताकि हम अच्छे से मटेरियल यूआई को जो है समझ पाएँ। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा-सा कोड क्लीन अप कर देता हूँ। जैसे कि आपको जाना है सोर्स के अंदर और app.css में जितना भी सीएसएस का कोड है उसको आप क्या करें, यहाँ से रिमूव कर लें और फाइल को सेव कर लें। उसी तरीके से हमारे पास index.css है, उसमें से भी आप जो है सारा कोड रिमूव कर लें और इस फाइल को भी सेव कर लें और app.js में आपको जाना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, हेडर सेक्शन पूरा रिमूव कर लेंगे और यहाँ देखिए क्लास नेम है ना, इसको भी रिमूव कर लेंगे। सिंपल एक डिव रहेगा और यहाँ पर मैं एक h1 ले लेता हूँ फिलहाल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ MUI ट्यूटोरियल्स और यहाँ से ऐप CSS या फिर लोगों की फाइल को मैं जो है रिमूव कर लेता हूँ और CSS की जो एक फाइल है उसको एज इट इज रहने देता हूँ। इसको सेव कर लेंगे और चलते हैं ब्राउजर पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसका आउटपुट देखने मिलेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मटेरियल यूआई को जो है इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये क्या है, एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी को हमको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, चलते हैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर और यहाँ पर देखिए स्टार्ट में ही आपको कमांड मिल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर फर्दर अगर आपको देखना है तो आप डॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं या फिर गेट स्टार्ट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से भी आपको जो कमांड मिल जाएंगी, यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए कि मटेरियल यूआई यहाँ तक के कमांड है, लेकिन उसके साथ में एडिशनल जो है इमोशन का पैकेज आता है। अब ये इमोशन का पैकेज क्या है, क्यों हमको यूज करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर पूरा कमांड कॉपी कर दें और आपको जाना है वापस टर्मिनल में। आप चाहे तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा में जो है एक और टर्मिनल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक और पावरशेल विंडो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से आप क्या करें, इसको इंस्टॉल कर लें, कंट्रोल V। यहाँ पे हम क्या पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, देखिए मटेरियल यूआई का एक पैकेज है, उसके बाद में इमोशन रिएक्ट का है और फिर स्टाइल्ड का। तो ये क्या, ये एडिशनल CSS लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप और कस्टम स्टाइलिंग दे सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे इसका यूज करना है। फिलहाल तो आप क्या करें, इसको इंस्टॉल करके रख दें। तो एंटर प्रेस करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पैकेज है, इसके अंदर तीन तीन जो है और छोटे लाइब्रेरीज यानी पैकेजेस जो है डाउनलोड हो रहे हैं। और ये सारे पैकेजेस को आप कहाँ पर चेक करेंगे, पैकेज जेसन की फाइल है, इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। देखिए फिलहाल हमारे पास कोई भी मटेरियल यूआई का यहाँ पर डिपेंडेंसी में जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि सच में ये डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। आप चाहे तो फर्दर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे रोबोटो फॉन्ट के लिए भी है। आप चाहे तो रोबोटो फॉन्ट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब इसका बहुत सिंपल वे क्या है, आप डायरेक्टली जो है इसका लिंक यूज़ कर सकते हैं गूगल फॉन्ट का। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी CSS लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे ना तो उसमें बहुत से जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स हमको मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए बूटस्ट्रैप अगर आपने यूज़ किया होगा तो उसके साथ ही हमको रोबोटो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो हमको सेटअप नहीं करना पड़ता। लेकिन मटेरियल यूआई के साथ में अगर आपको रोबोटो फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ करना है तो आप जो है इस लिंक को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, हमारे index.html की फाइल में जो कि हमारे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर होती है उसमें जाके जो है ऐड कर देंगे। और मैं क्या करता हूँ, उसका टाइटल भी चेंज कर लेता हूँ। देखिए रिएक्ट ऐप है ना, MUI ऐप कर देंगे इसको। और यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, कमेंट को जो है रिमूव कर लेता हूँ। ये वाला कमेंट मैं रिमूव कर लेता हूँ और आप चाहे तो मैनिफेस्ट, ये जो मैनिफेस्ट की फाइल है ना, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। देखिए हमने रोबोटो फॉन्ट को जो है ऐड कर लिया। अब आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग आप CSS में दे सकते हैं। फिलहाल इसके इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं, उसके बाद में ही फाइल को मैं सेव करूँगा। तब तक हम क्या करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं नीचे। देखिए आप चाहे तो आइकन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आइकन्स क्यों लगेंगे, देखिए आइकन्स के लिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, फॉन्ट ऑसम का यूज़ करते हैं। लेकिन मटेरियल डिज़ाइन में क्या है कि हम इनबिल्ट इसके साथ ही में हमको क्या मिलता है, आइकन्स का पैकेज भी मिलता है। आप चाहे तो उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी बहुत सारे हमको फ्री आइकन्स मिल जाते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी आप चाहे तो इंस्टॉल करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कमांड है उसके लिए भी npm इंस्टॉल, और नीचे देखेंगे आप तो यार्न भी है आपको मिलेगा। तो यार्न क्या है, ये भी एक
पैकेज मैनेजर है जिसकी मदद से हम पैकेजेस को इंस्टॉल और रिमूव कर सकते हैं। मोस्टली जो है सबके पास npm ही होता है, बहुत कम लोग जो है yarn पैकेज मैनेजर का यूज़ करते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर npm का ही यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। आइकन्स को भी हम इंस्टॉल करके रखेंगे, अभी फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं करेंगे लेकिन इंस्टॉल करके रख लेंगे। तो चलते हैं वापस, देखते हैं ये इंस्टॉल हुआ है नहीं। देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको पैकेज जेसन की फाइल में एक बार चेक कर लेंगे और यहाँ पे आप देखिए आपको देखने मिल जाएगा इमोशन और नीचे मटेरियल यूआई। तो ये सक्सेसफुली पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, आइकन्स को भी ऐड कर देंगे, npm install mui/icons-material। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। और आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा कॉपी हो गया, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो ये भी छोटा पैकेज है, जल्दी ही डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको भी चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका भी पैकेज जो है यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पे ये पैकेज भी जो है इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, देखिए मटेरियल आइकॉन्स का पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इसका यूज़ हम आगे करेंगे वीडियोस में, लेकिन अभी हमने जो है सारा सेटअप करके रख लिया है। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्जिन 0 कर दें, पैडिंग 0। उसी के साथ में जो है बॉक्स साइजिंग आप जो है बॉर्डर बॉक्स करके रखें। तो जैसे कि हम नॉर्मल हमारी HTML की कोई भी एप्लीकेशन में, यानी HTML CSS के एप्लीकेशन में डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग करते हैं, ताकि कुछ भी मार्जिन स्पेस हमको दिखाई ना दे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप से थोड़ा सा मार्जिन है और यहाँ पर पैडिंग का भी थोड़ा सा इशू होता है, तो हम उसको जो है फिक्स करते हैं। इसको कुछ रीसेट कहते हैं। तो उसके लिए भी जो है नॉर्मलाइज CSS की अलग जो है CSS फाइल होती है, तो उसका यूज़ आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एडिशनली हम यहाँ पर एक CSS की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने हमारे सेफ्टी साइड के लिए जो है यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर ऐड करके रखा है, जिसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0। और आप चाहे तो फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट फैमिली। और अभी हमने जो है रोबोटो ऐड किया था, तो आप चाहे तो रोबोटो को ऐड कर सकते हैं, रोबोटो। और फॉल बैक में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि सैंस सेरिफ। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉन्ट जो है चेंज हो चुका है, अब ये रोबोटो फॉन्ट है। पहले क्या आ रहा था, नॉर्मल जो है एरियल, या फिर आपके सिस्टम में या ब्राउजर की सेटिंग में जो भी फॉन्ट होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पर यूनिवर्सल में इसको जो है यहाँ पर रोबोटो फॉन्ट दे दिया है, जिसका लिंक भी हमने ऐड किया था, यानी कि CDN लिंक हमने ऐड किया था हमारे index.html की पेज में। तो इसकी मदद से जो है ये फॉन्ट हमको मिल रहा है। अब चाहे तो कोई अदर फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिक सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी को इंपोर्ट करेंगे हमारे कंपोनेंट के अंदर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से CSS की फाइल को रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। बाद में जब लगेगा कस्टम CSS तो हम इसको वापस ऐड कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर मटेरियल यूआई का पैकेज जो है इंस्टॉल किया था, जिसको आप पैकेज जेसन की फाइल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर है देखिए @mui/material। तो यहाँ से हमको सारी चीजें जो है ऐड करनी पड़ेंगी, यानी इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @mui/material। तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइपोग्राफी को जो है ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे आप सर्च करें टाइपोग्राफी, और VS कोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको सजेशन इसमें मिलेगा। तो यहाँ से हमने टाइपोग्राफी को इंपोर्ट कर दिया। अब टाइपोग्राफी का काम क्या है, जैसे हमने यहाँ पर H1 लिया, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग भी ऐड कर देते हैं और इसके अंदर कुछ भी डमी टेक्स्ट में ऐड कर देते हैं, और डमी टेक्स्ट ऐड कर देंगे lorem 10। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। अगर इसका आउटपुट अभी अगर हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन, इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक हेडिंग है और उसके नीचे पैराग्राफ है। आप इसको इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करें और यहाँ से आप जो है एलिमेंट्स के अंदर देख सकते हैं हमारे पास बॉडी सेक्शन है और उसके अंदर हमारे पास है H1 और एक पैराग्राफ। लेकिन यही चीज हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल यूआई में जो है टाइपोग्राफी की मदद से जो है अचीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए इस MUI के ऊपर ही मैं टाइप कर देता हूँ टाइपोग्राफी। अब जो भी चीजें हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे ना, तो वो एज अ टैग जो है ट्रीट होगा। तो आप इसको टैग की शक्ल में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ टाइपोग्राफी और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट अगर आपको लिखना है, मान लीजिए वो हेडिंग है, पैराग्राफ है, तो वो सारी चीजें आप जो है इस टाइपोग्राफी टैग की मदद से जो है लिख सकते हैं, जो कि हमको मटेरियल यूआई के अंदर से मिलता है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली मैं लिखता हूँ टेक इन्फो YT। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो हमारे पास एक पैराग्राफ टैग बन चुका है डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी वेरिएंट इसके अंदर सेट नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एज़ अ पैराग्राफ टैग जो है ट्रीट होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेरिएंट सेट कर सकते हैं और वेरिएंट के अंदर आप जो है कुछ भी इसका टाइप लिख सकते हैं, जैसे कि H1 और इसको हम सेव कर लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर H2 कर सकते हैं, 3 जो भी हमारे हेडिंग टैग्स है आप वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने H1 लिखा और इसको सेव कर लिया। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है हेडिंग 1 आ जाएगा। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये डिज़ाइन पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है मटेरियल यूआई का। आप चाहे तो इसके अंदर कस्टम स्टाइलिंग भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एसएक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके अंदर डबल कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर आप जो है और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर और मैं कर दूंगा इसको रेड। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए इसका कलर जो है रेड हो चुका है। इसी तरीके से कस्टम सीएसएस की जितने भी प्रॉपर्टीज है आप यहाँ पर इस एसएक्स के अंदर जो है यूज कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं टाइपोग्राफी। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको यूज करना है तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर हेडिंग 1 2 3 4 आउटपुट के साथ में आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए हेडिंग 1 कुछ इस तरीके से रहेगा, 2 इस तरीके से, 3 इस तरीके से और भी बहुत सारे सबटाइटल, सबटाइटल 2, फिर बटन टेक्स्ट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर ओवरलाइन टेक्स्ट भी है। मोस्टली हम यहाँ पर इसको हेडिंग के लिए और सबटाइटल के लिए यूज़ करते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल H1 या फिर पैराग्राफ टैग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फुल्ली जो है मटेरियल यूआई पर डिपेंड रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइपोग्राफी का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, हम इसको ऐड करके एक बार चेक कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कंपोनेंट्स और इस कंपोनेंट के अंदर हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको H2 कर लेते हैं और इसको कोटेशन में करना पड़ेगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर इंस्पेक्ट में एक बार चेक कर लेंगे कि ये कैसे शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर अब ये जो टाइपोग्राफी है ना, ये H2 यानी हेडिंग 2 का जो है यहाँ पर हमको टैग शो कर रहा है। हालांकि ये H1 ही है लेकिन यहाँ पे जो है H2 का टैग शो करेगा हमारे इंस्पेक्ट एलिमेंट में, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपोनेंट क्या बताया उसको, H2 का। अगर मैं वापस से इसको H1 कर देता हूँ तो फिर H1 टैग हमको शो करेगा। यानी कंपोनेंट के अंदर हम बता सकते हैं कि ये कौन सा टैग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये H1 टैग है, जिसका क्लास भी देख सकते हैं आप, MUI टाइपोग्राफी रूट। तो इसके कस्टम क्लासेस हैं जो कि बिहाइंड द सीन मटेरियल यूआई यूज़ करता है कंपोनेंट्स को स्टाइल करने के लिए। तो इस तरीके से आप टाइपोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो इसमें और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो है ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं। फिर इसका एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आप देखें, इसके अंदर आपको अगर कस्टम स्टाइलिंग करना है ना, तो फिर आपको और अच्छे से इसके अंदर प्रॉप्स मिल जाएँगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइन करना है या फिर इसके चिल्ड्रन क्लासेस जो भी चीज़ें आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जब भी हमको टेक्स्ट यूज़ करना है ना, तो हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी का यूज़ करेंगे। उसके अंदर वेरिएंट सेट करेंगे कि कौन-सा वेरिएंट हमको चाहिए, जैसे कि H1, H2 या फिर सबटाइटल, और कंपोनेंट ऐड करेंगे तो वहाँ पर वो उस टैग में कन्वर्ट हो जाएगा HTML में। और एसएक्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीएसएस की कस्टम प्रॉपर्टीज़ जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर अगर आप इसको क्लास नेम देंगे और फिर सीएसएस की फाइल में टारगेट करेंगे तो वो भी चलेगा, वैसा भी आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन्स देखेंगे। तो बटन को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसी के आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइपोग्राफी के बाद में कॉमा लगाए और उसके बाद में आप यहाँ पर बटन लिखे। मेक श्योर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए पैराग्राफ और इस H1 को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं बटन टैग जो है यूज़ करूँगा, जो कि हमने इंपोर्ट किया है मटेरियल यूआई से। और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्लिक मी, और इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सबसे पहले इसका बेसिक आउटपुट हम चेक कर लेंगे। चलते हैं ब्राउज़र पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बटन मिलता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएंट्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि बटन के बाद में आपको वेरिएंट्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन भी मिल जाते हैं।
और इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप से जो है यहाँ पर बटन होते हैं। फर्स्ट वन रहेगा यहाँ पर हमारे पास कंटेन। देखिए ये जो कि नॉर्मल रहेगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इनको, कॉपी पेस्ट। सेकंड वाला टाइप रहता है टेक्स्ट का, जो कि डिफ़ॉल्ट भी होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट और इसके बाद में एक होता है आउटलाइन करके। तो तीनों को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, आउटलाइन, और इसको सेव कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है कंटेन, सेकंड वाला है टेक्स्ट और थर्ड वाला है हमारे पास आउटलाइन। चलते हैं ब्राउज़र पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है बटन मिल जाते हैं मटीरियल यूआई में। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका होवर इफ़ेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कलर बता देता हूँ, आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कंटेन है, कंटेन का कलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइमरी ब्लू कलर। और ये जो कलर कोड है यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, तो ये हर सीएसएस लाइब्रेरी का अपना खुद का अलग होता है। जैसे कि बूटस्ट्रैप में आपने देखा होगा, वहाँ पर सक्सेस, डेंजर, इन्फो कुछ इस तरीके से होता है। तो मटेरियल यूआई में भी सेम उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा-सा कलर में डिफरेंस है। तो कलर पैलेट हम उसका बाद में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं वापस, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर का एट्रीब्यूट जो है ऐड करना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस का कलर जो है ऐड कर देंगे, जो कि ग्रीन के लिए होता है। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका कलर जो है ग्रीन हो चुका है, सक्सेस ग्रीन के लिए। तो आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आपको बाकी के कलर की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसका एक और मेन चीज़ देखेंगे। मुझे थोड़ा सा स्टाइलिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप एसएक्स का यूज़ कर सकते हैं और कस्टम स्टाइल शीट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कस्टम की वैल्यू पेयर्स जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन, और मार्जिन मैंने दे दिया यहाँ से 30 पिक्सल का, राइट? सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर 30 पिक्सल का हमको मार्जिन मिल चुका है। सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दोनों बटन के लिए जो है अलग-अलग सीएसएस को जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और मेन चीज़ होता है जो कि बटन है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट भी फायर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, थर्ड वाले पे कर देता हूँ क्लिक मी फॉर एक्शन। इसका इस तरीके से मैंने नाम रख लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक का जो है फंक्शन ऐड करेंगे। ऑन क्लिक, जैसे कंट्रोल स्पेस करेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप डबल क्लिक पे भी कर सकते हैं, ऑन ऑक्स क्लिक पे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो है इवेंट्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप नॉर्मल रिएक्ट में भी करते हैं या फिर प्योर जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं। तो ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो फंक्शन को कॉल कर देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक अलर्ट जो है ऐड कर देता हूँ, अलर्ट, और इसके अंदर एक मैसेज, यू क्लिक्ड। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑन क्लिक का जो है इवेंट फायर किया, जिसके अंदर हमारे पास एक एरो फंक्शन है, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, अलर्ट बॉक्स जो है यहाँ पर शो करेंगे जब भी इस पर क्लिक होगा। चलते हैं ब्राउज़र पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ पे देखिए क्लिक मी फॉर एक्शन, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर पॉपअप आ रहा है, यानी कि अलर्ट बॉक्स हमारे पास आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ पर बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि बहुत अलग तरीके भी है इसमें बटन्स को यूज़ करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, इसके ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन पे सर्च करें बटन, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा बटन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बटन ग्रुप भी है, तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे कवर करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये तीनों टाइप हमने देख लिया है। उसी तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिसेबल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको ये क्लिक मी सेकंड वाला जो है ना, इसको डिसेबल करना है, तो कैसे करेंगे, या फिर फर्स्ट वाले को मैं कर देता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले बटन में ऐड कर देंगे, पेस्ट, डिसेबल हमने कर दिया। अब चलते हैं वापस ब्राउज़र पर और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये डिसेबल रहेगा बटन। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक और है एचरेफ। अगर आपको कोई बटन को लिंक बनाना है ना, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर जो है एचरेफ पास करा सकते हैं और उसको जंप करा सकते हैं कोई अदर पेज पे या फिर लिंक पर। और उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक इवेंट्स भी फायर कर सकते हैं, कलर्स ऐड कर सकते हैं, फिर इसके अंदर आप जो है साइजेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मीडियम, स्मॉल, लार्ज। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मिडल वाला है या फिर लास्ट वाले को जो है ना साइज़ दे देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली साइज़ और इसका साइज़ मैं कर देता हूँ लार्ज। इसको सेव कर लेंगे, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ा-सा लार्ज हमको बटन देखने मिल जाएगा। हालाँकि हम इसको सीएसएस की मदद से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बटन का यूज़ करेंगे, बटन को आपको इम्पोर्ट करना है और आप डायरेक्टली जो है बटन का यूज़ कर सकते हैं।
और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, जैसे कि ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आप नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आइकॉन्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लेटर बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप ब्यूटीफुल बटन्स भी बना सकते हैं आइकॉन्स की मदद से। साइज़ेज़ है, कलर्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप चाहें तो फर्दर इसका जो है डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स बटन भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आउटलाइन आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा-सा और एफर्ट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई कंपोनेंट नहीं है, आपको मैनुअली जो है वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा उस इफ़ेक्ट्स। और आप चाहे तो देखिए यहाँ पर बटन पे भी जा सकते हैं एपीआई पर, तो उसके अंदर आपको जो है फर्दर इसके प्रॉप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी कि क्या-क्या चीज़ें आप जो है सीएसएस में मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको बटन जो है समझ में आ गया होगा। एक प्रोजेक्ट हम इसका देखेंगे कंप्लीट, तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कब कौन-सा बटन और कहाँ पर यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का एग्ज़ाम्पल देखेंगे, जिसे हम इनपुट बॉक्स भी कहते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1-2 बीआर टैग दे देता हूँ लाइन ब्रेक के लिए। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड को जो है इंपोर्ट करेंगे। तो इनपुट बॉक्स की तरह टेक्स्ट फील्ड काम करता है। जैसे कि नॉर्मल हम क्या करते हैं, इनपुट टैग का यूज़ करते हैं कोई भी फॉर्म से रिलेटेड हमको अगर यहाँ पर टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे आप प्लेस होल्डर वगैरह एट्रीब्यूट जो है ऐड करते हैं, जैसे कि नेम। इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लेंगे। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है इनपुट बॉक्स आ जाता है। अब इसी तरीके से हम मटेरियल यूआई में जो है टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करके जो है इनपुट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का जो है टैग यूज़ करेंगे। टेक्स्ट फील्ड जो कि ऊपर हमने इंपोर्ट किया है, सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा, सेम इनपुट की तरह ये काम करेगा। इसमें भी आप टाइप सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इसका टाइप लिखा टेक्स्ट, और इसके अंदर अगेन हम क्या कर सकते हैं, प्लेस होल्डर जो है ऐड कर सकते हैं। जो भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप यहाँ पे वो प्लेस होल्डर के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिलता है वेरिएंट का एडिशनल एट्रीब्यूट, यानी कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वेरिएंट भी सेट कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 किस्म के, जैसे कि फर्स्ट वाला है स्टैंडर्ड, और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, सीएसएस का जो है यूज़ कर सकते हैं एसएक्स की मदद से। फिलहाल हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना ही देख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमको जो है स्टैंडर्ड इनपुट मिलता है मटेरियल यूआई में। मैं प्रीवियस वाला इनपुट जो है रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इनपुट को रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब सिंपली हमारे पास एक नेम है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एसएक्स की मदद से थोड़ा-सा इसको जो है मार्जिन ऐड कर दूँगा, जैसे कि मार्जिन मैं कर देता हूँ पिक्सेल। तो थोड़ा लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से हमको मार्जिन मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। इसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लें मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि 1, 2, 2 टाइम्स मैंने कॉपी किया। अब इसके अंदर सेकंड वाला होता है यहाँ पे आउटलाइन। तो सेकंड वाला आउटलाइन है, अगर इसको हम सेव करेंगे, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, थर्ड वाला भी ऐड कर देता हूँ ताकि हम तीनों भी एक साथ देख पाएँ। आउटलाइन हमने ऐड कर दिया, इसके बाद में आता है फील्ड। तो तीनों में क्या डिफरेंस होता है आपको जो है आउटपुट से समझ में आ जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउज़र पर, और कुछ इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर इनपुट बॉक्स मिलते हैं। ये स्टैंडर्ड है, इसके बाद में ये आउटलाइन है, और यहाँ पर ये है फील्ड। तो ये तीनों किस्म के हमारे पास इनपुट बॉक्स हमको मिल जाते हैं। इसमें आप चाहें तो पासवर्ड का टाइप ऐड कर सकते हैं, ईमेल का टाइप ऐड कर सकते हैं, और जितने भी आपके पास नॉर्मल इनपुट बॉक्स में टाइप अवेलेबल है, तो आप सेम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना फॉर्म का एग्जांपल देखेंगे, सारे कंट्रोल्स ऐड कर देंगे, और उसको हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग की मदद से जो है एक्सेस करेंगे। यानी कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर हम टाइप करते हैं, तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं स्टेट की मदद से, और फॉर्म के थ्रू हम उसको कैसे सबमिट करा सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया कि हम टेक्स्ट फील्ड की मदद से क्या कर सकते हैं, इनपुट बॉक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, जैसे कि सर्च में अगर आप टाइप करेंगे टेक्स्ट फील्ड, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, डायरेक्टली एपीआई का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसको इंपोर्ट किया, और फिर उसको कैसे यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे आईडी एग्जांपल है, टाइप है, फिर इनपुट प्रॉम्प्ट्स भी आप इसके अंदर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हमने जो है इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देखा। और एडिशनल प्रॉपर्टीज आप क्या-क्या इसके अंदर सेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, क्लासेस, कलर, तो ये सारी चीज़ें आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं।
साथ ही में नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको सीएसएस प्रॉपर्टी भी मिल जाएँगी। आप डायरेक्टली जो है रूट की मदद से जो है एक्सेस कर सकते हैं या फिर देखिए यहाँ पे इसके लिए एक क्लास है ग्लोबल डॉट एमयूआई टेक्स्ट फील्ड डैश रूट। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको टारगेट कर सकते हैं और जो भी आपको यूआई में एनहांसमेंट करना है यानी कि इनपुट बॉक्स को अगर आपको चेंज करना है तो आप रूट पे भी जो है चेंज कर सकते हैं या फिर आप कस्टम सीएसएस की मदद से भी जो है इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो है फॉर्म का एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम एक्चुअल में जो है इन इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू आ रही है उसको हम फॉर्म के थ्रू जो है सबमिट कराएंगे। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स के नाम से और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे फॉर्म के नाम से form.js। और इसको हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन बना लेंगे रिएक्ट का, तो RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। तो उसके लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन है ES7 प्लस रिएक्ट स्लैश रिडक्स स्लैश रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो ये एक्सटेंशन है, इसकी मदद से क्या होता है हम शॉर्टकट में जो है कंपोनेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फॉर्म का एग्जाम्पल देखेंगे और इसमें हमको स्टेट भी लगेगा, तो स्टेट भी मैं क्या करता हूँ साथ ही में इंपोर्ट करते चलता हूँ यूज स्टेट। तो यूज स्टेट हुक का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमको कुछ चीजें चाहिए मटेरियल यूआई में से, तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @MUI/material। तो इसमें से हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया और हमको बटन भी लगेंगे ताकि हम डेटा को सबमिट कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे एरे इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट हुक की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट क्रिएट करेंगे। इसका नाम आप रख सकते हैं इनपुट्स, क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स इसके अंदर हम रख सकते हैं, इनपुट सेट इनपुट्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे नेम के लिए एम्प्टी नेम। उसके बाद में यहाँ पर यूजर से ईमेल ले लेंगे और एक पासवर्ड की फील्ड भी हम देख लेंगे, तो यहाँ पे हम पासवर्ड को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेट जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फॉर्म क्रिएट करेंगे और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ और इस टिप के बदले आप रिएक्ट का जो है सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज कर सकते हैं, यानी फ्रेगमेंट का हम सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे तो फॉर्म टैग यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसके अंदर हम जो है इनपुट फील्ड जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड का यूज करेंगे जो कि हम मटेरियल यूआई से गेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले जो है नेम रहेगा और इस नेम के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज करा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल इनपुट में हम यूज करते हैं नेम, तो इस फील्ड का नेम है नेम के लिए, सेम उसी तरीके से मैं मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और एक एक करके हम जो है सभी में वैल्यूज को जो है ऐड करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड वाला है ईमेल के लिए और थर्ड वाला हमारे पास है पासवर्ड के लिए। तो एडिशनल प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर पास करानी है, जैसे कि नेम के बाद में इसका टाइप। फर्स्ट वाला नेम है तो इसका टाइप रहेगा टेक्स्ट, आप चाहे तो बिना बिना करली ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में सेकंड वाले का टाइप रहेगा ईमेल और लास्ट वाले का टाइप रहेगा पासवर्ड। और इसके अंदर हमारे पास होते हैं वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट हम यूज करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास 3 वेरिएंट है, स्टैंडर्ड, आउटलाइन और फील्ड। तो हम यहाँ पे आउटलाइन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको वेरिएंट ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएंट और इस वेरिएंट का टाइप रहेगा आउटलाइन। सेम इसी को मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार आउटपुट चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, app.js में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फाइल को। और मैं क्या करता हूँ, बटन से लेके सारा का सारा डेटा जो है यहाँ से डिलीट कर दूंगा, अभी इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी के बाद में जो है इस कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। कौन से कंपोनेंट को, फॉर्म को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म और देखिए यहाँ पे सजेशन में ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपके केस में नहीं होता है तो आप मैनुअली जो है इसको इंपोर्ट करें और सेल्फ क्लोजिंग टैग। और यहाँ पर से आप जो है इन दोनों चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, वरना लिंटर इसकी वार्निंग शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट बॉक्स आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा जो है स्टाइल भी कर लेंगे। तो बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको एसएक्स की मदद से जो है थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। मार्जिन 20 पिक्सल इनफ है। और हर इनपुट के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर br टैग दे देता हूँ लाइन ब्रेक के लिए। बाद में हम देखेंगे इसको और कैसे हम जो है अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने br टैग यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पे हम मार्जिन दे देता हूँ मैं सभी में। इसको कॉपी कर लेंगे और बाकी वालों पे भी जो है पेस्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेट हो जाएगा।
और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको शो कर रहा है। हम इसमें प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं, तो प्लेस होल्डर भी हम ऐड कर देंगे। एंटर नेम, कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट, एंटर ईमेल एंड एंटर पासवर्ड, सेव कर लेते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एंटर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन वो गेट नहीं होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो है बाइंड करेंगे हमारे स्टेट के साथ में। स्टेट में जो वैल्यू है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो इनके साथ में हमको क्या करना है, इसको बाइंड करना है। कैसे करेंगे बाइंड? बहुत सिंपल है। हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है और इसके बाद में हम इसको बाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वाला नेम के लिए है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट्स, और इनपुट्स के अंदर हमारे पास है नेम का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्टेट का नाम इनपुट्स है, और इनपुट्स के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे भी ऐड कर देंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर सेकंड वाले में भी ऐड कर देंगे इनपुट्स डॉट ईमेल, और लास्ट वाला भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे वैल्यू इनपुट्स डॉट पासवर्ड। तो तीनों में हमने जो है वैल्यू को ऐड कर दिया है। सेव कर लेंगे इसको और एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं ब्राउजर पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। और इस टाइम पे अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे ना, तो इसमें टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को जो है बाइंड कर दिया है, और इनिशियल वैल्यू क्या है, यहाँ पर एम्प्टी है। अगर इसके अंदर आप कोई भी XYZ वैल्यू ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएंगी। जैसे कि मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन हम इसमें अभी टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इसके चेंज हैंडल पे जो है काम करना पड़ेगा। अब देखिए, हम जो है वन बाय वन जो है फंक्शन नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, टेक्स्ट फील्ड में नेम का एट्रीब्यूट है। तो इस नेम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट फील्ड की जो है वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यानी कि नेम के बेस पे क्या होगा, वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऑन चेंज पे जो है काम करना है। ऑन चेंज, एक ही फंक्शन में हम जो है मल्टीपल जो है, यहाँ पर जितने भी हमारे पास इनपुट रहेंगे उसको हम चेंज करेंगे। और ऑन चेंज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, हैंडल चेंज। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इस फंक्शन का नाम, जैसे कि चेंज हैंडलर या फिर हैंडल चेंज। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इस फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन को जो है बाकी के इनपुट्स पे भी जो है अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ऑन चेंज, थर्ड वाले पे भी हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे इसको। देखिए यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन को जो है कॉपी करेंगे, और इस स्टेट के बाद में मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सबसे पहले इनपुट चेंज फंक्शन, और यहाँ पर उसको जो है एज अ एरो फंक्शन हम बना लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू एरो फंक्शन। और इसके अंदर हमको क्या मिलता है, इवेंट मिलता है। तो उसको शॉर्टकट में हम ई की मदद से भी लिख सकते हैं, और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इवेंट्स को जो है टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे पास क्या है, नेम का एट्रीब्यूट है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को चेंज करेंगे। अगर नेम की मदद से नहीं करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबको जो है वन बाय वन करना पड़ेगा। जैसे कि नेम के लिए फिर अलग से एक हमको सेट स्टेट बनाना पड़ेगा, पासवर्ड के लिए अलग, ईमेल के लिए अलग। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेम की मदद से जो है सभी को टारगेट करेंगे। यानी जितने भी हमारे पास इनपुट्स रहेंगे, सभी को हम टारगेट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, सेट करना है इनपुट्स को। तो यहाँ पे सेट इनपुट्स, और इसके अंदर भी हमारे पास एक कंडीशन रहेगी कि जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसको हम एज इट इज रखेंगे। मान लीजिए ये जो इनपुट है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज है अपने पास, तो उसको एज इट इज रखेंगे, उसकी एक कॉपी बनाएंगे और उसके बाद में उसको मॉडिफाई करेंगे। तो उसको हम कहते हैं प्रीव स्टेट, और प्रीव स्टेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको स्प्रेड कर देता हूँ, ट्रिपल डॉट प्रीव स्टेट। जो भी डेटा रहेगा प्रीव स्टेट में, वो एज इट इज यहाँ पर हमको मिलेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे वैल्यूज को। किसके बेसिस पे, इस नेम के बेस पे हम चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरे लिखना है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, क्योंकि नेम के बेस पे हम कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, नेम को टारगेट करेंगे। उसके बाद में उसके अंदर जो वैल्यू रहेंगी, यानी इवेंट के अंदर हमारे पास रहती है वैल्यू, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेंगी उससे हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि हम इसमें टाइप कर पा रहे हैं या नहीं। और इसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे एप्लीकेशन को, और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। जैसे कि देखिए, अब मैं कुछ भी इसके अंदर टाइप कर पा रहा हूँ। अब इसको हमको क्या करना है, फॉर्म के साथ में जो है लिंक करना है। यानी कि फॉर्म पे हम जब सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो ये वैल्यूज हमको गेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड कर देंगे। लास्ट में मैं क्या करता हूँ, एक और BR टैग ले लेता हूँ, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, बटन को ऐड कर देंगे, बटन, और इसका नाम रहेगा
सबमिट, इसका टाइप भी रहेगा सबमिट, क्योंकि ये फॉर्म में है तो हम यहाँ पे इसका टाइप रखेंगे सबमिट, और वेरिएंट वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको सिंपल रखेंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार चेक कर लेते हैं बटन आ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर सबमिट का बटन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म के अंदर हमको जो है ऑन सबमिट का जो है फंक्शन मिलता है। फंक्शन मतलब क्या है कि एट्रीब्यूट मिलता है जिसके अंदर हम जो है फंक्शन को पास करा सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे ऑन सबमिट और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल सबमिट। तो ये फंक्शन अभी हमको क्रिएट करना है। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे कॉमेंट कर देता हूँ फॉर्म हैंडलिंग, और यहाँ पर इसको भी हमको एरो फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। ये भी एक एरो फंक्शन रहेगा और इसके अंदर भी हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है इवेंट को टारगेट करना है। अब जो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रहता है ना, उसको हमको प्रिवेंट करना पड़ता है। इन केस अगर एक्सीडेंटली कुछ प्रेस हो जाए तो वो उसको अवॉइड करें, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट और इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी इनपुट्स है हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास सर्वर नहीं है तो हम सिर्फ कंसोल पे चेक करेंगे फॉर्म सबमिशन के टाइम पे। सेव कर लेते हैं इसको और इनपुट में हमने क्या किया, यहाँ पर इसको कंसोल किया है। तो जो भी इनपुट रहेंगे फिलहाल तो एम्प्टी रहेंगे तो शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यूज को ऐड करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तब ये वैल्यूज हमको शो होके मिलेंगी। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे कंसोल भी ओपन है। अब इसके अंदर कोई भी नेम आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टेक इन्फो, ईमेल में test@test.com, पासवर्ड में 123456 और सबमिट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस कंसोल में हमको वैल्यू शो होना चाहिए। सबमिट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ईमेल आ रहा है, नेम आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है। तो ये सारी फील्ड्स हमारे पास सक्सेसफुली आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा टेक्स्ट का फील्ड जो है सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसमें हमारे पास इनपुट आ रहा है और हम उसको सक्सेसफुली गेट करके सर्वर पर भेज रहे हैं। अभी सर्वर पे नहीं भेजा लेकिन हमने उसको जो है गेट कर लिया और कंसोल में, ब्राउजर का कंसोल होता है उसमें हमने प्रिंट करा दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मटेरियल यूआई टेक्स्ट फील्ड का यूज कर सकते हैं इनपुट्स के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट का एक एग्जांपल देखेंगे, कैसे आप जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सेलेक्ट का ऑप्शन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं आपकी रिएक्ट के एप्लीकेशन में। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक और br टैग ऐड कर देंगे और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐड करूंगा फॉर्म कंट्रोल का। तो यहाँ पे आपको फॉर्म कंट्रोल ऐड करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट भी होता जाएगा अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो। देखिए यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो चुका है। अगर आपके केस में नहीं होता है तो आप मैन्युअली जो है उसको ऐड करें। तो हमने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोलर को ऐड कर दिया है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट लेबल लेंगे और फॉर्म कंट्रोल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर फुल विड्थ जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे फुल विड्थ, ये एट्रीब्यूट है आपको मिलता है। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं कैसे इसका यूज करना है। तो कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे फुल विड्थ भी ऐड कर दिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट लेबल जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपको लिखना है इनपुट लेबल और इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इम्पोर्ट भी हो जाएगा ऊपर। अगर नहीं होता है ऑटो इम्पोर्ट तो आप मैन्युअली उसको ऊपर इम्पोर्ट करें। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कोर्सेज का और आप चाहे तो यहाँ पर कोई आईडी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आईडी ऐड कर देंगे मेन्यू की। अगर आपको इसको टारगेट करना है तभी आप जो है इसमें आईडी को ऐड करें। इसके बाद में आप क्या करें, यहाँ पर जो है सेलेक्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। इसको भी आपको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट और देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है। मेक श्योर यहाँ पे एक बार आप जरूर नोटिस करें @MUI। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट भी इंपोर्ट हो चुका है मटेरियल यूआई की लाइब्रेरी में से। अब इस सेलेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, देखिए इसको आपको सबसे पहले तो क्लोज कर देना है और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो है मेन्यू लिस्ट या मेन्यू आइटम्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेबल आईडी भी दे सकते हैं। अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर लेबल आईडी भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल आईडी मेन्यू, और नॉर्मल अगर आईडी आपको देना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। सिंपली आप आईडी लिखेंगे तो आप यहाँ पर आईडी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ मेन्यू लिस्ट और इसके अंदर आप लेबल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा लेबल। अब लेबल का काम क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर लिस्ट शो होंगी यानी सेलेक्ट शो होगा तो ये शो करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर्सेज और नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली क्रिएट करेंगे, उसके बाद में स्टेट से इसको बाइंड करेंगे।
अब इसके अंदर आपको क्या करना है, मेन्यू आइटम को जो है ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेन्यू आइटम, मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा और इस मेन्यू आइटम के अंदर जो है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ MongoDB और यहाँ पे आप वैल्यू को भी जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MongoDB। इसी तरीके से मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जितने भी आपको यहाँ पर ऐड करना है ड्रॉप डाउन में मेन्यू, तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, एक्सप्रेस कर देते हैं इसको। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस कर देंगे और नीचे वाले को नोट कर देंगे और लास्ट वाले को हम यहाँ पे रिएक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है मेन्यू क्रिएट हो चुका है। इसको सेव कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है। अब हमने यहाँ पे फुल विड्थ किया था ना, इसीलिए जो फुल विड्थ आ रहा है। आप चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर मैंने रिमूव किया तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा। सो मेक श्योर आप इसको साइज जरूर दें। तो यहाँ पे मैंने लिखा फुल विड्थ। वापस रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार और यहाँ पे देखिए आपको लेबल मिलेगा कोर्सेज का और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा। कौन से ऑप्शन, जो आपने यहाँ पर मेन्यू आइटम के अंदर ऐड किए थे, तो ये सारे ऑप्शन आपको शो करेंगे। तो आप चाहे तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम इसको इजीली जो है सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अभी हमने इसके लिए कोई स्टेट नहीं बनाया है और स्टेट नहीं बनाया है तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेट के अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो चलते हैं टॉप पे और कोर्सेज के नाम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम बना देंगे। देखिए यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग हमने बना दिया कोर्सेज के नाम से। अब हम क्या करेंगे, इसको बाइंड कर देंगे। तो चलते हैं वापस नीचे और इस सेलेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वैल्यू ऐड कर देंगे। तो वैल्यू कहाँ से आएंगी, ये वैल्यू आएंगी स्टेट में से। तो यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट डॉट कोर्सेस और इसको हम मल्टीलाइन कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। या फिर मैं क्या करता हूँ, लेबल्स को रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये जो आईडी है ना, इसको भी रिमूव कर लेंगे और ये लेबल आईडी को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। और वैल्यू के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट को जो है टारगेट करेंगे। सो ऑन चेंज, और ऑन चेंज में हम क्या करेंगे, हैंडल चेंज का जो हमने फंक्शन बनाया था ना ऊपर, उसको हम कॉल कर देंगे। और यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि सच में ये काम करता है या नहीं। तो चलते हैं ब्राउजर पर और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोर्सेस है। पहले हम जो है फिल कर देते हैं डेटा को। यहाँ से मैं जो है प्रीफिल डेटा को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, एग्री। और कोर्सेज के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सप्रेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे एक्सप्रेस को सेलेक्ट कर रहे तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा ना। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि ये काम करता ही नहीं। सबमिट और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर अनडिफाइन आ रहा है। तो हमको नेम भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम ऐड कर देता हूँ कोर्सेज का। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे, रिफ्रेश। फिर से हम डेटा फिल कर लेंगे और यहाँ से कोई भी कोर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, MongoDB। जैसे कि ये सेलेक्ट हो चुका है, सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो अब डेटा हमको मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोर्सेज कहाँ पर है, देखिए टॉप पर आ रहा है कोर्सेज। कोर्सेज का एरे है और उसमें से हमारे पास 0th पोजीशन है MongoDB की। इसी तरीके से अगर आप कोई अदर सेलेक्ट करते हैं जैसे कि रिएक्ट और मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है और कोर्सेज के अंदर हमारे पास रिएक्ट सेलेक्ट होकर हमको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कह सकते हैं, सेलेक्ट बॉक्स कह सकते हैं। तो आपको अगर मेन मेन्यू में भी इसका यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है चेक बॉक्स का एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हम चेक बॉक्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स आपको पता होगा, टिक करने के लिए जो साइन आता है जिसमें कुछ मोस्टली जो है टर्म्स एंड कंडीशन रहती है या फिर कोई ऑप्शंस होते हैं जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, रिएक्ट में मटेरियल यूआई की मदद से। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर फॉर्म ग्रुप। तो हम क्या कर सकते हैं, इनपुट्स को जो है एक ग्रुप में जो है ऐड कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम फॉर्म ग्रुप और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है फॉर्म कंट्रोल लेबल का यूज़ करूँगा जिसमें हम लेबल्स जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स का भी यूज़ करने वाले हैं तो उसको भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, चेक बॉक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे जो है ऐड कर देंगे। इस बटन से पहले एक और बीआर टैग मैं ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा लाइन ब्रेक मिले हमको। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म ग्रुप और इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल लेवल का हम यूज़ करेंगे। फॉर्म कंट्रोल लेवल सेल्फ क्लोजिंग टैग
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेबल ऐड कर देंगे। तो लेबल का एट्रीब्यूट आपको ऐड कर देना है। तो इसके अंदर आप कोई भी नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आई एग्री। तो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, टीएनसी कर देता हूँ मैं शॉर्टकट में। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लेबल है तो लेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन और चेक बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल का जो है अगेन एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स को जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चेक बॉक्स सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर आप जो है डिफ़ॉल्ट चेक भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप लिखेंगे डिफ़ॉल्ट और कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन आपको शो करेंगे, देखिए डिफ़ॉल्ट चेक। तो इसको आप ट्रू कर सकते हैं। इतना लिख के करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये ट्रू रहेंगी वैल्यू। इतना लिख के हम इसको भी सेव कर लेंगे। सो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक फॉर्म ग्रुप बनाया, उसके अंदर एक लेबल लिया और उसके कंट्रोल के अंदर चेक बॉक्स को जो है ऐड किया। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउज़र पर। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन आई एग्री, और बाय डिफ़ॉल्ट चेक हमने लगाया था इसीलिए जो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट चेक आया है। अगर हम इसको रिमूव कर लेंगे, जैसे कि मैंने रिमूव कर लिया, तो देखिए यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर अब हमको ऑप्शन मिलता है आई एग्री का। आप चाहे तो इसमें जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसमें एसएक्स लगा देता हूँ और मार्जिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे 20 पिक्सल का। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको मार्जिन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको चेक लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास चेकबॉक्स की फंक्शनैलिटी जो है बन चुकी है। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यूज को जो है एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए हमको स्टेट के अंदर सबसे पहले एक न्यू की वैल्यू पेयर बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी नेम ईमेल पासवर्ड है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक टर्म्स के लिए बना देता हूँ बूलियन वैल्यू, और बाय डिफॉल्ट इसको कर देंगे फॉल्स। और फॉल्स करने के बाद आपको क्या करना है, वापस आना है चेकबॉक्स के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेकबॉक्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पर इसके अंदर जो है एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टी लाइन कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। और इस चेकबॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, ऑन चेंज इवेंट पे जो है काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन चेंज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है इवेंट को टारगेट करना है। तो इवेंट तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो है ना सेट कर देंगे इनपुट्स को। ठीक है, सेट इनपुट। और इनपुट के अंदर हमको क्या करना है, प्रीवियस स्टेट को भी यहाँ पर एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस स्टेट को भी ऐड कर देंगे, प्रीवियस स्टेट, और पी है ये प्रीव स्टेट। और उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है इसकी एक कॉपी बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीव स्टेट, और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास टर्म्स है उसका रिवर्स हम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म, और टर्म ही दिया है ना हमने, एक बार चेक कर लेते हैं, टर्म्स है, इसका जो है हम रिवर्स असाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू जो है वहाँ पर बन जाएंगी। टर्म्स के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे इनपुट्स को टारगेट करना है, और उसके अंदर हमारे पास है टर्म, और इसका हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा ये। और यहाँ पे एक करली ब्रेसेस मिसिंग है, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो चलते हैं ब्राउजर पर और एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, करेंगे बिना चेक करे इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे, यानी इसको सबमिट कराएंगे। तो यहाँ पर मैं फील्ड्स को जो है फिल कर देता हूँ और यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ऑब्जेक्ट, इसमें ईमेल है, नेम है, पासवर्ड है, और टर्म्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है। इस बार अगर टर्म्स देखेंगे आप तो ट्रू की वैल्यू यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। तो इस तरीके से आप जो है चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल चेक बॉक्सेस भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। मोस्ट केसेस में जो है एक बार ही चेक बॉक्स आपको मिलता है, या फिर आप इसके बदले रेडियो बटन का भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियो बटन का एक एग्जांपल देख लेंगे, कैसे हम रेडियो बटन को जो है यूज कर सकते हैं हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन में। तो मटेरियल यूआई भी हमको रेडियो बटन प्रोवाइड करता है, जिसमें हम कोई भी एक वैल्यू को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड में, और नीचे मैं क्या करता हूँ, एक और बी आर टैग ले लेता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे फॉर्म कंट्रोल को, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लेबल ऐड कर देंगे, फॉर्म लेबल। और फॉर्म लेबल के अंदर आपको जेंडर ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले फॉर्म लेबल के अंदर भी कुछ आईडी या फिर कोई भी आपको स्टाइलिंग करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है स्टेट के अंदर भी ऐड कर देंगे जेंडर को, ताकि हम बाद में इसको यूज कर पाएं। तो कोर्सेज के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो यूज स्टेट है ना इनपुट का,
इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमको सेपरेट जो है यूज स्टेट का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोर्सेज के बाद में जो है जेंडर को ऐड कर देंगे। इनिशियली इसको एम्प्टी रखेंगे या फिर आप जो है मेल भी कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन एम्प्टी रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो जेंडर हमने इनिशियली जो है एम्प्टी रखा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, लेबल हमारा रेडी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रेडियो बटन का इस्तेमाल करना है। लेकिन रेडियो बटन हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हमको जो है मटीरियल यूआई के अंदर जो है रेडियो ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे रेडियो ग्रुप, देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। और इस रेडियो ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे कि नेम, क्योंकि हमको यहाँ पर इसको चेंज भी करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, नेम भी ऐड करेंगे, जो कि हमने यूज स्टेट में ऑब्जेक्ट बनाया है जेंडर का, वही चीज हम यहाँ पर इसको देंगे जेंडर। चेक कर सकते हैं आप, इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। जैसे कि ऊपर देख सकते हैं आप, हमारे पास जेंडर का जो है ऑब्जेक्ट है, यानी की वैल्यू पेयर्स है, तो उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। नेम की मदद से हम क्या करेंगे, इसको ऑन चेंज इवेंट की मदद से इसको चेंज कराएंगे। नेम हमने जेंडर रख लिया, हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट यहाँ पर सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, और डिफॉल्ट वैल्यू में हम इसको मेल कर देते हैं। और इसके बाद में ऑन चेंज, तो ऑन चेंज इवेंट भी आप यहाँ पर फायर कर सकते हैं। और उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी है हैंडल चेंज का जो फंक्शन हमने बनाया है ना, उसी को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल लेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल लेबल सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वैल्यू को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आप लिखे वैल्यू, वैल्यू के अंदर फर्स्ट वाला बटन रहेगा मेल के लिए, तो वैल्यू के अंदर मैंने लिखा मेल। और लेबल भी आपको ऐड करना है ताकि वो विजिबल प्रॉपर्टी है, जो भी आप यहाँ पर नाम देंगे वो विजिबल रहेगा रेडियो बटन के आगे। तो यहाँ पे हमने लिखा मेल, और इसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड करना है कंट्रोल। तो कंट्रोल हमने पहले भी ऐड किया था, आई होप आपको याद होगा। मैं क्या करता हूँ, उसको मल्टीलाइन कर देता हूँ पहले, और कंट्रोल के अंदर हमने चेकबॉक्स का यूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियो का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको लिखना है रेडियो, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करें, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा। इसी तरीके से हमको क्या करना है, इसको जो है 2 से 3 बार कॉपी कर लेना। जितने भी ऑप्शंस आपको चाहिए, हमको 2 और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए मेल है, फिर फीमेल कर देंगे इसको, और यहाँ से टेक्स्ट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, फीमेल, और लास्ट वाला अदर के लिए है, तो यहाँ पे आप इसको भी ऑर्डर कर लें। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन शो कर रहा है, देखिए जेंडर बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्ट है। आप चाहे तो इसको सेलेक्ट करा सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जो है डिफॉल्ट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना, उसको रिमूव कर देंगे आप, तो फिर वो डिफॉल्ट चेक जो है हट जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार। तो देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक बार पूरा डेटा फिल कर लेता हूँ और आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। चेक बॉक्स को भी हम टिक कर लेंगे। कोर्सेज में से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से मेल पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे, देखिए जेंडर, जेंडर के अंदर जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ रहा है। तो सक्सेसफुली हमने बेसिक फॉर्म जो है यहाँ पर देख लिया, कैसे आप जो है फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं मटेरियल यूआई में। आई नो थोड़ा सीएसएस इसमें अलग है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको और एनहांस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम, और भी अगर आपको इसमें कुछ जानना है तो आप सिंपली जो इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने चेकबॉक्स देखा था पहले, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं चेकबॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ज्यादा इसके कोड पर ध्यान दें, देखिए चेकबॉक्स, और स्प्रेड कर सकते हैं लेबल को। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इन द एंड में एपीआई होती है, एपीआई में आपको सारा का सारा डेटा मिल जाता है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या प्रॉप्स ये एक्सपेक्ट करता है, यानी कि क्या क्या आप इसमें प्रॉप्स को जो है पास करा सकते हैं। उसी तरीके से नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे सीएसएस मिलता है, यानी कि अगर आपको कुछ भी इसके अंदर चेंजेस करना है सीएसएस में, तो आप इन सीएसएस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। सो फॉर्म में इतना ही था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन्यू को देखेंगे, कैसे मेन मेन्यू को हम डिजाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू कैसे डिजाइन करते हैं उसको देखेंगे। तो मटेरियल यूआई में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आप जो है नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या फिर इसकी वेबसाइट देखेंगे आप, तो इसका जो मेन मेन्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोडक्ट स्टॉक्स, ये जो मेन मेन्यू है, तो इसके लिए भी मटेरियल यूआई कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो कैसे हम नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको कंपोनेंट मिलता है ऐप बार का। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे ऐप बार,
तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से नेविगेशन मेन्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसमें नेविगेशन मेन्यू को क्रिएट करने के। मोस्ट कॉमन कौन सा है, आपने ये वाला देखा होगा। यहाँ पे एक लोगो होता है, फिर कुछ मेन्यूज होते हैं और लास्ट में एक तो यूजर या फिर कुछ साइन इन साइन अप या फिर कुछ सर्च बार आपको देखने मिलता है। कोई भी वेबसाइट में अगर आप विजिट करेंगे ना, तो इसी तरीके से आपको जो है मेन्यू डिज़ाइन देखने मिल जाए। हो सकता है इसमें नॉर्मल सीएसएस यूज़ किया गया हो या फिर बूटस्ट्रैप यूज़ किया गया हो, लेकिन मटेरियल यूआई में क्या है, ऐप बार कंपोनेंट मिलता है जिसकी मदद से हम ये डिज़ाइन को अचीव कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर जो है ब्लू रहता है। इसी तरीके से अगर आपको कस्टम क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैसे आप जो है, देखिए ये स्टिकी इफ़ेक्ट है, तो आप ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ में नीचे आपको और ऑप्शन मिल जाएँगे, किस तरीके से मैसेजेस और नोटिफ़िकेशन वाला डिज़ाइन भी अचीव कर सकते हैं। तो इसका भी कोड आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से कोड को कॉपी कर सकते हैं। शो द सोर्स के अंदर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा कोड मिल जाएगा, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, फ्रॉम द स्क्रैच अभी क्रिएट करेंगे, बेसिक क्रिएट करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कैसे हम इसमें और एडवांस और कॉम्प्लेक्स नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और हम क्या करेंगे, इसको app.js में करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्म को थोड़ी देर के लिए जो है कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ऐप बार को जो है इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट ऐप बार और टाइपोग्राफी के ऊपर ही मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हेडिंग का टेक्स्ट है, टेक इन्फो वाईटी का, तो उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, या फिर इसको भी रिमूव कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसको भी मैंने रिमूव कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐप बार का यूज़ करूँगा। सेम आपको जो है कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट की तरह इसका यूज़ करना है, यानी कि टैग की शक्ल में आपको लिखना है। तो ऐप बार आपने लिखा। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है नेविगेशन मेन्यू देखने मिलेगा। यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है, हालाँकि हम क्या करेंगे, इसमें टाइपोग्राफी का यूज़ करेंगे तो और अच्छे से बोल्ड टेक्स्ट हमको नज़र आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइपोग्राफी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। टाइपोग्राफी, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी करें, इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टाइपोग्राफी इम्पोर्टेड है अपने पास और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे लोगो। सो लोगो के लिए फ़िलहाल हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसका वेरिएंट भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा वेरिएंट और इसको हम कर देते हैं H1 कर लेते हैं। H1 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हम इसको जो है H6 कर लेंगे, सेव। चलते हैं वापस और रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर लोगो का टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। H4 करके देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से लोगो का टेक्स्ट मिल रहा है। आप चाहे तो साइड से इसमें मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर आप बटन्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन भी ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइपोग्राफी के बाद में जो है बटन ले लेता हूँ, बटन, और इसको हम क्या कर लेते हैं, साइन इन का नाम दे देते हैं, साइन इन। और बटन को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बटन को ऐड कर देंगे, बटन, सेव। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से बटन आ रहा है, यहाँ पर बटन है, इसको हम क्या करेंगे और क्लास दे देंगे, वेरिएंट आपको सेट कर देना है, वेरिएंट, और इसको हम कर देंगे कंटेंट का। और कलर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर को जो है सक्सेस कर दिया, यानी कि ये ग्रीन में शो होगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है ब्लॉक की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको भी हमको अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसको आप जो है नॉर्मल सीएसएस की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर हमको जो है मटेरियल यूआई में एक और कंपोनेंट मिलता है टूल बार का, जिसकी मदद से आप जो है नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है टूल बार, देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं और अच्छे से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ दोनों को फिलहाल के लिए। ऐप बार के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टूल बार और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप टाइपोग्राफी और बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। एक हमारे पास लोगो का टेक्स्ट है और उसके बाद में साइन इन का जो है यहाँ पर एक बटन है। सेव कर लेते हैं इसको और अब देखते हैं कि ये कैसे शो होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो होगा। एक परफेक्ट नेविगेशन मेन्यू की तरह ये दिखाई देगा। यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, हो सकता है लोगो में कोई इमेज हो, आइकॉन हो, या फिर सिंपल कुछ इस तरीके से टेक्स्ट हो। और मैं बटन को जो है राइट साइड में जो है जंप करा देता हूँ। तो बटन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल कर देंगे, सो एसएक्स, और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। एसएक्स के अंदर हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे, मार्जिन लेफ्ट, और लेफ्ट से हम क्या कर देंगे, इसको ऑटो कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो है राइट साइड में जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये राइट में अलाइन हो चुका है।
तो इस तरीके से आप जो है नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में जो है मेन्यूज को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कंपोनेंट आता है टैब का, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ टैब्स। तो टैब्स के अंदर हमको जो है मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलते हैं टैब, और एक टैब करके भी मिलता है जिसकी मदद से हम मेन्यूज जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप टैब्स देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, इजी टू एक्सप्लोर एंड स्विच बिटवीन डिफरेंट व्यूज, यानी कि आपके पास अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट राउट्स हैं, जैसे कि मोस्टली नेविगेशन में क्या होता है, हमारे पास मेन्यू होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट पेजेस जो है ओपन होते हैं। वही चीज़ आप जो है टैब्स की मदद से अचीव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आइटम 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर टैब कुछ इस तरीके से काम करता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे तरीके, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है टैब का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी कलर है, सेकेंडरी इसके अंदर पिंक कलर होता है। उसके बाद में डिसेबल बटन भी आप ऐड कर सकते हैं, फिक्स टैब होता है कुछ इस तरीके से। और भी बहुत सारी चीज़ें, सेंटर टैब, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे देखेंगे ना, आप स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएँगी। तो सभी का आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से जो है नेविगेशन मेन्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो बटन हमने ऐड किया था ना, इसको रिमूव करके हम क्या करेंगे, टैब की मदद से नेविगेशन मेन्यू जो है क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टाइपोग्राफी रहने देता हूँ और बटन को मैं रिमूव कर लूँगा। इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैब्स का यूज़ करेंगे। तो बटन रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैब्स को जो है ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखिए टैब्स, और इसके साथ ही में आपको जो है टैब भी ऐड करना पड़ेगा। अब टैब्स जो रहेगा वो एज़ अ कंटेनर की तरह जो है काम करेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है टैब्स, और टैब्स के अंदर हमारे पास होते हैं सिंगल टैब। तो यहाँ पे आपको लिखना है टैब, ये सिंगल मेन्यू रहेगा और सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा। इसके अंदर आपके पास होता है लेबल, तो यहाँ पे आप लेबल सेट कर सकते हैं। लेबल की मदद से आप जो है मेन्यू को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेबल में मैं लिखता हूँ होम। इसी तरीके से मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड वाला हम कर देते हैं अबाउट, और थर्ड वाला हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट। तो ये 3 मेन्यू हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से टैब्स के अंदर आपको बहुत सारे जो है प्रॉपर्टीज़ मिलती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है, या फिर इंडिकेटर चेंज करना है, या फिर इसके अंदर वैल्यू को जो है असाइन करना है। जैसे कि मान लीजिए हम इसको सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे कैसा दिखता है, फिर उसके बाद में जो है प्रॉपर्टीज़ पर काम करेंगे। चलते हैं वापस, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मेन्यू देखने मिल जाते हैं। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, इसको जो है ना मार्जिन ऐड कर देंगे। तो एसएक्स और मार्जिन लेफ्ट हम कर देंगे ऑटो। तो ये राइट हैंड साइड पे जो है शिफ्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको एक बार और चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पे जो है मेन्यू जा चुका है। अब इसका जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर के लिए आपको क्या करना है, इसका जो है टेक्स्ट कलर जो है चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे टेक्स्ट कलर, कैमल के इसमें आपको लिखना है। और टेक्स्ट कलर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, या फिर इनहेरिट भी आप कर सकते हैं। इनहेरिट करेंगे, जो पेरेंट का रहेगा वही चीज़ जो है अप्लाई हो जाएगी चाइल्ड क्लास को। तो इनहेरिट करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये वाइट कलर में हो चुका है। इसी तरीके से आप जो इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर कलर। इंडिकेटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उप्स, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन हो चुका है, इसको कट करते हैं। इंडिकेटर हम यहाँ पर कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंडिकेटर कलर, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेकेंडरी ऐड कर देता हूँ। सो सेकेंडरी आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर कुछ पिंक कलर का ऐड हो जाएगा, और इसको मल्टीलाइन कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। और यहाँ पर हमको मेन्यू को भी एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट बना सकते हैं और वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो मेन्यू है, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ। अगर मैं होम पे हूँ तो यहाँ पे होम सेलेक्ट हो, अबाउट पे हूँ तो अबाउट सेलेक्ट हो, जैसे हम एक्टिव मेन्यू कहते हैं ना, वही चीज़ हम जो है यहाँ पर स्टेट की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करें, यहाँ पर जो स्टेट को अप्लाई करें। तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ पहले रिएक्ट को, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यूज स्टेट हुक को जो है ऐड कर दूंगा, यूज स्टेट, और यहाँ पे कॉमा है, और एक स्टेट मैं क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको मैं 0 कर लूँगा, क्योंकि वैल्यू जो है ना एरे की तरह काम करती है। ये जो मेन्यू है ना, ये 0 रहेगा, सेकंड वाला फर्स्ट रहेगा, थर्ड वाला जो रहेगा सेकंड, क्योंकि एरे का इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो ये वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इस टैब्स को जो है असाइन कर दूंगा। देखिए ये जो टैब है ना, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो आपको लिखना है वैल्यू, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमारे पास वैल्यू से आ रही है, जो कि हमने ऊपर स्टेट क्रिएट की है। उसके बाद में ऑन चेंज इवेंट को आपको फायर करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन चेंज, और इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो फंक्शन जो है क्रिएट करना है। एरो फंक्शन
एरो फंक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट करेगा दो चीज़ें, एक तो आपके पास इवेंट रहेगा और सेकंड वाला रहेगा वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से आएंगी, ये आएंगी मटेरियल यूआई में से, यानी कि ये जो कंपोनेंट है ना टैब्स का, इसके अंदर हमको वैल्यू का जो है आर्ग्यूमेंट मिलता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे वैल्यू को, जो स्टेट है हमारी उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेट वैल्यू, और किससे करेंगे, जो हमारे पास मटेरियल यूआई से वैल्यू आ रही है ना उससे हम इसको सेट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं एप्लीकेशन पर। और मैं क्या करता हूँ, उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होम सेलेक्ट हो चुका है। क्यों होम सेलेक्ट हुआ, हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जीरो करा है, यानी कि इनिशियल वैल्यू जीरो है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा। अब मैं होम पर करूंगा तो देखिए फर्स्ट सेलेक्ट होगा, अबाउट पे करूंगा तो अबाउट सेलेक्ट होगा, कॉन्टैक्ट पे करूंगा तो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट होगा। लेकिन इनिशियल वैल्यू देना जरूरी है। आप चाहे तो इसको CSS से हाइड भी कर सकते हैं, और भी अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली कोई भी वेबसाइट में आप देखते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज ओपन कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से होवर इफेक्ट, ये सारी चीजें भी आप अचीव कर सकते हैं CSS की मदद से, या फिर आप जो है कस्टम स्टाइलिंग भी यूज कर सकते हैं मटेरियल यूआई की, जो कि आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि आप कैसे यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक और लगाना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम जाती है तो इसका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है कोड भी आपको मिल जाएगा। तो इस कोड को भी आप फॉलो कर सकते हैं और इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। अभी बेसिक है काफ़ी, आप चाहे तो यहाँ पर आइकन्स ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कार्ड की शक्ल में आपको चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, या फिर टोटली आपको यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका कलर कैसे चेंज करना है मैं जो है थीम के सेक्शन में इसको बता दूंगा कि कैसे हम इसका टोटली जो है एप्लीकेशन को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, और वो एंटायर एप्लीकेशन पे कैसे अप्लाई होगा तो वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड का एग्जांपल देखेंगे। अब कार्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस, टेक्स्ट, लिंक्स, बटन्स, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट देखा होगा तो उसमें प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराने के लिए जो है कार्ड का यूज किया जाता है। इसी तरीके से आपने इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखा होगा तो उसमें भी कार्ड का यूज किया गया है। तो कार्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं टेक्स्ट को, इमेजेस को, बटन्स को। जैसे कि अगर आप MUI का ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये कार्ड का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से नीचे वाला देखेंगे तो इसमें भी जो है कार्ड का यूज किया गया है। तो कार्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफुल सा बॉक्स, एक डिजाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं रखता हूँ cards.js, और इसको एरो फंक्शन हम बना लेंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम @MUI स्लैश मटेरियल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर जो है यहाँ पर कार्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कार्ड, और मेक श्योर इसको इंपोर्ट करें। देखिए इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। और इस कार्ड को जो है आप हाइट और विड्थ जो है सेट कर सकते हैं। जैसे 6 की मदद से जो है यहाँ पे मैक्स विड्थ को जो है सेट कर लेंगे, और इसको हम कर लेंगे 300 पिक्सल। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। अब इस कार्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट, इमेज, ये सब ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको इमेज ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कार्ड मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसको भी आप इंपोर्ट करें, इस पर क्लिक करें, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और इस कार्ड मीडिया के अंदर जो है आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कंपोनेंट, और कंपोनेंट का टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज का यूज करने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इमेज लिखा। और मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। इसके बाद में इसमें हम हाइट को ऐड कर सकते हैं, हाइट 140 पिक्सल, और इसको मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ यहाँ से। और इसके बाद में आपको यहाँ पर इमेज का जो है यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इमेज यूआरएल हम ऐड करेंगे। इसके बाद में तो आपको लिखना है इमेज। जैसे इमेज लिखेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर यूआरएल ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अनस्प्लैश का कोई भी एक इमेज ले लेंगे। तो यहाँ से आप सर्च करें अनस्प्लैश, और यहाँ से ये वाली इमेज जो है हम कॉपी कर लेंगे। सो ओपन इमेज यूआरएल, और यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में ऑल्ट का जो है प्रॉपर्टी आपको ऐड करना पड़ता है। अगर इमेज इन केस काम नहीं करी तो यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट इमेज। तो यहाँ पे हमारा इमेज का कंपोनेंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कार्ड कंटेंट, के कार्ड के अंदर जो है कंटेंट क्या रहेगा।
आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा और इसके अंदर आपको क्या करना है, टाइपोग्राफी की मदद से जो है टेक्स्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइपोग्राफी, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेब डिज़ाइन कर लेते हैं, वेब डिज़ाइन। और टाइपोग्राफी में भी आप जो है एडिशनल जो है एट्रीब्यूट पास करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दे देंगे इसको कटर बॉटम से। उसके बाद में इसका वेरिएंट भी आप सेट कर सकते हैं, वेरिएंट, और इसका वेरिएंट हम रख लेंगे H5। उसके बाद में कंपोनेंट का टाइप रहेगा div, तो हम इसको एज अ div भी जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट के अंदर उसको बताया कि ये एज अ div जो है ट्रीट होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अगेन एक टाइपोग्राफी ले लेंगे जिसके अंदर हम कुछ एडिशनल डेटा जो है पास करा सकते हैं, यानी कि पैराग्राफ टैग हम जो यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, तो वो चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइपोग्राफी और इसमें मैं लॉरेम इप्सम का जो है डमी टेक्स्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन वेरिएंट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएंट और इसके अंदर हम इसका टाइप रखेंगे बॉडी 2, जो कि हमको टाइपोग्राफी के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट जो है क्रिएट हो चुका है। लास्ट में हम क्या करेंगे, एक बटन भी ऐड कर देंगे। तो कंटेंट के बाद में हम क्या करेंगे, तो बटन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है कार्ड एक्शंस, यानी कि जो भी डायनामिक रहेगा ना उसके लिए हम कार्ड एक्शन यूज करेंगे। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें और इसके अंदर आपको जो है बटन ऐड कर देना है। सो बटन, और बटन को भी इंपोर्ट कर दे सबसे पहले आप, और इसके अंदर हम लिख लेंगे सेव या फिर शेयर कर देते हैं इसको। और बटन का टाइप भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन को जो है साइज दे देंगे सबसे पहले स्मॉल का, और कलर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कलर मैं इसका कर देता हूँ प्राइमरी और इसको सेव कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, app.js में इंपोर्ट कर देंगे। फॉर्म है, फॉर्म के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक div ले लेता हूँ और ऊपर वाले को जो है ना फ्रेगमेंट बना देंगे, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। और इस div को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टाइल दे देता हूँ सबसे पहले। थोड़ा सा मार्जिन जो है ना टॉप से, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ड कंपोनेंट को जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कार्ड्स, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें, कंट्रोल स्पेस करें तो सजेशन शो करेगा। उसमें से आप जो है फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कंपोनेंट्स, और यहाँ पे हमारा कार्ड कंपोनेंट जो है ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ पर इसका इंपोर्ट भी आ चुका है। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमारा कार्ड आ चुका है, लेकिन हमारा जो ऐप बार है वो अभी भी टॉप पर है और उसके नीचे ये जो है हाइड हो चुका है। ऐप बार को जो है कमेंट कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से कार्ड को देख पाएं। इसको कमेंट कर दिया हमने, सेव कर लेते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए कार्ड कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाता है। और भी अगर आपको जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए MUI.com और यहाँ से हम कार्ड को सर्च कर सकते हैं, कार्ड। और इसमें क्या है, बहुत सारे कार्ड्स के जो है हमको डिज़ाइन मिल जाते हैं कि कैसे आपको कार्ड का डिज़ाइन यूज़ करना है। जैसे कि ये बेसिक है, उसके बाद में आउटलाइन है, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप जो है कार्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इनका कोड जो है यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो करता है, तो इसमें से आप जो है कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी के बाद में देखिए यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर के लिए भी है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप बेसिक कार्ड तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स का एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि आपने अलर्ट बॉक्स देखा होगा या फिर कोई भी पॉपअप आपने देखा होगा ना, तो उसी को हम जो है मटेरियल यूआई में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है डायलॉग, तो उसका हम यूज़ करने वाले हैं। और साथ ही में जो है प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा मार्जिन टॉप का इशू आ गया था ना, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। एप.js में यहाँ पर स्टाइल्स हो गया था, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और अब यहाँ से मैंने क्या किया, कार्ड में एक और बटन ऐड किया है, डिलीट। तो इस डिलीट की मदद से हम क्या करेंगे, पॉपअप का एग्जांपल भी देख लेंगे कार्ड के अंदर। यानी कि देखिए यहाँ पे जब डिलीट पर क्लिक होगा ना, तो यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा कि सच में आप जो है इस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो उसको हम अचीव करने वाले हैं। तो कार्ड के अंदर ही कंटिन्यू करेंगे हम। तो नीचे क्या करते हैं, हम इस कार्ड के बाद में डायलॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो डायलॉग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डायलॉग का जो है कंपोनेंट यूज करना है। आपको लिखना है डायलॉग और मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। इस पर क्लिक करें, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। और इस डायलॉग के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो इसको एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे ओपन की, और बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको जो है ट्रू कर देंगे।
बाद में हम इसको स्टेट से भी हैंडल कर लेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे हैं कि डायलॉग बॉक्स दिखता कैसा है। फिर बाद में इसको जो है ओपन एंड क्लोज की फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे। इसके अंदर हमारे पास होता है डायलॉग टाइटल, और इसके अंदर आप जो है टाइटल ऐड कर सकते हैं डायलॉग का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कन्फर्म, या फिर प्लीज कन्फर्म कर देते हैं, या उससे बेटर है आर यू श्योर कर देते हैं हम इसको, ठीक है, आर यू श्योर। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेंट का यूज करेंगे, यानी कि उसके अंदर भी आप जो है कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है डायलॉग कंटेंट, मेक श्योर इस पर क्लिक करें तो ऊपर इंपोर्ट भी होता रहेगा। और इस कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डायलॉग टेक्स्ट, सजेशन में शो करेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डायलॉग कंटेंट टेक्स्ट, तो इस पर क्लिक करें और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं। आर यू श्योर टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से हमने एक मैसेज जो है ऐड कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास देखिए पॉपअप के अंदर जो है ना बटन्स का भी ऑप्शन होता है, तो आप वो भी जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेंट के बाहर आएंगे, डायलॉग कंटेंट के बाद में आपको लिखना है डायलॉग एक्शंस, और इसके अंदर आप जो है बटन्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन, और इस बटन का नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, या फिर पहले कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल, और सेकंड वाला डिलीट कर देंगे। तो ये दो टाइटल हमने ऐड कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं एक बार और चेक करते हैं कि कैसा ये दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो ऑटोमेटिकली ये जो है पॉपअप होके मिलेगा। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको मिल रहा है, कैंसिल, डिलीट। अभी हमारे पास जो है यहाँ पर कैंसिल की फंक्शनैलिटी नहीं है, इसके लिए हमको स्टेट लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ड के अंदर जो है यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे। तो टॉप पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है यूज स्टेट हुक को जो है इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अच्छा ये डॉट हो गया, इसको कॉमा लगा लें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बुलियन वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर बुलियन वैल्यू किसकी रखेंगे, ओपन एंड क्लोज की रखेंगे। तो ओपन और सेट ओपन, इसको बुलियन वैल्यू दे देंगे, यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करना है, और इनिशियली इसको फॉल्स कर देंगे। फॉल्स करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए कहाँ पर आपको ओपन करना है, इस डायलॉग बॉक्स को हम क्या करेंगे, जैसे डिलीट पर क्लिक हो ना तब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस डिलीट बटन पे जो है ना ऑन क्लिक को जो है फायर करना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक इवेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको मल्टी लाइन कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। और ऑन क्लिक में आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो फंक्शन को कॉल कर देना है, और यहाँ पर सेट ओपन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे। तो सेट ओपन इसको कर देना है आपको ट्रू। सेट ओपन ट्रू करने के बाद आप क्या करेंगे, जो डायलॉग बॉक्स में देखिए ओपन ट्रू हमने बाय डिफॉल्ट किया है ना, अब स्टेट की मदद से करेंगे। तो ओपन के अंदर हमारे पास ओपन की स्टेट रहेंगी जो कि इनिशियली जो है फॉल्स है। उसके बाद में ऑन क्लोज है, ऑन क्लोज का भी हमारे पास यहाँ पर एक्शन हमको मिलता है। इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आप चाहे तो इसका रिवर्स कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो है सेट ओपन जो हमारा फंक्शन था ना उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेट ओपन और इसको कर देंगे आप फॉल्स। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं ब्राउजर पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास पॉपअप विंडो देखने नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास पॉपअप विंडो आ चुका है। अब अगर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर ऑन क्लोज का जो है फंक्शन कॉल किया है, बटन पे नहीं, ये हमने डायलॉग बॉक्स पे भी किया है। अगर मैं इस पर नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, देखिए चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब कहीं पर भी क्लिक करूंगा ना तो वो कैंसिल नहीं होगा। बैकड्रॉप वाला फीचर चाहिए तो आप जो है इसके डायलॉग सेम फंक्शन जो है कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेव करते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, डिलीट पर क्लिक करिए, किधर भी क्लिक करिए तो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से काम करता है, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। अब आप चाहे तो इसके ऑन क्लिक पे यानी कैंसिल और डिलीट के ऑन क्लिक पे भी जो है सेम फंक्शन को जो है असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैंसिल बटन है ना, तो उसी पर आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को जो है कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए फॉल्स हो जाएगा। सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ, कैंसिल पर करूंगा। अच्छा कैंसिल पे ये जो है ऑन क्लोज हो गया, तो ऑन क्लिक रहेगा। ठीक है, ऑन क्लोज जो है डायलॉग पे रहेगा और बटन पे जो है ऑन क्लिक रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर। अब मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कैंसिल हो चुका है। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर कोई भी एसिंक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि डिलीट पर अगर क्लिक हो तो ये प्रोडक्ट डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हमको फिर डेटाबेस कनेक्शन देखना पड़ेगा या फिर इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा।
और वहाँ से इसको कॉल करना रहेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर डिलीट बटन पे भी जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये प्रोडक्ट डिलीट हो सकता है। तो वो हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल तो हमारे पास जो है स्टैटिक डेटा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारी फंक्शनैलिटी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कैसे हम एक्चुअल में जो है एक रियल टाइम एप्लीकेशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडल का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, डायलॉग और मॉडल दोनों ही सेम तरीके से काम करता है। जैसे ये पॉपअप आ रहा है, उसी तरीके से मॉडल भी जो है एक पॉपअप की तरह काम करता है। लेकिन डायलॉग बॉक्स में क्या है, हमारे पास सिर्फ यूजुअली हम इसको जो है परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यानी इस प्रोडक्ट को आपको डिलीट करना है। तो 2 ऑप्शन हमने यहाँ पे उसको प्रोवाइड किया, कैंसल और डिलीट। लेकिन मॉडल के अंदर क्या रहेगा, इसमें आप एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। आप इसको ड्रॉअर में यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप जो है फॉर्म भी जो है ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आपको जो है बैक का ऑप्शन नहीं मिलता। हम उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ये यूज़ होता है कोई भी एडवांस चीज़ के लिए, यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वेबसाइट है जिसमें लॉगिन होना ज़रूरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लॉगिन का पॉपअप दे सकते हैं। जैसे लॉगिन पर क्लिक होगा तभी पीछे का कंटेंट जो है शो होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं मॉडल की मदद से। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर न्यू फाइल मॉडल डॉट जेएस। रिएक्ट का एरो फंक्शन हम यहाँ पर बना लेंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट करके रखता हूँ, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @MUI/material। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेट भी क्रिएट कर लेंगे ताकि हम इसको जो है ओपन और क्लोज कर पाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले जो एक स्टेट क्रिएट करना है ओपन, सेट ओपन के नाम से, और ये रहेगा बूलियन वैल्यू। इनिशियली ये फॉल्स रहेगा। अब इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल का यूज करेंगे। तो आपको लिखना है मॉडल, मेक श्योर जो सजेशन शो कर रहा है उस पर आप क्लिक करें। देखिए यहाँ पर, अच्छा हमारी फाइल का नाम भी सेम हो गया ना, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत होगा। फाइल को हम रीनेम कर देते हैं, पहले रीनेम मॉडल्स कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से भी आप क्या करें, इसको मॉडल्स कर दें। और दोनों नाम क्या है, सिमिलर हो जाएंगे तो फिर वो कंफ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे होगा, देखिए मॉडल कर देंगे आप इसको मॉडल, और इसको आपको देखिए मटेरियल यूआई में से इंपोर्ट करना है। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट हो चुका है। और इस मॉडल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेम जो हमने डायलॉग में किया था ना, वही चीजें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मॉडल को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बटन भी बना लेंगे, बटन, और बटन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ओपन मॉडल। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक फंक्शन भी जो है ऐड कर सकते हैं ताकि इसको ओपन और क्लोज कर पाए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन क्लिक, इसके अंदर एरो फंक्शन सेट ओपन को आपको इसमें कर देना है ट्रू, यानी कि ये बटन क्लिक हो तो मॉडल जो है ओपन हो। और ये बटन को इंपोर्ट भी कर दें आप, तो मॉडल के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन ऐड कर देंगे, और इस मॉडल को हम क्या करेंगे, ओपन की जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी पास करा देंगे, जिसके अंदर हमारे पास ओपन स्टेट है। उसी तरीके से ऑन क्लोज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें हमने जो डायलॉग बॉक्स के लिए किया था ना, सेम चीज आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसमें भी सेट ओपन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉल्स कर देंगे, यानी क्लोज हो तो ये बंद हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉक्स का यूज करेंगे। बॉक्स जो है ना कंटेनर की तरह काम करता है, तो देखिए इसको भी आप यूज करें, बॉक्स को इंपोर्ट कर लें, और इसके अंदर आप जो है कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर आप जो है पोजीशन सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोजीशन जो है सेट कर लेंगे ताकि हम मॉडल को जो है सेंटर में देख पाए। तो पोजीशन, पोजीशन में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे एब्सोल्यूट ताकि इसको हम चेंज कर पाए। उसके बाद में हम मार्जिन दे सकते हैं, जैसे कि टॉप से 50% कर देंगे, और लेफ्ट से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50% कर देंगे। सो लेफ्ट से 50%, तो ये बराबर सेंटर अलाइन रहेगा, बराबर बीचों बीच हमको देखने मिलेगा हमारा मॉडल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी की मदद से जो है कंटेंट ऐड करेंगे। सो टाइपोग्राफी, मेक श्योर इसको भी आप इंपोर्ट करें, टाइपोग्राफी। और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं, दिस इज मॉडल। और इसके अंदर हम बटन भी ऐड कर देंगे, बटन, इसका वेरिएंट सेट कर देते हैं, वेरिएंट, और इसको कर देंगे कंटेन। और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्लिक, और कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कैंसिल। आप चाहे तो कंप्लीट फॉर्म भी इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। इसके ऑन क्लिक इवेंट पे भी आप कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, एरो फंक्शन हम इसमें ऐड कर देंगे, सेट कर देंगे, सेट ओपन को यहाँ पे हम कर देंगे फॉल। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं एप्लीकेशन पर, मगर पहले app.js में हम इसको इम्पोर्ट कर देंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो कार्ड है ना, उसको जो है कमेंट कर देता हूँ, और उसका इंपोर्ट भी मैंने कमेंट कर दिया।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है मॉडल्स का जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल्स और सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। कंपोनेंट भी ऐड हो चुका है, सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं एप्लीकेशन पर। इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक बटन है ओपन मॉडल करके। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है मॉडल ओपन होता है। तो आप देख सकते हैं बैकड्रॉप है पीछे और मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज भी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडल में जो है ऑन क्लोज के ऊपर भी जो है फंक्शन असाइन किया है। आप चाहे तो यहाँ पर कैंसिल बटन की मदद से भी कर सकते हैं। और इसका वेरिएंट सेट नहीं हुआ क्या, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसको फिक्स कर लिया। चलते हैं वापस, तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है बटन शो करेंगे। तो इस तरीके से आप मॉडल का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप फॉर्म ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है स्टार्ट में तो वो भी आप कर सकते हैं कि यूजर उसको पढ़े, जब कैंसिल करे तभी जो है पीछे का पेज शो हो। या फिर फॉर्म आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कार्ट इसके अंदर शो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। डायलॉग का इस्तेमाल सिर्फ आप जो है वहां पर परमिशन के लिए यूज करेंगे, जैसे कि कैंसिल और डिलीट के लिए। और जब भी कुछ एडवांस चीजें आपको करनी है पॉपअप में तो आप जो है मॉडल का यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिंक का एग्जांपल देखेंगे। लिंक क्या होता है, ये एक रेफरेंस टाइप होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में जो है जंप करा सकते हैं। इसमें हम यूआरएल ऐड कर सकते हैं, या फिर हम नेविगेशन मेन्यू भी जो है लिंक की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, एक बार इसका मटेरियल यूआई का जो है डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें। यहाँ पे आप सर्च करें लिंक, इसमें आपको मिल जाएगा लिंक का डेफिनेशन क्या है, कैसे आप यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन तो देखने की जरूरत है नहीं, लेकिन देखिए कुछ इस तरीके से आप जो है लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। और लिंक बहुत कॉमन है, जैसे हम बेसिक एचटीएमएल में जो है एंकर टैग का यूज करते हैं, उसी तरीके से मटेरियल यूआई में हमको उसके लिए स्पेसिफिक एक लिंक का जो है कंपोनेंट मिलता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें अंडरलाइन होता है, सिक्योरिटी और बहुत सारे थर्ड पार्टी जैसे कि रिएक्ट राउटर डॉम अगर आपको यूज करना है राउटिंग की लाइब्रेरी तो उसके साथ में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप फंक्शन जो है फंक्शन की मदद से जो है कुछ भी रिडायरेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंप्लीट इसका एग्जांपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वीडियोस के साथ में जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी रेफर करें। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका एक बेसिक एग्जांपल देख लेंगे। हम क्या करेंगे, इस मॉडल के पेज में ही जो है इसको कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी छोटा सा एग्जांपल रहेगा। मॉडल के नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिंक ऐड करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देता हूँ। देखिए लिंक का ऑप्शन आपको मिल रहा है, और मेक श्योर इसको आप जो है मटेरियल यूआई में से इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये मटेरियल यूआई में से इंपोर्ट हो जाएगा। तो लिंक हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इस लिंक का आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नैब लिंक में कर देता हूँ। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक वेरिएंट ऐड कर देंगे। तो वेरिएंट से क्या होगा, हम इसको बता सकते हैं कि इसका साइज क्या रहेगा। जैसे कि H4 कर देता हूँ मैं, H4 इसका हमने वेरिएंट साइज रख दिया। इसके बाद में हम यहाँ पर कलर ऐड कर देंगे। कलर में हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सेकेंडरी ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर href डिफाइन कर देंगे। तो href के अंदर आप कोई भी वेबसाइट का टाइटल या फिर कोई भी पेज का जो है यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, देखिए टेक इन्फो वाईटी का जो है रेफरेंस ले लेंगे, टेक इन्फो वाईटी यूट्यूब। ये रहा अपने चैनल का लिंक, इसको हम कॉपी कर लेंगे और जो है यहाँ पर href में इसको पेस्ट कर देंगे। इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं। और इसके साथ में ये आप जो है यहाँ पर अंडरलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अंडरलाइन। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट रहेगा ना उसको जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑलवेज, तो ऑलवेज में क्या होगा, देखिए इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इसको हम पहले सेव कर लेते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पर। ये रहा हमारा ब्राउज़र, रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर नैब लिंक आ रहा है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जो है टेक इन्फो वाईटी यूट्यूब चैनल पे जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। मैं बैक कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पर देखिए अंडरलाइन आ रहा है ना, तो उसको भी जो है हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है, देखिए अंडरलाइन। यहाँ पर अंडरलाइन नन करेंगे, होवर है, ऑलवेज है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ नन, सेव कर लेते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर और कर लेंगे इसको एक बार। तो देखिए यहाँ से अंडरलाइन जा चुका है। अगर होवर पे करेंगे तो जब आप इसके ऊपर माउस कर्सर लेके जाएंगे ना तभी जो है यहाँ पर ये काम करेगा। सेव कर लेते हैं होवर को भी, चलते हैं एप्लीकेशन पर और देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा ना तभी जो है यहाँ पर अंडरलाइन शो होके मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है लिंक टैग का भी यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल है और आने वाले प्रोजेक्ट में हम इसका भरपूर यूज करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेनर का एग्जाम्पल देखेंगे। कंटेनर क्या है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जो है
कंटेनर को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा और कितने टाइप के कंटेनर है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए कंटेनर क्या करता है, ये सेंटर करता है हमारे कंटेंट को हॉरिजॉन्टली। अगर हमको कोई भी यहाँ पर चेंजेस करना है, लेआउट बनाना है, तो हम कंटेनर का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। हमको जो कंटेनर डिफाइन करना पड़ता है और उसके अंदर आप मैक्स विथ जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर से हम एक बार डॉक्यूमेंटेशन उसका वापस आकर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, कंटेनर्स कर देता हूँ ताकि कोई भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के साथ में जो है क्लैश ना हो, इसीलिए हम इसका नाम कंटेनर्स रख रहे हैं, कंटेनर्स डॉट जेएस। इसको भी एरो फंक्शन बना लेंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और साथ ही में इंपोर्ट कर देंगे समथिंग फ्रॉम @MUI/material। और यहाँ पर कंटेनर का टेक्स्ट मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है डायरेक्टली कंटेनर, और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। यहाँ पर आर को रिमूव करूंगा, कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कंटेनर करके। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी का यूज कर लेंगे, टाइपोग्राफी। मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट कर लें और इसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज एक्सेस। तो यहाँ पर कंटेनर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यानी कि लेआउट का जो है एक विड्थ होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सेट कर सकते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप में आपने देखा होगा, हम क्या करते थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सेट करते थे ना, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मटेरियल यूआई में डायरेक्टली कंटेनर को आप जो है विड्थ असाइन कर सकते हैं। तो टाइपोग्राफी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर इसका वेरिएंट ऐड कर देंगे, सो वेरिएंट, और इसको कर देते हैं बॉडी 2। और कंटेनर को आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक BR टैग भी ले लेंगे बाद में, ताकि स्पेसिंग भी रहे। और स्टाइलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, SX का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं SX ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड चेंज कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और बैकग्राउंड कलर आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे येलो ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी। तो मैक्स विड्थ जैसे आप लिखेंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि मैक्स विड्थ में आपको चाहिए क्या। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है एक्स्ट्रा स्मॉल वाला देख लेंगे। इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले एक बार, और कहीं पर कुछ मिस्टेक है क्या एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कंटेनर कंटेनर, और इसको फ्रेगमेंट बना लिया, वरना डिव में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हमने इसको बना लिया और यहाँ पर आर ऐड कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और app.js में इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मॉडल को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे कंटेनर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट भी ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं ब्राउजर पर। ये रहा हमारा एप्लीकेशन, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो देखिए कंटेनर कुछ इस तरीके से काम करता है। जो कंटेनर रहेगा वो लेफ्ट एंड राइट साइड से जो है मार्जिन दे देगा, और ये जो ऊपर जो मार्जिन है वो हमने डिव में सेट किया था, इसीलिए जो टॉप से हमको मार्जिन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स। तो 5 टाइम्स मैंने कॉपी किया। तो सेकंड वाला हमारे पास आता है SM स्मॉल के लिए, और यहाँ से आप जो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं टाइपोग्राफी में, जैसे कि इज फॉर स्मॉल। उसी तरीके से हमारे पास आता है MD फॉर मीडियम। उसके बाद में हमारे पास आता है LG फॉर लार्ज, और आता है XL फॉर एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये 5 किस्म की हमारे पास जो है मैक्स विथ हमको मिलती है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको लेआउट देखने मिल जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग दे देंगे। सो PR टैग भी आप ऐड कर सकते हैं। सभी के बाद में मैं क्या करता हूँ, BR टैग ऐड कर देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक मिले। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये पांचों साइज जो है काम करते हैं। फर्स्ट वाला है एक्स्ट्रा स्मॉल, सेकंड वाला स्मॉल है, थर्ड वाला मीडियम साइज है, फोर्थ वाला जो है यहाँ पर लार्ज है, और लास्ट वाला जो है एक्स्ट्रा लार्ज है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, आने वाली वीडियोस में देखेंगे। हम एक फुल्ली फंक्शनल जो है हम यहाँ पर एक वेब एप्लीकेशन हम इसकी मदद से क्रिएट करेंगे। सो आई होप यहाँ तक तो बेसिक आपके समझ में आ गया होगा कि हम कंटेनर को भी यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप में कंटेनर जो है अलग किस्म से काम करता है,
और यहाँ पर जो है कंटेनर थोड़ा-सा अलग काम करता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। बाकी आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा, कैसे आप जो है यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पर और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी, प्रॉप्स क्या-क्या आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गटर्स भी आप क्लोज़ कर सकते हैं, एसएक्स तो स्टाइलिंग के लिए है और नॉर्मल सीएसएस आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएँगी। तो ट्यूटोरियल वीडियो के साथ में आप जो है डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन रखें ताकि आप जो है साथ में रेफरेंस ले पाएँ, तो एक बार आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही करना रहेगा और आपका यूआई ईज़िली क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। लिस्ट तो हमने एचटीएमएल में भी क्रिएट किया होगा, उसमें हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और फिर नेस्टेड लिस्ट भी देखा होगा। तो सभी ने जो है कभी ना कभी लिस्ट का इस्तेमाल किया होगा। तो रिएक्ट मटेरियल यूआई में भी हमको लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम लिस्ट को और इनहेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए उसका एग्जांपल देखते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम मैं रखता हूँ लिस्ट कंपोनेंट, क्योंकि सिर्फ लिस्ट लिखूंगा तो फिर वो मेन कंपोनेंट के साथ में जो है कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है लिस्ट कंपोनेंट। इसको एरो फंक्शन बना लेंगे हम, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @MUI/material। और इस कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर div के बाद में आपको क्या करना है, लिस्ट को जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट, और देखिए यहाँ पे सजेशन भी शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो लिस्ट का जो है यहाँ पर टैग रहेगा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी विड्थ जो है आप असाइन कर लें ताकि ये फुल विड्थ ना ले ले। यानी क्या होगा, अगर हम इसकी विड्थ नहीं देंगे ना तो ये पूरे पेज पर जो है शो करेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसकी जो है विड्थ सेट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लिखें विड्थ 250 पिक्सल इनफ है, और बैकग्राउंड भी दे देंगे हम, ताकि लिस्ट का जो है कलर हमको ग्रे कलर का मिले। तो यहाँ पे आपको लिखना है बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रे कलर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट के जो है आइटम्स को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट आइटम, और आपको सजेशन भी शो करेगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि क्या क्या चीजें आप जो है ऐड कर सकते हैं। अवतार ऐड कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं, आइकॉन ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो आइटम को ऐड करूंगा, देखिए इस पर क्लिक करूंगा, ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। और इस लिस्ट आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट आइटम बटन, मेक श्योर इस पर क्लिक करें, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। और इस बटन के अंदर आप कुछ भी टैग्स ऐड कर सकते हैं, जैसे करली ब्रेसेस में अगर आप ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने इसको करली ब्रेसेस में ऐड किया है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ता है लिस्ट आइटम टेक्स्ट, और मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। तो ये इंपोर्ट भी हो चुका है। अब इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं। एक तो आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको कट कर लें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश लगा देंगे, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एट्रीब्यूट की मदद से जो है कोई भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक इन्फो YT, इतना लिखा मैंने। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको app.js में ऐड कर देंगे। प्रीवियस वाला जो कंपोनेंट था उसको कमेंट आउट कर देंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, लिस्ट कंपोनेंट को जो है ऐड करना है। सो लिस्ट कंपोनेंट, मेक श्योर इसको ऊपर इंपोर्ट भी करें। देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो जाता है। आपके केस में नहीं होता होगा तो आप मैन्युअली इसको इंपोर्ट करें। अब इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है लिस्ट आ चुकी है। ये बटन है, और यहाँ पर देखिए टेक इन्फो YT। तो इसी तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट कोर्सेज के नाम से बना लेता हूँ, कोर्सेज, जिसके अंदर मैंने ऐड किया रिएक्ट नोड, और यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मर्ज मैंने ऐड कर दिया। और हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम को क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम मैप की मदद से जो है इटरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है करली ब्रेसेस, फिर अपने पास है कोर्सेज, कोर्सेज के अंदर आपको क्या करना है, मैप करना है। मैप करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सिंपल एक कोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ सिंगुलर कोर्स, और इसको हम रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या करना है आपको, देखिए ये जो आइटम है ना, यहाँ से आपको कट कर देना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। और ये जो प्राइमरी है, प्राइमरी का जो टेक्स्ट है, इसको कट करके करली ब्रेसेस, और जो आप रिटर्न कर रहे हैं मैप की मदद से, देखिए कोर्सेस है, तो उसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे। कोर्स सेव कर लेते हैं इसको। तो जितने भी हमारे पास एरे में डेटा रहेगा, ये इटरेट करके शो करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से रिएक्ट, नोड.js और मर्ज। तो इस तरीके से आप जो है लिस्ट का यूज कर सकते हैं।
हालाँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसके ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन पे सर्च करेंगे लिस्ट, काफ़ी एग्ज़ाम्पल आपको इसमें मिल जाएँगे। जैसा कि स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर आइकन यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट को एज़ अ मेन्यू आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर देखिए यहाँ पर प्राइमरी ये तो सारी चीज़ें हमने देख ली है। आप चाहें तो इसको लिंक भी बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोल्डर लिस्ट तो ये मटेरियल डिज़ाइन है तो आप काफ़ी फ़ैमिलियर होंगे, मोबाइल में भी इस तरीके के आइकन आपने देखे होंगे। तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से चेकबॉक्स के लिए भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो डिपेंड करता है आप कौन सी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है लिस्ट को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी इसका यूआई आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें जो है हम लिस्ट का भी एग्ज़ाम्पल देखेंगे और उसकी मदद से जो है ब्यूटीफुल यूआई क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप नीचे स्क्रॉल करें तो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएँगे। आप चाहे तो यहाँ से इस पर क्लिक करके जो है कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और क्या-क्या एपीआई है आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एपीआई है, क्योंकि लिस्ट काफ़ी बड़ा है, जैसे कि डिवाइडर भी है इसके अंदर। अगर आपको लाइन खींचनी है उसके बीच में तो आप जो है डिवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम प्रोजेक्ट में देखेंगे डायरेक्टली। बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या किया, लिस्ट को इंपोर्ट किया, उसके बाद में लिस्ट आइटम। और अगर एरे है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास डेटा एपीआई से आएगा, यानी कि बैकएंड सर्वर से आएगा, तो उसको हम इटरेट कराते हैं और इटरेट के बाद में आप प्राइमरी के अंदर जो है उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो मैन्युअली आपको जो है इटरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर डायरेक्टली जो है इटरेट हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकॉर्डियन का एग्जाम्पल देखेंगे। सो अकॉर्डियन आपको नहीं पता तो आपने देखा होगा हाइड एंड शो की एक लिस्ट आती है, उसको हम कहते हैं अकॉर्डियन। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, उसको डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अकॉर्डियन, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिलती है लिस्ट, कुछ इस तरीके से आप उसको हाइड एंड शो करा सकते हैं। तो ये चीज़ हम अचीव करने वाले हैं। तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखें, क्योंकि आप जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तरीके हैं इसके अंदर, क्योंकि हम मोस्टली इसको समरी के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ क्यूएनए है, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी समरी आप इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अकॉर्ड करके नाम रख देता हूँ मैं इसका शॉर्टकट में accord.js। इसको एरो फंक्शन बना लेंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और मटेरियल यूआई के लिए समथिंग करके छोड़ देंगे, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @MUI/material। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस डिव के अंदर जो है अकॉर्डियन का यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है अकॉर्डियन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इम्पोर्ट भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अकॉर्डियन हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर समरी को जो है क्रिएट करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए आपको लिखना पड़ता है अकॉर्डियन समरी। और इस समरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट को जो है ऐड कर सकते हैं। और इस समरी के अंदर हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी का यूज करेंगे, टाइपोग्राफी। और इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज मर्न स्टैक। और टाइपोग्राफी के अंदर हम जो है वेरिएंट भी ऐड कर देंगे, ताकि अच्छे से हमको विजिबल हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है वेरिएंट। और वेरिएंट में हम क्या कर देंगे, इसको जो है H6 कर लेंगे। और यहाँ पर अकॉर्डियन समरी में हम क्या करेंगे, इसको जो है आइकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमको एक एट्रीब्यूट मिलता है एक्सपैंड आइकॉन का। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आइकन जो है ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन जो है ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे हमारी समरी जो है क्लोज हो चुकी है। अब इसके बाद में समरी की डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक और टैग हमको मिलता है, अकॉर्डियन डिटेल्स। और इस डिटेल्स के अंदर जो है आप अगेन टाइपोग्राफी का यूज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी। और इसके अंदर आप जो है लॉरेम इप्सम यूज कर सकते हैं, यानी कि डमी टेक्स्ट में ऐड कर रहा हूँ। आप चाहे तो मैनुअल इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा अकॉर्डियन जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको app.js में इसको इंपोर्ट करना है। लिस्ट कंपोनेंट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो है अकॉर्ड कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। सो अकॉर्ड, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेंगे, उसमें से आप क्या करें, कंपोनेंट्स वाले पर क्लिक कर लें। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट हो जाएगा। टॉप पे एक बार जरूर क्रॉस चेक करें आप। देखिए अकॉर्ड का कंपोनेंट जो है आ चुका है। और प्रीवियस वाले ऊपर के जो टॉप पे दो है ना, उसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, वरना लिंटर पे जो है वार्निंग शो करता है। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डियन आ चुका है। इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हाइड एंड शो होगा। तो इसकी मदद से आप जो है कंप्लीट Q&A बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन बना सकते हैं। यानी कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है या फिर फॉर्म से रिलेटेड या फिर आप कोई कोर्स बना रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यूजर यहाँ पर आएगा, क्लिक करेगा, देखेगा, उसके हिसाब से जो उसको क्यूरी जानना है तो उस क्यूरी से रिलेटेड यहाँ पे आंसर उसको मिल जाएगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं समरी इस अकॉर्डियन की मदद से। अब हम क्या करेंगे, ऑटो कंप्लीट का एग्जांपल देखेंगे। अब ऑटो कंप्लीट क्या है, तो सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं हम मटेरियल यूआई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये एक सेलेक्ट बॉक्स की तरह काम करता है। पहले तो इसको सर्च कर लेते हैं ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट है लेकिन इनहेंस है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि इसके अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। या फिर अगर आप कुछ सर्च करेंगे इसके अंदर जैसे A B C, तो इससे रिलेटेड जो है टेक्स्ट नीचे जो है हाईलाइट होता रहेगा। तो चलिए इसको हम जो है ना एक बार प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हम जो है अकॉर्डियन के अंदर ही कंटिन्यू कर लेंगे। तो नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, ऑटो कंप्लीट। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ऑटो कंप्लीट का यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिस्ट में हमने एक एरे बनाया था देखिए कोर्सेज के नाम से। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो कोर्सेज का एरे है जिसके अंदर हमारे पास रिएक्ट, नोड जेएस, मर्न और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ मल्टीपल नेक्स्ट जेएस। उसी के साथ में यहाँ पर हम यूआई कर लेते हैं। इतने काफ़ी, आई थिंक 5 वैल्यूज़ हमारे पास है इस एरे में कोर्सेज के, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटो कंप्लीट बहुत छोटा है और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ऑटो कंप्लीट। तो देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करें, ऊपर ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो कंप्लीट। और इसको आप क्या करें, सबसे पहले सेल्फ क्लोजिंग टैग में जो है कन्वर्ट कर दें। इसके अंदर हमको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं यानी कि प्रॉपर्टीज मिलती है। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका साइज जो है सेट कर देंगे, सो SX। और इसका साइज हम क्या कर लेंगे, इसकी विड्थ जो है 200 कर लेते हैं। और यहाँ पर इक्वल भूल चुके हैं हम। तो हमने यहाँ पर इसका साइज जो है सेट कर लिया। इसके बाद में हमारे पास आता है ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रॉप्स है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे एरे को जो है पास करा सकते हैं। जैसे कि अभी डायरेक्टली है, अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर एक्सट्रैक्टेड वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास फिलहाल क्या है, डायरेक्ट है एरे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्सेज। और कोर्सेज के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर रेंडर इनपुट का ऑप्शन मिलता है। मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीलाइन करता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। यहाँ पे हम लिखेंगे रेंडर इनपुट। और इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉलबैक फंक्शन को जो है कॉल करना है। अब ये जो कॉलबैक फंक्शन रहेगा ना, इसमें हमको जो है पैराम्स मिलते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पैराम्स मिलते हैं यानी कि पैरामीटर्स हमको मिलते हैं जिसको हम प्रिंट करा सकते हैं। डायरेक्टली जो है यहाँ पर रिटर्न करेंगे तो डायरेक्टली आप पैरेंथेसिस लिख सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करेंगे। तो अगेन हमको एक और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट फील्ड का। तो इनपुट के लिए हम टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट फील्ड। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। और सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैराम्स को जो है स्प्रेड कर देंगे। सो करली ब्रेसेस और पैराम्स। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ कॉपी उसकी क्रिएट कर लेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप लेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी सेलेक्ट अ कोर्स। सेलेक्ट अ कोर्स हमने यहाँ पर इसका लेबल रखा। अब टेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, ये जो पैराम्स है, अब पैराम्स में क्या है, हमारे पास कोर्सेस है। तो यही चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। चलिए इसको चेक करते हैं आउटपुट में। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं ब्राउज़र पर। और ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है सेलेक्ट अ कोर्स। इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए सजेशन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ रिएक्ट, तो देखिए यहाँ पर सजेशन शो कर रहा है। तो इसे कहते हैं हम ऑटो कंप्लीट, यानी ऑटो कंप्लीट में हमको ऑप्शन शो करता है। आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप जो है इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है ऑटो कंप्लीट, जो कि फॉर्म में बहुत यूज़फुल है। इससे आपका जो है काफ़ी टाइम बचता है क्योंकि यूज़र को ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता और उसके पास जो है बहुत सारे सजेशन उसको मिल जाते हैं। सो आई होप ऑटो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी बेसिक है और इसका डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं MUI पर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो बहुत सारी तरीके से जो है आप यहाँ पर ऑटो कंप्लीट की फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करें और इसका API भी आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हमको इसके अंदर मिलते हैं। अपने एप्लीकेशन के हिसाब से जो है यहाँ पर ऑटो कंप्लीट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका देखिए ऑटो कंप्लीट का API आपको मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ें आप इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, देखिए प्रॉप्स के अंदर ऑप्शंस है, रेंडर इनपुट, ऑटो कंप्लीट
ऑटो हाइट लाइट, ऑटो सेलेक्ट, तो बहुत सारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाते हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। और नीचे CSS भी मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये कंटेन करता है। तो आई होप यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखेंगे। सोर्स कोड आपको जो है गिटहब पर मिल जाएगा, तो कुछ भी एरर आता है तो आप सोर्स कोड में से कोड को कंपेयर करें, चेक करें। हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। या फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपका एरर आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉर का एग्जाम्पल देखेंगे। तो ड्रॉर आपने बहुत जगह देखा होगा। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है ड्रॉर। ड्रॉर बहुत कॉमन है, आपने कोई ना कोई वेबसाइट में इसको ज़रूर देखा होगा। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर मेन्यू ओपन होता है। तो इसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आप इसको जो है राइट से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो टॉप से भी कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। मोस्टली जो है लेफ्ट साइड से मिलता है, अगर आप कार्ड यूज़ करेंगे तो राइट हैंड साइड से जो है कार्ड मेन्यू आपको देखने मिल जाता है। तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं ड्रॉर कंपोनेंट की मदद से। तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल डॉक्यूमेंटेशन है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको मिल जाएगा कैसे आप ड्रॉर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ओपन करेंगे तो कुछ मोबाइल में आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जब देखेंगे हम तो उसमें जो है इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल एक बेसिक एग्जांपल हम देख लेंगे। चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखते हैं ड्रॉर मेन्यू डॉट जेएस। इसको भी एरो फंक्शन बना लेंगे, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट करके छोड़ देंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @MUI/material। और यहाँ पर डिव के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रॉअर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिव के बदले जो है बॉक्स भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हैं। एक हम यहाँ पे बटन ऐड कर देंगे ताकि उस बटन पे हम जो है ड्रॉअर को ओपन और क्लोज कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन, और बटन को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप क्या करें, एन को कट करें। अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं ना, सिंपली एन को कट करें, कंट्रोल स्पेस दबाएँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। और यहाँ से एन मिस हो चुका है, अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेट भी क्रिएट कर लेंगे ताकि हम जो है उसको डायनेमिकली जो है हैंडल कर पाए ओपन और क्लोज को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज स्टेट हुक को ऐड कर देंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेट बनाना पड़ेगा ओपन की। सो कॉन्स्ट ओपन सेट ओपन, और ये रहेंगी बूलियन वैल्यू। तो आप यूज स्टेट के अंदर क्या करें, इसको जो है बूलियन वैल्यू बना दें यूज स्टेट, और इनिशियली इसको हम कर देंगे फॉल्स। और इस बटन पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन जो है असाइन कर देंगे, यानी कि एक कॉल बैक फंक्शन हम असाइन करेंगे ऑन क्लिक पर। सो ऑन क्लिक, इसमें हमको क्या करना है, सेट ओपन को जो है यहाँ पर ट्रू कर देना है। तो सेट ओपन टू ट्रू। इसी के साथ में आप जो है बटन को वेरिएंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएंट और इसको कर देंगे कंटेंट। और इस बटन के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ड्रॉअर को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको ड्रॉअर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ड्रॉअर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर देगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉअर जो है ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ओपन प्रॉपर्टी आती है, ड्रॉअर को कैसे ओपन करेंगे, तो स्टेट है अपने पास, स्टेट की मदद से हम ड्रॉअर को ओपन करेंगे। और ऑन क्लोज का भी इसके ऊपर हमको फंक्शन मिलता है, यानी प्रॉपर्टी मिलती है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर देंगे, इसका करेंगे सेट ओपन को फॉल्स। अब इस ड्रॉअर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, कार्ड ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, लिस्ट का एग्जांपल देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट को ऐड कर देना है, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। लिस्ट हमारी ऐड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मेन्यू के लिए जो हम एक एरे बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ कॉन्स्ट कोर्सेज का, और इसके अंदर हम जो है मल्टीपल कोर्स ऐड कर देंगे, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, मोंगोडीबी, मर्न, और आई थिंक 4 काफ़ी है। आप अपने हिसाब से भी ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लिस्ट आइटम जो है क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम जो है कोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको लिखना है कोर्सेज डॉट मैप। मैप करने के बाद सिंगल कोर्स हमको मिलेगा, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे लिस्ट आइटम को। सो यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट आइटम, मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट कर लें। तो लिस्ट आइटम हमारा ऐड हो चुका है, और आई थिंक लिस्ट आइटम की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली जो है ना इसके अंदर जो है लिस्ट आइटम बटन जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट आइटम बटन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है लिस्ट आइटम टेक्स्ट को जो है शो कर देंगे, लिस्ट आइटम
टेक्स्ट जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा, इसके अंदर जो है प्राइमरी प्रॉप्स हमको मिलता है तो उसको हम ऐड कर देंगे प्राइमरी, और इसके अंदर देखिए हमारे पास सिंगल कोट्स जो आ रहा है उसको हम पास करा देंगे। और लिस्ट आइटम बटन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट पे जो है ना क्लोज फंक्शन को जो कॉल कर देंगे। क्लोज कैसे होगा, सेट ओपन को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉल्स कर देना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखेंगे सेट ओपन, इसको कर देंगे फॉल्स। और आई थिंक ये काम करना चाहिए, इसको सेव कर लेते हैं। मेक श्योर आप इसको बराबर से टाइप करें, इतना कोड हमने यहाँ तक के लिखा है। अब इसको हम app.js में ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अकॉर्ड को कमेंट आउट कर देता हूँ, इसका इंपोर्ट भी जो है कमेंट कर देता हूँ। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकॉर्ड के बाद में यहाँ पे ड्रॉर का यूज करेंगे। सो ड्रॉर मेन्यू, मेक श्योर इस पर क्लिक करें, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउजर पर और एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बटन आ चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए साइड बार हमको नजर आ रहा है। आप चाहे तो इसके विड्थ सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आइकन सेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी लिस्ट हमको कहाँ से मिल रही है, एरे में से मिल रहा है। एरे में मैं क्या करता हूँ, एक बार जो है ना और एक मेन्यू ऐड कर देता हूँ, CSS। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, ओपन करता हूँ तो देखिए CSS भी ऐड हो चुका है। कहीं पर भी आउटसाइड में क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से मैं रिएक्ट जेएस या फिर नोट जेएस पर क्लिक करूंगा तभी भी ये क्लोज होगा। क्यों क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा, मेन्यू का काम कर रहा है। तो जैसे इस पर क्लिक हो तो यहाँ से ये कट होके हमको उस पेज पे रिडायरेक्ट कर लें। तो हम लिंक का भी यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से हम काफी सारा जो है इंटरेक्टिव यूआई क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो है स्नैक बार को देखेंगे। तो स्नैक बार क्या होता है, बेसिकली एक नोटिफिकेशन कंपोनेंट है। जैसे अगर आपने रिएक्ट टोस्टिफाई देखा होगा, अलर्ट देखा होगा, तो इसी तरीके से जो है मटेरियल यूआई में स्नैक बार का एक कंपोनेंट है। चलिए पहले मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको बता देता हूँ। स्नैक बार आपको सर्च करना है MUI में, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है कस्टमाइज एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे कि बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे, ओपन सिंपल स्नैक बार, तो कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो है स्नैक बार काम करता है। आप इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके अंदर अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलर्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कैसे आप इसकी पोजीशन जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो इस तरीके से आप जो है इसको और फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल देख लेंगे, फिर उसके बाद में एक अलर्ट भी इसमें यूज करेंगे। लेकिन आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें, यहाँ पे बहुत कुछ है इसके एग्जाम्पल में। आप चाहे तो सभी का यूज कर सकते हैं, जैसे राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, ट्रांजिशन। और इसका एपीआई भी आप देख सकते हैं। एपीआई के अंदर आप इसको जो है और कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके प्रॉप्स के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे इसको जो है एंकर ओरिजिन की मदद से जो है चेंज कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, हॉरिजॉन्टल। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑटो हाइड ड्यूरेशन भी है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है ये पॉपअप आएगा और चला जाएगा, ये भी हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, ड्रॉर कंपोनेंट में इसको कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये प्रीवियस हमारा कंपोनेंट है ड्रॉर का, इसके अंदर मैं एक BR टैग ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्नैक बार को ऐड करेंगे, स्नैक बार। मेक श्योर इसको इंपोर्ट करें। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ओपन की, कि कब ये ओपन होना चाहिए। तो आप इसको स्टेट की मदद से भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई स्टेट नहीं है तो डायरेक्टली हम इसके अंदर बूलियन की ट्रू वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद में आप इसके अंदर मैसेज ऐड कर सकते हैं कि क्या ये डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपको मैसेज ऐड कर देना है, जैसे कि दिस इज स्नैक बार। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको स्नैक बार देखने मिल जाता है। इसी तरीके से आप इसमें अलर्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो अलर्ट बॉक्स के लिए आपको क्या करना है, मैसेज को रिमूव कर देना है इसमें से, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं रहेगा, अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रहेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, अलर्ट कंपोनेंट यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलर्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट, और इसको इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। और अलर्ट के अंदर आप कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं, दिस इज अलर्ट इन स्नैक बार। और अलर्ट के अंदर भी आप प्रॉपर्टीज को जो है सेट कर सकते हैं। तो इसकी सेवरिटी जो है सेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हमको मिलती है, इसके अंदर हम जो है सक्सेस कर देंगे तो ये कुछ ग्रीन में शो करेगा सक्सेस एरो के साथ में। और हम इस स्नैक बार की जो है यहाँ पर ऑटो हाइड ड्यूरेशन भी सेट कर देंगे, यानी ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर कुछ सेकंड के बाद में हम इसको जो है क्लोज करा देंगे। तो ऑटो हाइड ड्यूरेशन, और इसके अंदर आप जो है सेकंड्स को जो है ऐड कर सकते हैं मिली सेकेंड में। तो 2000 मिली सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड होगा। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेंगे।
तो देखिए कुछ इस तरीके से अब हमारे पास स्नैक बार आ रहा है। दिस इज़ ओके, इस भूल गए हम इसमें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैसेज शो हो रहा है दिस अलर्ट इन स्नैक बार। तो इस तरीके से जो है आप अलर्ट बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बेटर है कि ज़्यादा आपको अगर ब्यूटीफाई चाहिए तो आप रिएक्ट टोस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा जो है स्पिनिंग या फिर कह लीजिए इंटरैक्टिव यूआई हमको मिलता है और दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मटेरियल यूआई का ही यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप जो है स्नैक बार का यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से भी जो है नोटिफ़िकेशन सेंड कर सकते हैं यूज़र को। सो आई होप स्नैक बार आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको फर्दर जो है डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूर चेक करें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैसे इसको यूज़ करना है, डेमोज़ के अंदर आप जाएँ, फिर से देख सकते हैं आप क्या-क्या चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, इसकी पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर का मैसेज आप चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोग्रेस का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो प्रोग्रेस आपने देखा होगा स्पिनर टाइप में या फिर कुछ एनिमेशन आपने लोडिंग के टाइम पे देखा होगा, तो वो प्रोग्रेस बार कहलाता है। तो मटेरियल यूआई में भी हमको बहुत सारे प्रोग्रेस बार मिलते हैं, जैसे कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप सर्च करेंगे प्रोग्रेस, तो इसमें 3-4 किस्म के हमको प्रोग्रेस बार मिल जाते हैं। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे, फर्स्ट वाला सर्कुलर, ये मोस्ट कॉमन है, हर चीज़ में आपको मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे देखिए, आप इस बटन पे भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक हो तो यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा, या फिर नीचे आप देखिए सर्कुलर विथ लेबल, तो अगर आपको कुछ प्रोग्रेस शो करानी है तो आप वो भी करा सकते हैं। इसी के साथ में लीनियर है और नीचे देखिए लीनियर में फिर बफर भी आता है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और इंटरैक्टिव यूआई क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाला देखेंगे पहले, मोस्ट कॉमन है स्पिनर। लोडिंग स्पिनर के लिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। आप चाहे तो परसेंटेज वैल्यू के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बटन पे भी कर सकते हैं, वो फिर हम प्रोजेक्ट में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसका बेसिक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉअर कंपोनेंट में ही इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो स्नैक बार के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोग्रेस का यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है सर्कुलर, यानी गोल शेप में आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है सर्कुलर प्रोग्रेस। देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है स्पिनर देखने मिल जाएगा। आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, इस पर सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से ये स्पिनर काम करता है। आप चाहे तो इसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, एडिशनल बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके साथ में भी आपको मिल जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएंट ऐड कर देंगे। वेरिएंट में हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कितना इसने लोडिंग होना चाहिए। तो इसमें आता है डिटर्मिनेट और उसके बाद में आप इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 75 कर लेता हूँ और आप चाहे तो कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं बीआर टैग भी ऐड कर देता हूँ ऊपर, ताकि थोड़ा सा स्पेस हमको मिले। और यहाँ पर हम इसका कलर भी सेट कर देंगे। सो कलर की प्रॉपर्टी आपको ऐड कर देना है और कलर सेकेंडरी हम ऐड कर देंगे। सेकेंडरी सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 75% ये फिल है। अगर मैं यहाँ से जो है वेरिएंट हटा दूँ, देखिए यहाँ पर वेरिएंट को हटा देता हूँ मैं और चलते हैं एप्लीकेशन पर और रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 75 तक के स्पिन होता रहेगा। तो आई होप प्रोग्रेस आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी बेसिक एग्जांपल है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक और हमको मिलता है लीनियर प्रोग्रेस, जो कि एक लाइन की शक्ल में आपको मिलता है। सो इसको भी इंपोर्ट कर ले, लीनियर प्रोग्रेस, इसको भी सेल्फ क्लोजिंग टैग में ऐड कर देंगे और नीचे हम जो है बीआर टैग यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर। प्रोग्रेस कुछ इस तरीके से जो है लाइनिंग की शक्ल में आपको मिलता है प्रोग्रेस, तो ये भी आप शो करा सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, स्पिनर का यूज़ करते हैं, फिर वो बटन पे हो या फिर जब कंपोनेंट लोड हो रहा हो या फिर हमारी पेज में कोई भी प्रोडक्ट लोड हो रहा हो, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्पिनर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है स्पिनर का यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएँगे। कलर्स कैसे ऐड करना है, कैसे आप इसको और जो है ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो इसको हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे, यानी कि मटीरियल यूआई की मदद से जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो है आप स्पिनर का भी यूज़ करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेटिंग कंपोनेंट देखेंगे। देखिए हम क्या करते थे, कोई भी फीडबैक सिस्टम या फिर प्रोडक्ट के लिए जो है रेटिंग का जो है सिस्टम बनाते हैं, तो उसमें हम स्टार स्टार का कुछ रेटिंग के लिए जो है फॉन्ट ऑसम का आइकॉन और कुछ डायनेमिक ऑपरेशन यानी रेटिंग को कैप्चर करने के लिए हम कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे। लेकिन मटेरियल यूआई में क्या है, हम डायरेक्टली जो है इसका रेटिंग कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको, सर्च करना है आपको रेटिंग कंपोनेंट और रेटिंग कंपोनेंट में आपको क्या है, प्री डिफाइन यहाँ पर स्टाइल मिल जाता है और डायनेमिक ऑपरेशन भी मिल जाते हैं। यानी कि जो ये स्टार है ना,
कितने स्टार सेलेक्ट हुए हैं, आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारे रेटिंग को आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं और फिर वापस आते हैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर। तो इसी ड्रॉर में मैं क्या करूँगा, इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे टैग में ऐड कर दिया और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेटिंग कंपोनेंट को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेटिंग, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी करें। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इम्पोर्ट भी हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग में आपको इसको ऐड कर देना है। सेव कर लेते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर। ये रही हमारी एप्लीकेशन और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर रेटिंग का जो है यहाँ पर कंपोनेंट ऐड हो चुका है, जिसमें हम स्टार जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना सेलेक्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर रेटिंग के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है वैल्यू ऐड कर देना है। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ देखिए, एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ पहले, तो स्टेट में हमारे पास वैल्यू रहेगा। तो टॉप पे मैं क्या करता हूँ, यूज़ स्टेट हुक को जो है ऐड कर देता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसी फाइल में मैं क्या करता हूँ, एक और स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ वैल्यू के नाम से, वैल्यू सेट वैल्यू इक्वल टू यूज़ स्टेट, और इनिशियली जो है ये एम्प्टी रहेगा, कोई भी हम इसमें वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। और नीचे क्या करना है, आपको वैल्यू आपने ऐड कर दिया, अब क्या है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइन है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके ऑन चेंज इवेंट पे काम करना है। अगर आपको स्टार को हैंडल करना है, तो यानी कि कितना स्टार जो है कलेक्ट हुआ है उसको हैंडल करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट को जो है फायर करेंगे। फंक्शन के अंदर हमको मिलता है सबसे पहले जो है इवेंट, और उसके बाद में वैल्यू, वैल्यू जो कि हमको मटेरियल यूआई से मिलेगा, और इवेंट हमको जावास्क्रिप्ट से मिलता है, जिसकी मदद से हम टारगेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सेट करना है वैल्यू को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे वैल्यू को, जो भी हमारे पास वैल्यू रिटर्न होके हमको मिलेंगी, यानी कि जितने भी स्टार सेलेक्ट होंगे ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएंगी। इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ। अब ऑन चेंज के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए इस सेल्फ क्लोजिंग टैग को जो है कट कर देंगे, और इसके अंदर एक टेक्स्ट भी हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ से सेल्फ क्लोजिंग को आपको रिमूव कर देना है और इसको जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में कन्वर्ट कर देना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी यूज करेंगे, और टाइपोग्राफी में हम जो है एक्चुअल में करेंगे कि कितना जो है यहाँ पर स्टार सेलेक्ट हुआ है। तो टाइपोग्राफी को भी आप इंपोर्ट कर लें, और इस टाइपोग्राफी के अंदर हम चेक करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर रेटिंग आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे रेटेड, और उसके बाद में डायनेमिकली चेक करेंगे, किसको चेक करना है, वैल्यू को। वैल्यू नॉट इक्वल टू अनडिफाइन, अगर अनडिफाइन नहीं है तभी हमको जो है यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अनडिफाइन, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया इक्वल, इसको कट कर लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर अनडिफाइन नहीं है तो वैल्यू को यहाँ पे शो कर दो, नहीं तो क्या करो, जीरो शो करो, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएंगी, जीरो होंगी। और इसके आगे हम ऐड कर देंगे स्टार्स। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन में। और टाइपोग्राफी ऐड नहीं हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं टाइपोग्राफी। और आई थिंक इसको हमको जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग में ही रखना पड़ेगा रेटिंग को, तब जो है हमारा टाइपोग्राफी का टेक्स्ट जो है शो होगा। तो इसको सेल्फ क्लोज में ही रखते हैं, सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। और देखिए यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो इनिशियली हमारे पास क्या है, जीरो स्टार है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थ्री पर क्लिक करता हूँ, यानी थ्री स्टार पर, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। इसी तरीके से इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज सेट कर सकते हैं। साइज में क्या करता हूँ, उसको कर देता हूँ लार्ज, सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन में, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्टार का जो है साइज बढ़ चुका है। तो इसका साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हमको इसमें मिलती है, जैसे कि प्रिसिशन भी मिलता है, यानी कि आपको 0.5 या फिर 0.1 से इंक्रीमेंट कराना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए प्रिसिशन, और हम इसको 0.5 से जो है इंक्रीमेंट कराएंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और इनिशियल वैल्यू भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, बाद में देखेंगे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मैं क्या करता हूँ, उसको पहले जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे नोटिस करें, मैं ज़ूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाफ स्टार भी हम इसमें सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने प्रिसीशन यहाँ पर सेट किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1.5 पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1.5 स्टार यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है प्रिसीशन भी सेट कर सकते हैं। साइज है, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, रेडियो ग्रुप, एक्सेसिबिलिटी। देखिए यहाँ पर कुछ आप इस तरीके से भी जो है इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखें, इसमें आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सो आई होप आपको जो है रेटिंग कंपोनेंट क्रिएट करना आ गया होगा। फर्दर कस्टमाइजेशन आपके ऊपर है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको एग्जाम्पल यानी रेडीमेड कोड मिल जाएगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइकॉन्स का एग्जाम्पल देखेंगे, और बटन आइकॉन हम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लेंगे। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे आप सर्च करें आइकॉन्स,
तो यहाँ पे आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। देखिए मटेरियल आइकॉन्स, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा मटेरियल आइकॉन का पैकेज, जो कि हमने स्टार्ट में ही जो है इंस्टॉल कर लिया था। आप इसको चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में। ये रहा हमारे पास मटेरियल आइकॉन्स का जो है पैकेज। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लें। कुछ इस तरीके से आपको कमांड लिखना है, npm install @mui/icons-material। इसमें बहुत सारे हमको आइकन्स मिल जाते हैं, जैसे राउंडेड, टू टोन, शार्प। शार्प में कुछ इस तरीके से आप क्या करें, एक बार इसको खुद से एक बार एक्सप्लोर करें। तो इसमें फ्री में हमको काफ़ी सारे जो है आइकन्स मिल जाते हैं। फिर बंडल साइज, मटेरियल डिज़ाइन, फिग्मा, एडोबी, स्केच, जहाँ पर भी आपको इसको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम फील्ड वाला कोई भी एक यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी एक कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि ये ऐड रिएक्शन का। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। आप इसको कॉपी कर ले, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और ड्रॉर के कंपोनेंट में ही हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इस रेटिंग के बाद में जो है ना, एक दो br टैग ऐड कर देता हूँ ताकि हमको थोड़ा सा मार्जिन मिले टॉप से। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। किसको पेस्ट करना है, इंपोर्ट स्टेटमेंट जो रहेगा वो टॉप पे आपको पेस्ट कर देना। जैसे कि हम पहले क्या कर रहे थे, मटेरियल यूआई में से जो है इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास आइकन है तो आइकन कहाँ से इंपोर्ट होगा, ये होगा आइकन्स डैश मटेरियल में से। और चाहे तो आप इसमें से देखिए यहाँ पर ऐड रिएक्शन के बदले जो है, जैसे हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, करली ब्रेसेस में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर ऐड रिएक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास मल्टीपल आइकन्स है तभी आप उसको यूज़ करें। फिलहाल तो हम सिंगल एग्जांपल देख रहे हैं तो हम एज इट इज़ इसको रखेंगे। इस इंपोर्ट में से जो है आइकन को कॉपी कर लें और नीचे आप क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट की तरह इसको जो है पेस्ट कर देना है। सेव कर लें, चलते हैं ब्राउज़र पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आइकन आ चुका है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास आइकन आ चुका है। अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको इसमें कस्टमाइजेशन करना है आप कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली हम क्या करते हैं, इसको बटन में यूज़ करते हैं। तो बटन में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, आइकन का अलग से एक बटन के लिए कंपोनेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं आइकन बटन। इस पर क्लिक करें, ऊपर ये इम्पोर्ट भी हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपके आइकन को जो है रैप कर देना है। अब इस बटन पे आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके ऑन क्लिक पे कुछ ना कुछ इवेंट भी आप फायर कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसके ऑन क्लिक पे जो है ना एक अलर्ट बॉक्स जो है ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अलर्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइकॉन ptn, सेव कर लेते हैं इसको। और भी अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इस आइकन को जो है ना कलर भी दे देता हूँ। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कलर का प्रॉपर्टी जो होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कलर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंडरी। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं ब्राउजर पर। तो देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पर देखिए कुछ रिपल इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, क्योंकि हमने इसको आइकॉन बटन के अंदर जो है रैप कर दिया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर अलर्ट शो हो रहा है आइकन बटन। इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इस आइकन बटन की मदद से। आप चाहें तो इसको लोगो के बाद में भी लिख सकते हैं, होम के बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे आइकन का यूज करना चाहते हैं। तो आई होप आइकन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे आइकन्स आपको मिलते हैं तो आप इन सभी आइकन्स का यूज कर सकते हैं। ये मटेरियल डिजाइन के हैं और काफी ब्यूटीफुल से आइकन है। आप कोई भी यहाँ से सर्च करके भी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाइल लाइब्रेरी के बारे में। ऑलरेडी मटेरियल यूआई एक स्टाइल लाइब्रेरी है, लेकिन अगर हमको और कस्टम सीएसएस स्टाइलिंग चाहिए तो उसके लिए भी मटेरियल यूआई हमको कुछ सजेशन देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो बताता है कि आप प्लेन सीएसएस यूज कर सकते हैं, ग्लोबल सीएसएस यूज कर सकते हैं, स्टाइल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, सीएसएस मॉड्यूल आप यूज कर सकते हैं, इमोशन भी आप यूज कर सकते हैं, टेलविंड आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है मटेरियल यूआई खुद सजेस्ट करके देता है कि आप इनमें से कोई ना कोई जो है अदर सीएसएस लाइब्रेरी या फिर प्योर सीएसएस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेटर और बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ करें या फिर आप जो है प्लेन सीएसएस का यूज़ करें। टेलविंड यूज़ करेंगे तो वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। ऑलरेडी हम मटेरियल यूआई तो देख ही रहे हैं, टेलविंड भी उसमें ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा पैकेज का साइज बढ़ जाएगा, ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस नहीं मिलेंगे।
इमोशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, इमोशन भी बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ में आता है। इमोशन भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन रिएक्ट 18 में थोड़ा-सा ये दिक्कत दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको स्टाइल कंपोनेंट बताता हूँ। स्टाइल कंपोनेंट और इमोशन में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, आप उसको जो है चेक कर सकते हैं। सिमिलर सा है दोनों का डिज़ाइन पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए स्टाइल कंपोनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है स्टाइल को, और फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बैकटिक की मदद से जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बना के आप यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है स्टाइल कंपोनेंट के बारे में, तो एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, या फिर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट है स्टाइल कंपोनेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। तो सेम वे में आप यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं स्टाइल कंपोनेंट को मटेरियल यूआई के साथ में। नहीं तो बेस्ट वे है कि आप प्लेन सीएसएस का यूज़ करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमको कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स का यूज़ करिए। और अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने हैं, तो आप डायरेक्टली सीएसएस की मदद से बना के उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक ये बताने की ज़रूरत है। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर होता है कि आप क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको प्लेन सीएसएस यूज़ करना है, तो आप प्लेन सीएसएस यूज़ करिए, या फिर ग्लोबल सीएसएस में आपको चेंजेस करना है, तो आप ग्लोबल में कर सकते हैं, या फिर स्टाइल कंपोनेंट। और डायरेक्टली जो है थीम का इस्तेमाल ना करें आप, थीम जो है डेप्रिकेटेड है। और स्टाइल कंपोनेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, इमोशन है, टेलविंड है, जेएसएसपी है, और टीएसएस भी। अगर टाइपस्क्रिप्ट देख रहे हैं ना, तो टीएसएस का भी सपोर्ट मिलता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप जो है स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ करिए, काफ़ी सिमिलर है इमोशन और ये। और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में आपको देखने मिल जाएंगे स्टाइल कंपोनेंट। बाकी ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे तो मैंने देखा है कि वो बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर लेते हैं, मटेरियल यूआई प्लस बूटस्ट्रैप, जो कि सही नहीं है। लेकिन अगर हमको उससे डिज़ायर रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर हम जुगाड़ू डेवलपर इससे बन सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी सीएसएस आपको यूज़ करनी चाहिए, या फिर कौन सी सीएसएस आप एक्सटर्नल में यूज़ कर सकते हैं एमयूआई के साथ में, इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ करने के लिए। इसका हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, डायरेक्टली आप जो है अपने हिसाब से इसको कॉपी पेस्ट करके चेक कर सकते हैं, या फिर स्टाइलिंग बहुत कॉमन होता है, हर किसी को आता है। इसीलिए मैं जो है इसका ट्यूटोरियल जो है नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट हमको मटेरियल यूआई के साथ में मिलती है ना, उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है ऑब्जेक्ट देख लेंगे। यहाँ से आप क्या करें, डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करें, थीम प्रोवाइडर, इस पर आप क्लिक करें तो देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैसे आप जो है थीम को चेंज कर सकते हैं। तो थीम प्रोवाइडर में अगर आप नोटिस करेंगे ना, देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल हमको मिलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल क्या है, देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। अगर मैं पैलेट पे क्लिक करता हूँ, तो पैलेट में क्या होता है, कलर्स होते हैं। जो भी अगर आपको कलर्स चेंज करना है, जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी में ब्लू आता है, फिर इसमें मेन आता है, डार्क आता है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है प्राइमरी कलर आपको चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं थीम के नाम से, और उसके अंदर जो है टोटल पैलेट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का है। अगर थीम में मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा ना, तो जहाँ भी मैं प्राइमरी यूज़ करूँगा, तो फिर वो कलर चेंज हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर में आपको करके बताता हूँ, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो इसमें आपको समझना क्या है कि आप जो है टोटली मटेरियल यूआई को जो है चेंज करने वाले हैं, यानी कि जो मटेरियल यूआई हमको प्रोवाइड करता है ना, उसको हम टोटली चेंज कर रहे हैं। किसकी मदद से, थीम प्रोवाइडर की मदद से। तो अभी प्रैक्टिकली देखेंगे इसमें और क्या है, टाइपोग्राफी है। जैसे कि टाइपोग्राफी भी अगर आप ओपन करेंगे, तो टाइपोग्राफी में हमारे पास क्या क्या आता है, जितने भी हमारे पास फॉन्ट से रिलेटेड डेटा रहेगा, जैसे कि कौन सा H1 H2, या फिर उसकी फॉन्ट फैमिली, तो ये सारी चीज़ें आप जो है चेंज कर सकते हैं इस टाइपोग्राफी की मदद से। जैसे कि देखिए टाइपोग्राफी, फॉन्ट फैमिली, इसकी आप चेंज कर सकते हैं। फर्दर आप इसके अंदर कंपोनेंट्स में भी जो है चेंजेस कर सकते हैं। देखिए स्टाइल को ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसमें आप जब भी जाइए जब आपको एक परफेक्ट नॉलेज हो जाए MUI की, यानी मटेरियल यूआई की अच्छी नॉलेज हो जाए, तभी आप इसमें चेंजेस करिए, क्योंकि इसमें आपको प्ले करना पड़ेगा। बार बार आपको वैल्यूज चेंज करके देखना पड़ेगा कि कैसे इसमें चेंजेस आपको दिख रहा है। तो उसके हिसाब से फिर आप जो है एक परफेक्ट अपने लिए थीम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको चेंज करना है, तो टाइपोग्राफी का आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक आप H1 को टारगेट कर सकते हैं, H2 को टारगेट कर सकते हैं, बॉडी को टारगेट कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए थीम डॉट टाइपोग्राफी, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्पेसिंग भी मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। यानी कि जितने भी मार्जिन है, पैडिंग है, तो ये सारी चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मटेरियल यूआई प्रोवाइड करता है ना, उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है स्पेसिंग में। आप चाहे तो पैलेट चेंज करिए, टाइपोग्राफी में अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तब करिए, ब्रेक पॉइंट्स भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिस्पॉन्सिवनेस में थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद में ज़ेड इंडेक्स है, ट्रांज़िशन है, कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारे कंपोनेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में देखा होगा, ये एमयूआई बटन बेस के लिए है, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें करने के लिए, तो कस्टमाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहले आप एप्लीकेशन बना लीजिए, उसके बाद में भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बेसिक जितने भी मटेरियल यूआई के साथ में फ़ॉन्ट्स या फिर कलर मिलते हैं, आप उनका यूज़ करिए। उसके बाद में इन द एंड आप क्या करें, इस पर काम करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। वेस्ट मतलब क्या है कि हमको जो डिज़ायर रिज़ल्ट चाहिए उसको बनाने में हमको टाइम लगेगा, क्योंकि हमको एक-एक वैल्यू यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, कैसे ये काम कर रही है। आप चाहे तो डायरेक्टली सीएसएस में भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट अगर आपको थीम चेंज करना है ना, तभी आप जो है इस थीम का यूज़ करिए। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक बेसिक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ और इस पे वापस आएँगे हम। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे theme.js के नाम से। तो ये लोअर केस में मैंने लिखा है और इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट और इसका नाम रहेगा थीम। और यहाँ पर हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट का फंक्शन आप कॉल करें, क्रिएट थीम। देखिए यहाँ पर MUI में से आपको ऑप्शन मिल जाता है MUI/मटेरियल, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा कि क्या चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। क्या टारगेट करेंगे, जैसे कि देखिए हम पैलेट को टारगेट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैलेट, पैलेट का ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसके अंदर हमारे पास सब ऑब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे कि हम यहाँ पर प्राइमरी को टारगेट कर लेंगे। प्राइमरी जो कलर था ना, उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। और इसके अंदर भी हमारे पास और होते हैं, मेन है, डार्क है, तो उसको टारगेट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप कोई भी हेक्साडेसिमल कलर कोड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ हेक्स कलर कोड, और यहाँ पर देखिए HTML कलर कोड में से कॉपी कर लेते हैं कोई भी एक। जैसे कि ऑरेंज ठीक है, इसका हैश कोड कहाँ पर है चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा, कॉपी कर लेंगे इसको। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर हैश लगा के आप इसको पेस्ट कर लें। तो यहाँ पे हमारी थीम की फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अब ये कुछ भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि हमको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को बताना है कि आप कस्टम थीम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो कहाँ पर करेंगे, आपको जाना है index.js की फाइल में और यहाँ पे आपको क्या करना है, थीम प्रोवाइडर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थीम प्रोवाइडर, जो कि मटेरियल यूआई में से हमको मिलेगा, देखिए MUI में से। और यहाँ पर ये ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। अगर आपके केस में नहीं होता है तो आप मैनुअली इसको इंपोर्ट करें। थीम प्रोवाइडर हमने ऐड कर दिया। अब ये ऐप जो है ना, आपको इसके अंदर पास करा देना है। अभी भी ये वर्क नहीं करेगा, आपको क्या करना है, आपने जो न्यूली थीम की फाइल क्रिएट की है ना, इसको पास कराना पड़ेगा। तो थीम प्रोवाइडर में हमको क्या करना पड़ता है, थीम को पास कराना पड़ता है। तो थीम में हम यहाँ पर थीम को पास करा देंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि थीम हमारे फाइल का नाम है, इसीलिए हमने जो है थीम के अंदर जो है थीम को पास कराया है। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो भी प्राइमरी कलर था ना, अब वो चेंज हो चुका है। कुछ इस तरीके से ऑरेंज कलर में यहाँ पर शो कर रहा है। जहाँ जहाँ अब हम प्राइमरी यूज करेंगे तो अब ये कलर शो करेगा। अगर आपको सेकेंडरी भी चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपको कस्टम चेंजेस करना है, जैसे कि हमने देखा है ना, यहाँ पर कहाँ गया, देखिए पैलेट चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग, कंपोनेंट्स, और भी ज़्यादा आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन के डिज़ाइन के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर इसको लास्ट में करें, आप स्टार्ट में ना कर दें चेंजेस, वरना फिर आपको आगे चल के दिक्कत होंगी। पहले आप जो है लेआउट बना दें, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर चेंजेस होना चाहिए, तभी आप जो है थीम में इसको टारगेट करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि फर्दर आगे आप जो भी यूज़ करेंगे ना, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। प्रोजेक्ट के अंदर मान लीजिए अब मुझे प्राइमरी कलर दूसरा चाहिए, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएंगी, फिर वही पहले वाला अप्लाई होगा, फिर आप जो है कस्टम CSS की मदद से फिर उसको ओवरराइट करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो मेक श्योर जब ज़रूरत है तभी आप जो है थीम का यूज़ करिए और उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को चेंज करिए। ऑब्जेक्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, आप चाहे तो इसको console.log भी कर सकते हैं। जैसे कि थीम वेरिएबल में देखिए टाइपोग्राफी का बटन है,
तो मैं बटन भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है? टाइपोग्राफी भी देख लेंगे। तो थीम के अंदर आपको जाना है, पैलेट के बाद में अब क्या करेंगे हम, टाइपोग्राफी को जो है टारगेट करेंगे, टाइपोग्राफी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बटन को टारगेट कर देंगे। तो बटन, बटन के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ बढ़ा देंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें चेंजेस हमको देखने नहीं है। तो डायरेक्टली एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 300 कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा कर देंगे हम इसको, 300 पिक्सल मैंने कर दिया, सेव कर लेते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पर बटन का साइज जो है 300 पिक्सल हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने थीम को जो है चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर जो है मटेरियल यूआई के जो भी डिजाइन है ना, उसको आप ओवरराइट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं, और अपने प्रोजेक्ट डिजाइन के हिसाब से जो है कलर्स ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, और उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको स्पेसिंग भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रीमियम फीचर के बारे में, जो कि हमको मटेरियल यूआई प्रोवाइड करता है। देखिए मटेरियल यूआई में ना बहुत सारी चीज़ें पेड भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा। हालाँकि फ्री चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप जो है अच्छा एक इंटरैक्टिव यूआई क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन प्रीमियम फीचर्स भी आपको इसमें मिलते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर आपको देखने मिलेगा, वो है डेटा ग्रिड। यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे डेटा ग्रिड, बेसिकली ये क्या है, ये एक टेबल है। लेकिन ये थोड़ा-सा एडवांस है। जैसा कि मैं यहाँ पे डेमो में आपको बताता हूँ। काफ़ी एडवांस टेबल आपको देखने में मिल जाता है। इसमें आपको बहुत किस्म के जो है यहाँ पर फ़िल्टर्स मिल जाएँगे, जैसे कि असेंडिंग, डिसेंडिंग फ़िल्टर। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं क्या-क्या चीज़ें इसमें कंटेन है, क्या करना है आपको। ये चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में सब कुछ सेलेक्ट हो जाना है, फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल फ़ील्ड हो जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एमआईटी वर्ज़न है ना, ये फ्री वाला, ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में है कमर्शियल वर्ज़न। तो कमर्शियल वर्जन में आपको और ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर मिल जाएँगे, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। देख सकते हैं आप, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना साइड में, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स में भी जो है कमर्शियली यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, जो चीज़ में आप पैसे कमा रहे हैं तो उसमें फिर आप थोड़ा खर्चा कर सकते हैं। अब ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। फ्री वर्ज़न भी ठीक है, इतना कोई बुरा भी नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और थोड़े से फ़िल्टर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कोड यहाँ से आप देख सकते हैं, कोड थोड़ा-सा लेंथी है, क्योंकि यहाँ पर हमको टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलम्स के लिए ऑब्जेक्ट है, फ़ील्ड्स के लिए ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर थोड़ा-सा स्टाइलिंग है, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, सॉर्टेबल अगर आपको रखना है या नहीं तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी एडवांस है, तो मैं इस वीडियो में तो इसको कवर नहीं कर पाऊँगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर आपको यूज़ करना है तो आप फ्री वाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा ग्रिड है, सिंपल एक कंपोनेंट है, उसके अंदर आपको रो में रो का जो ऑब्जेक्ट है या फिर एरे है, उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है। कॉलम्स के लिए कॉलम्स का ऑब्जेक्ट या फिर एरे, फिर पेज साइज़ अगर आपको बताना है कि एट अ टाइम कितना आपको जो है कंटेंट शो करना है, यानी कि कितने रिकॉर्ड्स आपको शो करने हैं, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए रोज़ पर पेज ऑप्शन, यहाँ पर एरे है, फिर चेक बॉक्सेस सिलेक्शन अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। डिसेबल सिलेक्शन ऑन क्लिक, तो ये भी चीज़ है। एक्सपेरिमेंटल फीचर भी है, यानी कि एडिटेबल जो है ना, हमने अभी देखा था एडिटेबल, डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल है, तो इसको भी आप जो है क्लोज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक एडवांस लेवल का है। यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए आपको ऑप्शन मिलेंगे कॉलम, रोज, एडिटिंग, सॉर्टिंग, फिल्टर्स। तो ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। अगर आप इसका प्रीमियम यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी एडवांस लेवल का है और बहुत अच्छी चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, तो प्रो प्लान आपको जो है यहाँ पर परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्री वाला जो है यूज़ करिए, या फिर टेबल के लिए जो है अलग से एक लाइब्रेरी आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्ट टेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं उसका, वो भी आपको कस्टम फीचर्स दे देता है। उसमें भी आप जो है अच्छा खासा जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है सच में ऐसे टेबल की, तभी आप जो है यहाँ पर मटेरियल यूआई का टेबल यूज़ करिए, वरना आप नॉर्मल टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको डेटा टेबल यूज़ करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एमआईटी वर्जन का यूज़ करिए। डेटा ग्रिड को जो है आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। कोड मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसको लिखकर मतलब नहीं है, क्योंकि ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें एडवांस फीचर है, अगर आपको यूज़ करना है तभी आप जो है इसका यूज़ करेंगे, वरना आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कॉलम्स का एरे है, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास नीचे रोज का एरे है,
तो ये जो एरे है हम बना के यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटाबेस में से वैल्यू आ रही है तो हम डायरेक्टली जो है रिडक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से जो भी आप यूज़ सेलेक्टर की मदद से गेट करेंगे वैल्यू, तो वो आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। मैप की मदद से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर वो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका जो है डिफरेंस भी देख सकते हैं, प्रो प्लान में आपको क्या क्या मिलता है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। प्राइसिंग भी चेक कर सकते हैं, देखिए द प्राइसिंग पेज, तो काफ़ी हाई प्राइस है इसका, क्योंकि देखिए अगर आप कोई कंपनी में काम करेंगे तो उनके पास ये परचेस किया हुआ रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ फन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो भी आप कम्युनिटी वाला, जो कि डायरेक्टली आप एमआईटी लाइसेंस वाला यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे और इसमें प्रो प्रीमियम दोनों मिल जाते हैं। कम्युनिटी वाला तो ऑलवेज फ्री है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितना अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम्युनिटी वाले पे स्टिक करिए, वरना आप जो है प्रो पर जा सकते हैं। अपनी कंपनी को बोलिए, वो आपको जो है प्रो प्लान एक्टिवेट करके दे देंगे, या फिर इसके क्रैक वर्जन भी मिल जाते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन वो भी एक टाइप का जुगाड़ है जिसकी मदद से आप जो है सेम यूआई जो है क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे डेवलपर्स करते हैं। आप चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, क्योंकि उसको आपको ज़्यादा कस्टमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन फ्री में है तो फिर इतना टाइम तो आप दे ही सकते हैं। तो चलिए, आपको डेटा ग्रिड समझ में आ गया, आई होप। टेबल अगर आपको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली डेटा ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एमआईटी वर्जन फ्री है और कमर्शियल वर्जन जो है वो पेड है। तो अगर आपको यूज़ करना है फ्री वाला तो एमआईटी वाला यहाँ से कॉपी करिए और डायरेक्टली यूज़ करिए, इसको एडिट करिए, अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करिए और यूज़ करिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मटेरियल यूआई ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या है और हम कैसे हमारे प्रोजेक्ट में मटेरियल यूआई का ग्रिड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, ग्रिड सिस्टम आपने कभी ना कभी तो देखा होगा। मोस्टली अगर आप बूटस्ट्रैप से फैमिलियर है तो उसमें भी हमको ग्रिड सिस्टम मिलता है। तो उसकी मदद से हम क्या करते थे, रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट करते थे। यानी कि देखिए, हमारा जो वेब पेज होता है वो डिफरेंट डायमेंशन पर काम करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे तो इसका जो स्क्रीन साइज है वो चेंज होगा। जैसे कि आप यहाँ पर इसको श्रिंक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो यहाँ से क्या होता है, हमारे वेबसाइट का या फिर वेब पेज का जो है साइज चेंज होता है। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कि आपने मीडिया क्यूरी देखी होंगी सीएसएस में, उसमें हम क्या करते थे, पर्टिकुलर जो है पिक्सल्स पे जो है टारगेट करते थे। लेकिन जब आप ग्रिड यूज करेंगे ना, उसमें हमको बना बनाया पैटर्न मिलता है, यानी कि वहां पर हमको कुछ क्लासेस दी हुई रहती है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिव यूनिट बना सकते हैं। फर्दर उसमें कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तब हम जो है मीडिया क्यूरी का यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारा काम हो जाता है इस ग्रिड सिस्टम की वजह से, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसको मोबाइल व्यू में करेंगे ना, देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र में हूँ, तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा तो देखिए मोबाइल कंपैटिबल बन चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ग्रिड सिस्टम यूज़ करूँगा ना तो इसको फुल्ली रिस्पॉन्सिव बना सकता हूँ। अगर हमें ग्रिड सिस्टम यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबको जो है टारगेट करना पड़ेगा सीएसएस में। अब वो स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू करे या फिर प्योर सीएसएस की मदद से करे, आपको इसको जो है टारगेट तो करना पड़ेगा, तभी जो है ये रिस्पॉन्सिव बनेगा। लेकिन अगर आप ग्रिड सिस्टम यूज़ करेंगे तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, ऑटोमेटिकली जो है रिस्पॉन्सिवनेस मिल जाएंगी। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज का फ़ायदा यही होता है कि उसमें जो है हमको रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो है क्लासेस मिल जाती है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं और हमारे वेब पेज को या वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को जो है रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो चलिए इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। एमयूआई पे चलते हैं और यहाँ पर आपको ग्रिड को सर्च करना है, और इसमें फर्स्ट में डेटा ग्रिड आ चुका है, तो डेटा ग्रिड नहीं चाहिए। दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे कोई और ऑप्शन, रिस्पॉन्सिवनेस ट्राई करके देखते हैं। देखिए रिस्पॉन्सिव यूआई पर देख लेते एक बार कि यहाँ पर शो करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ग्रिड का, यहाँ से इस पर क्लिक कर लेंगे तो ग्रिड ओपन होगा। देखिए कुछ इस तरीके से हम ग्रिड का यूज कर सकते हैं। देखिए फ्लेक्स बॉक्स बिहाइंड द सीन ये यूज करता है, उसको हम अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम फ्लेक्स बॉक्स में करते थे नॉर्मल सीएसएस में, तो सेम उसी तरीके से जो यहाँ पर ग्रिड काम करता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्सेस, एक्सेस मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए ये जो है 8 कॉलम लेगा। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जो ग्रिड सिस्टम होता है वो कॉलम बेस होता है, कॉलम और रो बेस। तो यहाँ पे क्या है, मटेरियल यूआई में ये भी कॉलम बेस है, जिसमें ये 12 कॉलम में हमारे पेज को जो है डिवाइड कर देता है। यानी कि ये जो पेज देख रहे हैं ना आप पूरा का पूरा, तो ये क्या होगा, ये 12 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको जितना पार्ट यूज करना है, हाफ यूज करना है तो आप उसको 6 कॉलम यूज करेंगे, और अगर उससे ज्यादा करना है तो फिर उसके हिसाब से आपको जो कॉलम डिवाइड करने पड़ेंगे।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 12 कॉलम को इसने एक 4 के और एक 8 के उसमें जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है यूज कर सकते हैं। क्या करना है आपको, देखिए ग्रिड यूज करना है, उसके बाद में ये कंटेनर है और उसके बाद में स्पेसिंग। देखिए ये स्पेसिंग जो है ना, इसके बीच में जो स्पेसिंग आपको दिख रही है, मोस्टली हम इसको गटर भी कहते हैं। तो ये स्पेसिंग जो है यहाँ पर ऐड हो जाती है इस स्पेसिंग प्रॉपर्टी की मदद से। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रिड लिखना है डायरेक्टली और उसके अंदर आपको जो है आइटम का जो है पास कराना है। उसके बाद में आप रिस्पॉन्सिव यूनिट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ग्रिड के लिए कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ मैं इसको, रिस्पॉन्सिव ग्रिड डॉट जेएस। इसको एरो फंक्शन बना लेंगे हम, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है एक ग्रिड को ऐड कर देंगे। सो ग्रिड, मेक श्योर यहाँ पर सजेशन शो करेंगे, उसमें से आप जो है इसको इंपोर्ट कर ले। देखिए यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इंपोर्ट भी आ चुका है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कंटेनर की प्रॉपर्टी को जो है पास कराना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंटेनर। उसके बाद में अगर आपको स्पेसिंग देना है तो आप स्पेसिंग दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसको नहीं देता हूँ। तो हमको थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस पता चल जाएगा कि स्पेसिंग ऐड करने के बाद क्या होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक ग्रिड लेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है ग्रिड, और इस ग्रिड के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कंटेंट, क्योंकि ग्रिड के अंदर हमारे पास रहेगा कंटेंट। तो कंटेंट ए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आइटम का प्रॉप जो है पास कराना है। तो इससे इसको पता चलेगा कि ये ग्रिड का आइटम है। उसके बाद में आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं साइजेस। देखिए साइजेस बहुत ज्यादा है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में एक बार। यहाँ पर हमको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहीं पर एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं, इसने डायरेक्टली यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पर से सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्सिस एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए, फिर SM स्मॉल डिवाइस के लिए, MD मीडियम, फिर इसके बाद में होता है LG फॉर लार्ज और XL फॉर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। तो चलिए हम इसको यूज करके देख लेते हैं। पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सेस ऐड कर देना है। एक्सेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 12 कॉलम कर देता हूँ और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे। सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बैकग्राउंड, और इस वाले को हम कर देंगे रेड, और इसका मैं क्या करता हूँ, एक और कॉपी बना लेता हूँ, और सेकंड वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 कॉलम दे देंगे, और रेड के बदले यहाँ पे कर देंगे येलो। या फिर हम क्या करते हैं, इसको जो है 4 कर देंगे फर्स्ट वाले को। 12 कॉलम देख लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन समझेंगे। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। app.js में हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो प्रीवियस कंपोनेंट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ग्रिड के कंपोनेंट को मैं ऐड कर देता हूँ। सो रिस्पॉन्सिव ग्रिड, ये कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट कर दिया, और आई थिंक ये इंपोर्ट नहीं हुआ, तो कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं, चलते हैं ब्राउजर पर, और ये रही हमारी एप्लीकेशन। इसको रिफ्रेश कर देंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट जो है ग्रिड का एग्जांपल आ चुका है। कंटेंट ए, देखिए मैं कंटेंट चेंज कर देता हूँ, इसको कंटेंट बी कर देते हैं, सेकंड वाले को ये कंटेंट बी रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस। तो देखिए कंटेंट ए ने जो है यहाँ पर 4 कॉलम्स लिया, और रेस्ट जितना बचा हुआ था ना, 12 कॉलम में से 4 कॉलम यहाँ पर चले गए, 8 कॉलम बचे, तो यहाँ पर कंटेंट बी ने 8 कॉलम ऐड कर दिया। अगर हम यहाँ पर देखिए इसको जो है बढ़ा देते हैं, अगर मैं दोनों को एडिट कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पर ये एक के नीचे एक आ गया, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल पे काम करता है, फ्लेक्स है। आपको इसकी डायरेक्शन सेट करना पड़ेंगे अगर आपको इनलाइन यूज करना है तो। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, 12 कॉलम यहाँ पर पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये उसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि 8 और 8 16 हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो है एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए किया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्मॉल डिवाइस के लिए करेंगे। तो स्मॉल के लिए क्या है, SM है, और SM कितना करना है आपको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए स्मॉल में जो रहेगा ना, एक्स्ट्रा स्मॉल में उसमें 12 कर लेंगे, SM में हम इसको 8 कर लेंगे। इसी तरीके से हमको मिलता है MD फॉर मीडियम डिवाइस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर 6 कॉलम कर देंगे, मीडियम पे 6। उसी तरीके से एक्स्ट्रा लार्ज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे 1 कॉलम, और लार्ज भी होता है LG, तो LG में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 3 कॉलम। सेम मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, नीचे वाले को भी कॉपी, और नीचे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइस के हिसाब से जो है अब यहाँ पर ग्रिड जो है चेंज होगा। देखिए रिस्पॉन्सिवनेस इसी तरीके से काम करता है। पहले एक बार इसका आउटपुट देख लीजिए आप, उसके बाद में आप खुद समझ जाएंगे। चलते हैं ब्राउजर पर, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए अभी फिलहाल कुछ इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे मैं स्क्रीन साइज चेंज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट भी चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप।
जो साइज रहेगा मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, तो यहाँ पे हमारा जो है ना कंटेंट वो चेंज होगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। जैसा आपका डिवाइस चेंज होगा उसके हिसाब से ये एडजस्ट करेगा। कैसे एडजस्ट करेगा हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। एक्स्ट्रा स्मॉल रहा तो 12 कॉलम ले लेगा, स्मॉल डिवाइस रहा तो 8 कॉलम। और ये डिवाइस आपको कैसे पता चलेगा, तो गूगल करेंगे तो वहां पर आपको डायमेंशन मिल जाएगा कि कितना वो साइज लेता है, तो उसके हिसाब से फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मीडिया क्यूरी भी है यहाँ पे, उसकी मदद से भी हम करते थे। मीडिया क्यूरी में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइज बता देते हैं उसको। देखिए यहाँ पर 680 पिक्सल, 600 पिक्सल, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सेम जो है ये बाय डिफॉल्ट फॉलो करता है। अभी फिलहाल हमने क्या करा, यहाँ पे ग्रिड देखा और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। रोज एंड कॉलम्स को स्पेसिंग कैसे आप बीच में जो है ऐड कर सकते हैं। तो स्पेसिंग आई थिंक हम भूल गए थे ना पहले उसमें, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले में ही सिर्फ स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्पेसिंग जो है ऐड कर देंगे। सो स्पेसिंग स्पेसिंग 2 की कर देते हैं, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। और यहाँ पर तो कुछ आउटपुट देखने नहीं मिलेगा क्योंकि हमको जो है एक और कॉलम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 ले लेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक के बाद एक शो नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल में जो है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल में जो है 6 कर देंगे और स्मॉल में भी 6 कर देते हैं इसको। मीडियम में हम इसको कर देंगे 9 और लार्ज में इसको कर देंगे हम 3 ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज में इसको 2 कर देंगे हम, और नीचे वाले को भी हम चेंज कर देंगे एक्स्ट्रा स्मॉल में। ऊपर वाले में से देखिए जितना बच रहा है ना, सेम वही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 6 कर देते हैं इसको, और इसको क्या करेंगे, सेकंड वाले को 3 कर देंगे क्योंकि 3 कॉलम्स हमारे पास बच रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर LG में 3 था ना, इसको हम 9 कर देंगे और एक्सेल में इसको कर देंगे हम 10। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं ब्राउज़र पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से काम करेगा। अभी ये जो रिस्पॉन्सिव साइज़ है उसके हिसाब से ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है मैनुअली देखना पड़ेगा। स्क्रीन साइज़ आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस मोबाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर डायमेंशन शो होता है, फिर आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कैसे जो है ये काम कर रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। तो इसको एक्चुअल में हम टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट देख लेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, फिर जो है कंटेंट या फिर एक कंप्लीट वेबसाइट हम इसकी मदद से क्रिएट करेंगे। तो और इसकी अच्छे से हमको समझ आ जाएंगी कैसे ग्रिड सिस्टम काम करता है। सो आई होप बेसिक तो आपका क्लियर हो गया होगा कि ग्रिड सिस्टम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ इतना हार्ड नहीं है, ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पर बहुत बार इसको यूज़ किया है। फ्लेक्सबॉक्स से अगर आप कंफर्टेबल है या फिर प्योर CSS के ग्रिड से भी अगर आप कंफर्टेबल है तो इजीली जो है इसको समझ जाएंगे। या फिर अगर आपने बूटस्ट्रैप में यूज़ किया है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बूटस्ट्रैप का और इसका सेम है, थोड़ा सा क्लासेस या फिर नेम का थोड़ा इशू हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, बाकी तो इसका काम सेम है। तो आई होप ग्रिड आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रेस्टोरेंट वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट वेबसाइट हम React.js और Material UI की मदद से क्रिएट करेंगे, और राउटिंग के लिए हमने इसमें React Router DOM वर्जन 6 जो है यूज़ किया है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेविगेशन बार, और ये हमने Material UI का जो है ऐप बार कंपोनेंट इसमें यूज़ किया है। और ये जो नेविगेशन है इस पर एक्टिव की क्लास भी अप्लाई की है। इन केस अगर हम मेन्यू को स्विच करेंगे, जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से जो है कॉन्टैक्ट पेज शो होगा, और यहाँ पर एक्टिव की क्लास जो है अप्लाई होंगी। इसी तरीके से अबाउट पेज है, फिर मेन्यू है, मेन्यू के अंदर हमारे पास कार्ड है, तो इसमें मटेरियल UI कार्ड का हमने यूज़ किया है, और रिपल इफेक्ट इसमें कुछ इस तरीके से हमको देखने मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप होम पेज पे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने सोशल आइकन्स भी ऐड किया है, जिस पर थोड़ा सा हमने एनिमेशन जो है ऐड करके रखा है। और नीचे जो है फूटर सेक्शन है। काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें आपको अच्छी खासी मटेरियल UI की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएंगी, कैसे रिएक्ट के साथ में आप मटेरियल UI का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टोटली एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। जैसे कि मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको हम मोबाइल व्यू में ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से मोबाइल व्यू में हमको ये देखने मिलेगा। मैं साइज़ और छोटा करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप डिवाइस स्विच भी कर सकते हैं, जैसे कि आईफोन, तो आईफोन में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर हमने ड्रॉअर कंपोनेंट का यूज़ किया है इस हैमबर्गर की तरह दिखने वाले नेविगेशन मेन्यू के लिए। इसी तरीके से हम कोई भी मेन्यू में स्विच होंगे तो यहाँ पर वो एक्टिव की क्लास भी अप्लाई रहेंगी। तो सेम जैसा हमारे डेस्कटॉप वर्जन में काम कर रहा है, उसी तरीके से हमारे
मोबाइल वर्जन में भी चीज़ें काम करेंगी और आप इसको कोई भी डिवाइस में चेक कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट देखने मिलेगा। तो हमने इसको ऑप्टिमाइज़ करने की पूरी कोशिश की है और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको जो है होस्ट भी कर देंगे। तो होस्ट हम जो है सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इन केस अगर कोई ये ट्यूटोरियल फॉलो नहीं कर रहा है और डायरेक्टली उसको होस्टिंग देखना है, तो उसके लिए हम जो है सेपरेट वीडियो में दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे। तो यही सब हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं और इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। अगर आप गिटहब पर जाएंगे, सर्च करिए टेकिन्फो YT, गूगल पे करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ से आपको जाना है रिपोजिटरी में और यहाँ पर लेटेस्ट देखिए रेस्टोरेंट वेबसाइट करके आपको रिपोजिटरी मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करिए और आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। इसके अंदर इमेजेस का भी एक अलग से फोल्डर है SRC के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी इमेजेस हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर बना के रखा है, तो इन इमेजेस का आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी एरर आता है आपको, तो इसमें से आप जो है कोड को कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जिसकी वजह से आपका कोड वर्क ना करे, तो उसको जो है आप यहाँ पर से कंपेयर कर सकते हैं। अपने कोड को जो है यहाँ पर सोर्स कोड में से कंपेयर करें। उसी तरीके से आप जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेकिन्फो YT सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप टेक्निकल_अपडेट भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सारे लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड सर्वर भी मैंने क्रिएट किया है। इनकेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सिंपली जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्टली जो है लिंक मिल जाएंगी। देखिए डिस्कॉर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टेकिन्फो YT ऑफिशियल। और लिंक आपको ये इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड सर्वर की, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरे डेवलपर्स के साथ में जो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस वेबसाइट को जो है क्रिएट करेंगे React.js और मटेरियल UI की मदद से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल्सो वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम React की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, कोई भी एक पाथ पर चले जाएं। जैसे कि मैं H ड्राइव के अंदर हूँ और यहाँ पर मैंने सब फोल्डर्स जो है क्रिएट करके रखे हैं। तो इस पाथ को आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट, और मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल में जाना है। जैसे कि विंडोज़ के लिए शॉर्टकट है, इस पाथ पे आप क्या करेंगे, CMD लिखेंगे, तो ये पाथ जो है ऑटोमेटिकली कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, React की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npx create React ऐप और उसके बाद में एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि हमारे एप्लीकेशन का नाम है रेस्टोरेंट वेबसाइट। इतना लिख के आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप फोल्डर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है फोल्डर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये रेस्टोरेंट का ऑफिशियल हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर अब जो है React की डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो जाएंगी। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। फोल्डर स्ट्रक्चर इसका एक बार बता देता हूँ, और साथ ही में आईडी के लिए हम क्या करने वाले हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। आप चाहें तो कोई भी दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड रिकमेंडेड है, जिसमें अच्छा खासा इंटेलिजेंस आपको मिलता है। तो हमारा काम जो है काफी फास्ट हो जाता है। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, और जैसे ये फिनिश होता है मैं वीडियो को रिज्यूम कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको कट कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर इस फोल्डर को अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर सब फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट हो गई है। आई होप आपको बेसिक React का फोल्डर स्ट्रक्चर पता होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको इसको आईडी में ओपन करके बता देता हूँ। तो देखिए अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो राइट क्लिक करिए और इसको ओपन विथ कोड करिए, और अगर कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर रहे हैं तो आप वहां से उसको ओपन कर लें। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमारे पास है node_modules का फोल्डर, जिसके अंदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिपेंडेंसीज होती है। यानी बिहाइंड द सीन हमारे प्रोजेक्ट को काम करने के लिए जितने भी एडिशनल पैकेजेस लगते हैं तो यहाँ पर वो ऐड हो जाते हैं। और इनिशियली इसका साइज काफी ज्यादा होता है। जैसे हम प्रोडक्शन बिल्ड देंगे तब इसका साइज जो है बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बिल्ड फोल्डर हमको मिलता है, हमारा जितना भी कोड रहेगा वो कॉम्प्रेस होकर हमको मिलेगा। उसके बाद में आता है पब्लिक, जिसमें हमारे पास एक मेन फाइल होती है HTML की फाइल, जिसे हम कहते हैं index.html की फाइल, और इसमें एक आईडी बनी होती है, देखिए यहाँ पर रूट की। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम जो है HTML का यूज करते हैं। आपने JSX तो सुना होगा, तो हम कंप्लीट इसमें JSX का यूज करते हैं। इनकेस अगर आप टोटली बिगिनर है तो JSX क्या होता है, HTML की तरह सिंटैक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट HTML को नहीं लिख सकते React में,
तो दोनों का कॉम्बिनेशन XML और HTML का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बहुत ईजी है, हम जैसे यूज़ करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइटल को चेंज कर देना है और साथ ही में आप इसको रन करके भी देख सकते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर टर्मिनल में जाइए, यहाँ से न्यू टर्मिनल, और इस एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है npm स्टार्ट की कमांड और इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें जो है ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये लोड हो रहा है। एक बार कंपाइल हो जाएगा तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट टाइम लोड होगा तो टाइम लगता है, उसके बाद में यहाँ पर हॉट रिलोडिंग का फंक्शनैलिटी है, यानी कि जब भी आप चेंजेस करेंगे फाइल में और सेव करेंगे तो ऑटो डिटेक्ट होगा और वो ब्राउजर पर इंस्टेंट यानी रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस देखने मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, टोटली इसको चेंज कर देंगे और फ्रॉम द स्क्रैच हम यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में अगेन यहाँ पर लोगों की फाइल है, एक मैनिफेस्ट की फाइल है, फिर robots.txt फाइल, तो इनका भी कुछ भी काम नहीं है। सिंपली आप index.html की फाइल पर काम कर सकते हैं। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देखिए मैं आपको बता देता हूँ करके। हम यहाँ पर इस फाइल का नाम चेंज कर देंगे। तो टाइटल आई होप आपको पता होगा, बेसिक HTML में भी आपने इसका यूज किया होगा। इसका नाम हम रख देते हैं रेस्टोरेंट वेबसाइट सेव। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो नीचे देखिए ये कंपाइल हो गया और अगर मैं ब्राउजर पर जाऊंगा तो देखिए टाइटल हमारा चेंज हो चुका है। इसी तरीके से हम इस फैब आइकॉन को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल रहने देते हैं, हमारी वेबसाइट का ऑफिशियली हमारे पास कोई भी अभी आइकन नहीं है। इनकेस अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करें, देखिए यहाँ पर पब्लिक के अंदर fabicon.ico, तो ये फाइल को आपको चेंज कर देना है। तो .ico का आप आइकन ऐड कर सकते हैं या फिर PNG भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उसके लिए आपको देखिए लिंक मिल जाएगा, एप्पल टच आइकॉन, फिर यहाँ पर फैब आइकॉन। तो इसमें आपको क्या करना है, उस फाइल का पाथ दे देना है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारे पास मेन फोल्डर होते हैं SRC के अंदर। तो जितना भी हमारे प्रोजेक्ट का सोर्स रहेगा, कंपोनेंट्स रहेंगे, तो इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, वो सारी चीजों को ऐड कर देंगे। उसके बाद में नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिट इग्नोर, ये गिटहब से रिलेटेड है। उसके बाद में पैकेज लॉग जेसन, पैकेज जेसन की फाइल अगर आप ओपन करेंगे तो ये हमारे एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड सारा का सारा डेटा रहेगा, यानी कि कौन से वर्जन का रिएक्ट यूज हुआ है, या इस प्रोजेक्ट का नाम है, डिपेंडेंसीज और स्क्रिप्ट्स क्या है, लिंटर में क्या यूज किया गया है, ब्राउजर लिस्ट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन रहती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट हम चेंज भी कर सकते हैं। इनिशियली हमने क्या किया था, npm स्टार्ट की मदद से एप्लीकेशन को रन किया था। उसी तरीके से अगर आपको कुछ टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको npm रन टेस्ट करना पड़ेगा और फिर हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड भी दे सकते हैं। तो बिल्ड कब करेंगे, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब इसको हम बिल्ड देंगे और कोई ना कोई होस्टिंग सर्वर पर इसको हम होस्ट कर देंगे। तो चलिए ये बेसिक इसका ओवरव्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटली जो है इसको रिडिजाइन कर लेंगे, यानी कि ये जो डिफॉल्ट इसके साथ में हमको डिजाइन मिलता है, ये रिएक्ट का लोगो, उसके बाद में यहाँ पर एडिट के लिए कुछ टेक्स्ट है यानी कि, और ये एक लिंक है जो कि हमको रिडायरेक्ट करती है रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटली जो है रीडिजाइन कर लेंगे पहले। तो यहाँ से आपको क्या करना है, app.css में से जितना भी CSS का कोड है इसको रिमूव कर लें, इसको कट कर देंगे। उसके बाद में app.js में हम क्या करेंगे, जितना भी div है देखिए यहाँ पर इसके अंदर का कंटेंट जो हेडर सेक्शन है उसको टोटली रिमूव कर लेंगे और इस क्लास को भी हम रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर सिंपली एक h1 ले लेंगे, हम सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए हम यहाँ पर h1 ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमको हमारा कोड भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेस्टोरेंट वेबसाइट सेव, और यहाँ पर देखिए लोगों की फाइल को भी रिमूव कर लेंगे हम, और CSS की फाइल भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से index.css में भी हमारे पास डिफॉल्ट स्टाइलिंग आती है, तो इसको रिमूव कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्जिन 0 रहने देंगे, पैडिंग 0 कर देंगे यहाँ पर, और बॉक्स साइजिंग को हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। और इसको बॉडी के बदले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी पूरी एप्लीकेशन में हम ये CSS को अप्लाई कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए सिंपली हमारे पास एक हेडिंग है रेस्टोरेंट वेबसाइट करके। अब हम यहाँ पर जो है एक बेसिक सा लेआउट क्रिएट करेंगे, और आप चाहे तो डिपेंडेंसीज को भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्वर को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C प्रेस करूंगा तो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm इंस्टॉलेशन का शॉर्टकट I। उसके बाद में हम रिएक्ट राउटर डॉम को यहाँ पर ऐड कर देंगे, रिएक्ट राउटर डॉम। इसी तरीके से हमको यहाँ पर मटेरियल UI का भी यूज करना है, तो ज्यादा नहीं, हम थोड़ा ही इसमें मटेरियल UI का यूज करेंगे।
तो मैं करता हूँ यहाँ पे सर्च मटेरियल यूआई रिएक्ट और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से हम क्या करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन लिंक जो है कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर कॉपी कर लेते हैं और मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ पहले, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉपी कमांड में भी npm इंस्टॉल लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए हम 3 पैकेजेस को जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले जो है मेन मटेरियल यूआई की फाइल है, उसके बाद में इमोशन है। इमोशन क्या है, ये भी एक CSS की लाइब्रेरी है और जो कि Next.js और MUI के साथ में यूज होती है ज़्यादा। उसके बाद में स्टाइल कंपोनेंट है। स्टाइल कंपोनेंट भी क्या है यहाँ पर, ये भी ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है स्टाइलिंग लाइब्रेरी है। तो बाय डिफॉल्ट मटेरियल यूआई इन 2 लाइब्रेरीज पर डिपेंड करता है। इसके साथ में हमको जो है वापस से हमारा रिएक्ट राउटर डॉम को भी इंस्टॉल करना है। तो इसके बाद में आप क्या करें, यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम को भी इंस्टॉल कर लें, रिएक्ट राउटर डॉम, और इंटर प्रेस कर लेंगे। तो ये जो डिपेंडेंसीज है ना, आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएंगी। और यहाँ पर सक्सेसफुली सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, रिएक्ट राउटर डॉम, इमोशन रिएक्ट, इमोशन स्टाइल और MUI। और साथ ही में एक यहाँ पर हमारे पास वल्नरेबिलिटी है, तो इसको फिक्स कर लेते हैं पहले। उसके लिए आपको लिखना है npm audit fix। तो जो वल्नरेबिलिटी है वो फिक्स हो जाएंगी। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एप्लीकेशन पर। ये सिर्फ जो डिपेंडेंसी हमारी चेंज होती है, यानी कि यहाँ पर जो ये वर्जन आते हैं वो चेंज होते हैं, यानी अपडेट होते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर वल्नरेबिलिटी ये डिटेक्ट करके हमको शो करता है कि आप जो है पैकेजेस को जो है लेटेस्ट वाले डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर हमारी वल्नरेबिलिटी भी जो है फिक्स हो चुकी है। अब इन पैकेजेस को आप जो है पैकेज जेसन फाइल में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ टॉप पे आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी में जो भी हमने एक्स्ट्रा डाउनलोड किया है, जैसे कि इमोशन और MUI और साथ ही में रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये सारे पैकेजेस जो है हमारी एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड हो चुके हैं। अब इनका यूज हम कर सकते हैं इंपोर्ट करके। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर बेसिक सेटअप देख लेंगे। बेसिक सेटअप का मतलब क्या है, यहाँ पर हम एक आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे। जैसे SRC के अंदर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स रखेंगे। इसी तरीके से एक पेजेस के नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे मेन नेविगेशन मेन्यू रहेंगे, हमारे राउट्स जो भी रहेंगे, हम इसके अंदर रखेंगे। उसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल के नाम से भी फोल्डर बना सकते हैं। अगर इनकेस अगर आपके पास ज़्यादा स्टाइल्स है तो आप उनको अलग अलग सेपरेट फाइल में यहाँ पर रख सकते हैं। उसी के साथ में अगर आपके पास कुछ डेटा है तो उसको आप यूटिल्स या फिर जो है डेटा के नाम से भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास तो अभी फिलहाल नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए हमने यहाँ पर ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कुछ फाइल्स, यानी कि हम यहाँ पर कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। इस कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे लेआउट के लिए। आप चाहें तो इसका एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं फोल्डर क्रिएट करके बता देता हूँ। लेआउट को हम सेपरेट रखेंगे, तो उसके लिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया लेआउट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 न्यू फाइल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो एक लेआउट की खुद की एक फाइल रहेगी layout.js, और JSX भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। JSX दोनों सपोर्ट करता है रिएक्ट। और इसके अंदर एक और फाइल हम क्रिएट कर देंगे, न्यू फाइल, और इसका नाम रखेंगे हम हेडर, या फिर आप नेविगेशन नैव बार जो भी आपको कहना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। सबसे पहले है लेआउट, सेकंड वाला है हेडर। हेडर के अंदर हम नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे और लेआउट के अंदर हमारे एप्लीकेशन का बेसिक लेआउट रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ रैप करेंगे, जो भी हम एडिशनल राउट्स क्रिएट करेंगे पेजेस के अंदर, उनके अंदर हमको सिर्फ इसको इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पर ये फाइल्स तो क्रिएट हो गई, इसको हमको क्या करना है, फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले एक्सटेंशन में आ जाइए और यहाँ से आप सर्च करें रिएक्ट, या फिर ES7 भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए ES7 प्लस react/redux/react native snippet। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमको कुछ फंक्शनैलिटी मिलती है। इसकी वेबसाइट पे आप विजिट करिए, मैं डायरेक्टली इसको जो है यूज करके बता दूंगा। तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स मिलते हैं जिसकी मदद से हमको पूरा कोड लिखना नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए ये हेडर की फाइल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा RAFCE react arrow function with export। इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर एक h1 की टैग मैं ऐड कर देता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ navbar save। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट भी क्रिएट कर लेंगे, RAFCE react arrow function with export, और इसके अंदर एक h1 ऐड कर देता हूँ पहले, और इसको हम कर देंगे लेआउट सेव। अब लेआउट को हम क्या करेंगे, सेटअप कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रेगमेंट बना देंगे। रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या किया हमने, इसको सिर्फ एम्प्टी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस हेडर की फाइल को
यहाँ पर लेआउट में टॉप पर इंपोर्ट कर देंगे, क्योंकि मेन्यू टॉप पे रहता है, उसके बाद में कंटेंट रहता है और नीचे फुटर रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फाइल को इंपोर्ट कर देंगे। तो टॉप पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डॉट स्लैश हेडर। एक्सटेंशन की आपको जरूरत नहीं है, डॉट जीएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस हेडर को आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, आपको कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट की तरह इसको लिखना है, जैसे कि हेडर सेल्फ क्लोजिंग टैग सेव। तो लेआउट के अंदर इस कंपोनेंट को हमने ऐड कर दिया। अब आप चाहे तो app.js में लेआउट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट वेबसाइट, और नीचे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लेआउट का यूज करेंगे। लेकिन इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट का एक प्लगइन आता है, जैसे कि यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना एक्सटेंशन के अंदर ऑटो इंपोर्ट। तो इस प्लगइन को जो है आप इंस्टॉल करके रखें, ये भी आपकी काफी हेल्प करता है। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा सिर्फ लेआउट। तो देखिए यहाँ पे सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। तो काफी हमारा इसमें टाइम बचता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेआउट, सेव कर लेते हैं और फिर से हमारी एप्लीकेशन को एक बार हम रन कर देंगे, npm start। तो वापस से हमारी एप्लीकेशन लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर जो है रन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है कंपाइल हो चुकी है। अब इसको चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर से डिटेल्स आ गई है। ये हमारा हेडिंग है, फिर ये nav बार है और फिर लेआउट है। तो लेआउट हमको ऐसे यूज नहीं करना है, हम क्या करेंगे जो है इसको एज अ कंटेनर यूज करेंगे, रैपर कंटेनर की तरह हमको इसको यूज करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव को जो है ऐड कर देंगे। ये डिव रहेगा हमारा कंटेंट के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉप्स का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है चिल्ड्रन, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इस div के बाद में, यानी ये जो चाइल्ड एलिमेंट है, जो भी कंपोनेंट को हम रैप करेंगे लेआउट से, तो वो यहाँ पर शो होगा। देखिए मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कैसे। जैसे कि app.js है, अब हम क्या करेंगे, लेआउट को जो है ना ऐसे नहीं लिखेंगे, ये जो h1 है इसको इसके अंदर ले लेंगे। पहले इसको सेल्फ क्लोजिंग से हटा देंगे, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे तो वो शो होगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको इसके अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए nav बार और रेस्टोरेंट यहाँ पर टेक्स्ट बराबर से शो हो रहा है। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं। app.js में हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो है सारी राउटिंग की फंक्शनलिटी ऐड कर देंगे। हम इसको पेजेस में यूज करेंगे। तो फिलहाल देखिए वापस चलते हैं लेआउट में, और यहाँ पर हेडर सेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है, चाइल्ड एलिमेंट भी हमने ऐड कर दिया है। तो इसको हमने डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर किया, वरना हमको प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन कुछ इस तरीके से इसको लिखना पड़ता था। तो डायरेक्टली हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ पेजेस जो है क्रिएट कर लेंगे और इसको जो है लेआउट से रैप कर लेंगे, और उसके बाद में राउटिंग देखेंगे। सो न्यू फाइल पेजेस के अंदर, और इसके अंदर अबाउट का एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, about.js। इसको भी हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और सभी में एक h1 की हेडिंग हम ऐड कर देंगे फिलहाल के लिए, बाद में इसमें चेंजेस करेंगे। अबाउट पेज सेव, इसी तरीके से हम होम के लिए भी कर देंगे, सो होम। और हाँ, इसको हमको रैप भी करना है, पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद में हम पेज को जो है क्रिएट करेंगे। अब ये जो डिव है, डिव के बदले हम क्या करेंगे, इसको लेआउट से जो है रैप कर लेंगे। सो आपको लिखना है लेआउट, और सजेशन शो कर रहा है, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा टॉप पर। अगर आपके केस में नहीं होता है तो मैनुअली आप जो है ये स्टेटमेंट लिखे, इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम XYZ, जो भी जहां पर भी आपने क्रिएट किया तो वहां से इसको इंपोर्ट करें, और उसके बीच में हमारा रहेगा कंटेंट। सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से हमको होम के लिए करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होम डॉट जेएस, अगेन एरो फंक्शन, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। डिव के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट कर देंगे। पहले h1 ऐड कर देता हूं मैं, h1 होम पेज, डिव के बदले लेआउट, और ये इंपोर्ट भी हो चुका है। सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और फाइल है कॉन्टैक्ट के लिए, सो कॉन्टैक्ट डॉट जेएस। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE, h1 इसमें भी ऐड कर देंगे, कॉन्टैक्ट पेज, डिव के बदले लेआउट से इसको भी रैप कर देना है, लेआउट। इसको इंपोर्ट भी कर लें, सेव। एक और पेज हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ये रहेगा हमारा मेन्यू के लिए, सो मेन्यू डॉट जेएस। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पर एक h1 मेन्यू पेज, इसको भी रैप कर देना है लेआउट से, और इसको इंपोर्ट भी करना है, सेव। तो सारे पेजेस हमारे पास बन चुके हैं। और एक पेज नॉट फाउंड के लिए भी हम क्रिएट कर लेंगे, सो न्यू पेज नॉट फाउंड। तो ये क्या करेगा,
अगर कोई हमारा यूआरएल नहीं मिलता है तो इस पेज पे रिडायरेक्ट कर लेगा। सो पेज नॉट फाउंड डॉट जेएस एरो फंक्शन हेडिंग इसमें भी ऐड कर देंगे हम, पेज नॉट फाउंड लेआउट से इसको भी रैप कर लेंगे, लेआउट इंपोर्ट भी कर लेंगे और दोनों चीजें यहाँ पर हो चुकी है। अब हमको यहाँ पे राउटिंग देखना पड़ेगा, तभी हम जो है इन सारे पेजेस को जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सारे पेजेस को कट कर देता हूँ वरना से कंफ्यूजन होगा। सारे फाइल्स को हम कट कर देंगे और सिर्फ हम क्या करेंगे, app.js पर अभी काम करेंगे। तो इस app.js में हमको क्या करना है, राउटिंग की फंक्शनैलिटी देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो रिएक्ट राउटर डॉम में से हमको चाहिए सबसे पहले ब्राउजर राउटर, उसके बाद में राउट्स जो कि कंटेनर का काम करता है, और उसके बाद में राउट जिसकी मदद से हम राउट सेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेआउट और सारा का सारा डेटा रिमूव कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली ब्राउजर राउटर को HTML एलिमेंट की तरह लिखेंगे, यानी टैग की तरह। ब्राउजर राउटर हमने ऐड कर दिया, इसके अंदर हम जो है राउट्स का कंटेनर क्रिएट करेंगे, राउट, और इसके अंदर हमको जो है राउट ऐड करने हैं, यानी कि इसके अंदर हमको पाथ देना पड़ता है और कौन सा कंपोनेंट हमको शो कराना है वो हमको यहाँ पे बताना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, राउट लिख लेंगे सबसे पहले, राउट सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक पाथ की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप लिखेंगे पाथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लैश लिखेंगे। स्लैश मतलब क्या रहेगा, हमारा रूट डायरेक्टरी यानी कि होम पेज। अभी ये जो शो कर रहा है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा होम। तो इस पर कौन सा कंपोनेंट आपको शो कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट का यूज करेंगे और इस एलिमेंट के अंदर आपको क्या करना है, कंपोनेंट को कॉल करना है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग में आप उस कंपोनेंट को ऐड करें, जैसे कि हम होम को यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर होम स्लैश, और इस फाइल को हमको इंपोर्ट भी करना है। सो इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस, पेजेस के अंदर हमारे पास है होम। इसी तरीके से बाकी भी हमको यहाँ पर क्रिएट करने हैं राउट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउट सेल्फ क्लोजिंग टैग, अगेन उसके बाद में रहेगा पाथ। तो पाथ में आपको क्या करना है, सेकंड वाला हमारे पास है अबाउट के लिए, तो स्लैश अबाउट, और उसके बाद में एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर आपको कंपोनेंट का नाम लिखना है, जैसे कि हमारे पास है अबाउट का कंपोनेंट। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपके केस में नहीं होता है तो मैन्युअली आप जो है इसको इंपोर्ट करें। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, जितने भी हमारे पास फाइल है उसको हमको टारगेट करना है। अबाउट हो गया, उसके बाद में हमारे पास है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास है कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट। सो यहाँ से अबाउट को कट करके कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास ऑटो सजेशन नहीं आ रहा है, तो जिसके लिए ऑटो सजेशन नहीं आ रहा है तो आप मैन्युअली यहाँ पर इंपोर्ट करें, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश कॉन्टैक्ट। मेन्यू के लिए भी एक क्रिएट कर लेंगे, मेन्यू, और यहाँ पर मेन्यू का कंपोनेंट मेन्यू, इसको भी इंपोर्ट कर देंगे, और लेआउट यहाँ से रिमूव कर लेंगे, लेआउट की जरूरत नहीं है अपने को। होम हो गया, अबाउट, कॉन्टैक्ट, मेन्यू, और पेज नॉट फाउंड था ना, तो यहाँ पर पेज नॉट फाउंड के लिए आपको क्या करना है, स्टार को ऐड कर देना है, और मेक श्योर इसको लास्ट में लिखें। पहले ये चारों राउट एग्जीक्यूट होंगे, अगर आप इसको टॉप पे दे देंगे तो फिर इसके नीचे जो भी राउट रहेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और इसमें हमारे पास है पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको, और इन राउट्स को जो है टेस्ट कर लेंगे। अभी हमने कोई नेविगेशन मेन्यू क्रिएट नहीं किया, तो मैन्युअली हमको जो है यहाँ पर यूआरएल्स को जो है ऐड करना पड़ेगा। चलते हैं ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ अबाउट। तो देखिए अबाउट पेज यहाँ पर सक्सेसफुली आ रहा है, और आप देखेंगे तो नैव बार यहाँ पर कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमने लेआउट में नैव बार को टॉप पे सेट करके रखा है। और उसके बाद में यहाँ पर चाइल्ड एलिमेंट्स शो होंगे जो कि डायनेमिकली चेंज होंगे, क्यों, क्योंकि हम लेआउट से जो है सारे कंपोनेंट्स को रैप कर चुके हैं। इसी तरीके से दूसरे मेन्यू को भी चेक कर लेंगे, अबाउट आ चुका है, मेन्यू कंपोनेंट देख लेंगे तो देखिए मेन्यू पेज भी आ रहा है, और हमारे पास था कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज भी आ रहा है। और मैं कोई अदर XYZ कंपोनेंट यहाँ पर शो करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी रैंडम टेक्स्ट यूआरएल में ऐड कर दिया और चेक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ रहा है पेज नॉट फाउंड। तो सक्सेसफुली हमारे पास फॉल बैक राउट भी काम कर रहा है। इनकेस अगर यहाँ पर यूआरएल इनकरेक्ट होता है तो फिर ये पेज नॉट फाउंड पे रिडायरेक्ट करेगा। तो राउटिंग भी हमारी सेटअप हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नेविगेशन मेन्यू जो है क्रिएट करेंगे। तो नेविगेशन मेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल यूआई में ऐप बार का हमको कंपोनेंट मिलता है। तो मैं एक बार आपको सर्च करके बता देता हूँ, ऐप बार। तो इसका हम यूज करेंगे और इसकी मदद से रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू हम क्रिएट करेंगे।
जैसा कि अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे इसमें रिजल्ट मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये नेविगेशन मेन्यू होता है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। और इसका कोड भी आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए शो द सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कोड आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कोड कंपेयर कर सकते हैं आप यहाँ से, या फिर अगर आपको मैन्युअली सब कुछ क्रिएट करना है तो इसको आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है क्रिएट करेंगे, और कुछ भी हमको इसमें ज़रूरत पड़ती है तो वापस आके हम डॉक्यूमेंटेशन इसका देख लेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे हेडर कंपोनेंट में, और इस H1 को मैं रिमूव कर लूंगा, और टॉप पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट ऐड करके छोड़ दूंगा। तो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @mui/material, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स का यूज करेंगे। बॉक्स क्या काम करता है, एक कंटेनर की तरह ये काम करता है। और मेक श्योर इस पर क्लिक करें तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। टॉप पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर बॉक्स इंपोर्ट हो चुका है। और इस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, ऐप बार का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऐप बार। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइपोग्राफी की मदद से सबसे पहले जो है एक हेडिंग ऐड कर देंगे, या फिर आप कह सकते हैं लोगो ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर टाइपोग्राफी की मदद से वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइपोग्राफी, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माय रेस्टोरेंट, सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे ये कैसा दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ऐप बार कंपोनेंट आ चुका है। स्टाइलिंग थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि अभी हमको इसको फिक्स करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको फिक्स भी करते चलेंगे साथ ही में। तो ऐप बार को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कंपोनेंट दे देंगे। सो यहाँ पर आप इसको कंपोनेंट भी बता सकते हैं। कंपोनेंट के अंदर आप कोई भी टैग को जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर मैं लिख लेता हूँ नैव। यहाँ पर इसको नैव की तरह ट्रीट करो, और कुछ स्टाइलिंग भी ऐड कर देंगे। तो एसएक्स की मदद से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। कस्टम स्टाइलिंग अगर हमको देना है CSS, तो फिर उसके लिए हम SX यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ BG कलर, यानी बैकग्राउंड कलर हमको टारगेट करना है, और उसको मैं कर दूंगा यहाँ पर ब्लैक। सेव, रिफ्रेश, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर तो अप्लाई नहीं हुआ, आई थिंक ये लोअर केस में कलर है, चेक कर लेते हैं। BG कलर, सेव। तो देखिए अब ये बराबर से आ रहा है, और थोड़ा साइजिंग का भी इशू है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हमको अभी फिक्स करना है। तो साइजिंग को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टूल बार का यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको टूल बार लिखना है, और इसको इंपोर्ट भी कर देना है। तो टूल बार, और इसके अंदर इसको रैप कर देंगे। टाइपोग्राफी को कट करके हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे। और टूल बार ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ तो आर को कट करके कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन शो करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आर है, टूल बार, सेव। अब बराबर हमको जो है नेविगेशन मेन्यू शो करेगा। चेक कर लेते हैं, तो देखिए परफेक्टली अब यहाँ पे आ रहा है। और कंटेंट इसका जो है गायब हो चुका है ना अभी, तो कंटेंट को भी अभी हमको फिक्स करना है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर हमारा लोगो आ चुका है। इसके बदले आप यहाँ पर कोई आइकन भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जो है आइकन को सर्च कर लेंगे, मटेरियल आइकॉन। तो इस पैकेज को भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपको मटेरियल यूआई के आइकन्स को जो है यूज करना है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर देखिए ये जो पैकेज है ना MUI/icon, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ से आप कॉपी कर लें, इतनी कमांड को आप कॉपी कर लें, npm install MUI, और आपको जाना है टर्मिनल पर। मैं यहाँ से एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। सो प्लस पर क्लिक करूंगा तो एक और टर्मिनल आ जाएगा, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और इंस्टॉल कर दूंगा। और इंस्टॉलेशन के बाद आपको जो है पैकेज जेसन फाइल में एक बार चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर है कि हमारे पास आइकॉन्स, बिल्कुल पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं सेकेंड वाले टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस टाइपोग्राफी के अंदर जो है आइकन का यूज कर सकते हैं। तो हम एक बार सर्च कर लेंगे मेन्यू के लिए। सो नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। होटल से रिलेटेड आइकन सर्च कर लेंगे। यहाँ पर होटल से रिलेटेड तो इतने खास नहीं आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, फूड से रिलेटेड सर्च कर लेंगे, फूड। और फूड में देखिए फास्ट फूड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी, और आपको जाना है टॉप पर, और इसको जो है इम्पोर्ट कर देना है, पेस्ट। और कस्टम HTML एलिमेंट की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फास्ट फूड, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव। तो देखिए आइकन भी हमारा बराबर से आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बाकी के नेविगेशन मेन्यू भी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। और मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना कुछ क्लासेस दे देता हूँ ताकि अच्छे से हमको दिखाई दे। तो ये जो टाइपोग्राफी है ना, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीजें ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली कलर को ऐड कर देता हूँ। कलर गोल्डन ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, चेक कर लेते हैं। गोल्डन में और कोई ऑप्शन है कि अपने पास, ब्लैक के साथ में गोल्डन का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो गोल्डन रॉड कर देते हैं। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका वेरिएंट सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका वेरिएंट H6 जो है सेट कर देता हूँ।
वेरिएंट h6 और इस कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे एज अ डिव जो है ट्रीट करेंगे। सो कंपोनेंट और एज अ डिव आपको इसमें ऐड कर देना है और आप इसमें कुछ स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार चेक करेंगे कैसा दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर स्टाइलिंग भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। सो SX और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको फ्लेक्स ग्रो कर देंगे। सो फ्लेक्स क्योंकि हमारे पास इसमें मेन्यू भी रहेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको 1 कर देंगे। सेव कर लेते हैं इतना और टेस्ट करेंगे कैसा दिख रहा है। सो कोई इम्पैक्ट अभी नजर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास नेविगेशन लिंक्स नहीं है। जैसे लिंक्स ऐड करेंगे तो ये क्या करेंगे दोनों को जो डिवाइड कर देगा। कैसे देखिए चलिए हम क्या करेंगे पहले क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक और बॉक्स ऐड कर देंगे। तो इस टाइपोग्राफी के बाद में हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे एक और बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर हमको नेविगेशन मेन्यूज को जो है क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप जो है लिस्ट टैग का भी यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल अगर आप ULLI का यूज करते हैं एंकर टैग का यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं। सो लिंक भी मैं क्या करता हूँ ऊपर इंपोर्ट करके रखता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम में से इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस बॉक्स के अंदर जो है UL टैग का यूज कर लेंगे और इसके अंदर LI के अंदर एंकर टैग एंकर के बदले डायरेक्टली लिंक लिख लेंगे। लिंक फर्स्ट रहेगा होम। इसी तरीके से 2 की प्रॉपर्टी भी हमको ऐड करना है। ये रहेगा स्लैश पे और इसी तरीके से मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट पेस्ट होम के बाद में रहेगा मेन्यू फिर रहेगा अबाउट और इसके बाद में कॉन्टैक्ट और 2 की प्रॉपर्टी में भी हमको ऐड करना है मेन्यू अबाउट कॉन्टैक्ट। सेव कर लेते हैं इसको एक बार चेक करते हैं एक बार मेन्यूज जो है आ चुके हैं। इसको अभी CSS की मदद से हमको चेंज करना है और फ्लेक्स जो ग्रो किया था ना हमने तो उसकी वजह से क्या हुआ दोनों कंटेंट जो हमारे लेफ्ट और राइट में आ चुके हैं। और इस बॉक्स को भी जो है कुछ क्लासेस दे देंगे। क्लासेस क्या है यहाँ पर हम क्या करेंगे कस्टम CSS दे देंगे थोड़ी सी। SX आपको यूज करना है और इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको जो है ना मोबाइल डिवाइस पे जो हाइड कर देंगे क्योंकि हमको रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी देखना है। तो इनिशियली तो ये विजिबल रहेगा डेस्कटॉप वर्जन पे और जैसे मोबाइल पे जाएगा तो इसको नन कर देंगे। सो मोबाइल के लिए हम क्या करेंगे एक्सेस यानी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस को टारगेट करेंगे और डायरेक्ट नहीं करेंगे हम डिस्प्ले की मदद से करेंगे। सो डिस्प्ले का आपको यूज करना है क्योंकि मल्टीपल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले फिर इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस और एक्सेस को टारगेट करेंगे और इसमें यहाँ पर इसको नन कर देंगे और फिर जब ये मीडियम डिवाइस पे आएगा या फिर स्मॉल डिवाइस पे आएगा तब इसको हम क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक मतलब क्या है कि फिर ये विजिबल रहेगा। सेव कर लेते हैं और एक बार रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको श्रिंक कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ इसका साइज कम किया तो ये जो है हाइड हो चुका है परफेक्टली। यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस भी काम कर रहा है। अभी और इसमें चेंजेस करने लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट तो हमको देखने मिल गया। और इस UL को क्या करेंगे क्लास नेम दे देंगे क्योंकि हम क्या करेंगे इसको थोड़ा CSS में जो है ना टारगेट कर देंगे क्लास नेम और इसका नाम हम रखते हैं नेविगेशन मेन्यू और इसको हम क्या करेंगे CSS में जो है टारगेट कर लेंगे और इसकी मदद से थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेंगे ताकि वो प्रॉपर अलाइन रहे। और इसके लिए हम क्या करेंगे स्टाइल के अंदर जो है एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ हेडर styles.css और इसको इंपोर्ट कर देंगे सबसे पहले यहाँ पर। सो टॉप पे आपको क्या करना है इंपोर्ट कर देना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट डॉट स्लैश फिर हमको क्या करना है स्टाइल्स के फोल्डर में जाना है। उसके अंदर हमारे पास है हेडर की स्टाइल फाइल। सेव कर लेते हैं इसको और हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास था नेविगेशन मेन्यू। मैं क्या करता हूँ क्लास को जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और यहाँ पे डॉट लगा के इसको टारगेट कर लेंगे क्योंकि क्लास है तो डॉट लगाएंगे, ID है तो फिर हैश का यूज करते हैं। हम लिस्ट स्टाइल को जो है ना नन कर देंगे लिस्ट स्टाइल नन। तो इससे क्या होगा बुलेट पॉइंट्स जो है शो नहीं होंगे और इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लैग अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और चेक कर लेते हैं एक बार सेव। तो देखिए ये बराबर प्रॉपर अलाइन हो चुके हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास एंकर टैग है। लिंक एक्चुअल में जो है एंकर टैग होता है तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पहले जो है स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ थोड़ा। तो नेविगेशन मेन्यू उसके अंदर हमारे पास है LI के अंदर थोड़ा सा स्पेसिंग हम ऐड कर देंगे। सो मार्जिन टॉप से 0 रखेंगे। टॉप बॉटम पे हमको मार्जिन नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड में हमको मार्जिन चाहिए तो 20 पिक्सल में कर देता हूँ सेव। तो देखिए बराबर यहाँ पर मार्जिन भी आ रहा है। A टैग को टारगेट कर लेंगे नेविगेशन मेन्यू LI के अंदर एंकर टैग और यहाँ पर हमको टेक्स्ट डेकोरेशन को जो है नन कर देना है और इसका कलर भी चेंज कर देंगे हम कलर वाइट। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और फॉन्ट फैमिली भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं। आप जो है रोबोटो फॉन्ट यूज कर सकते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आपने बूटस्ट्रैप के साथ में देखा होगा। मटेरियल UI के साथ में भी वही यूज होता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं।
उसके लिए हम क्या करेंगे, index.css में जो है बॉडी को टारगेट कर लेंगे, बॉडी, और यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली को ऐड कर देना है, फॉन्ट फैमिली, और इसमें हम कर देंगे रोबोटो, और फॉल बैक में हम क्या कर सकते हैं, सेंस सेरिफ ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉन्ट जो है रोबोटो हो चुका है। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जो है रोबोटो फॉन्ट इंस्टॉल है, आपके केस में नहीं होगा तो आप क्या करें, देखिए आपको क्या करना है, रोबोटो को जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गूगल फॉन्ट पे से भी आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल फॉन्ट्स आपको सर्च कर लेना है और यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी, और यहाँ से आप क्या करें, टॉप पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट्स का। यहाँ से आप क्या करें, रोबोटो फॉन्ट को जो है सर्च करें, रोबोटो, और यहाँ से आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। रोबोटो का एक्चुअल में फॉन्ट काफ़ी पॉपुलर है, और यहाँ से आप रेगुलर साइज जो है सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू सेलेक्टेड फैमिलीज पर क्लिक करना है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। रोबोटो हमने तो ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर लिया फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर नीचे अगर आप स्क्रोल करेंगे वेबसाइट पर तो ऑप्शन आपको शो कर देता है कैसे आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। आई नो बेसिक है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हमारे मेन्यूज जो है सक्सेसफुली आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, रिस्पॉन्सिवनेस पर काम करना है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे थोड़ा सा हमने काम किया है, मेन्यू को इसमें हाइड तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये जब हाइड हो जाए तब हम एक बटन को जो है यहाँ पर शो कराएंगे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉर का यूज कर लेंगे। सो ड्रॉर आई होप आपको पता होगा। मैं एक बार फिर से जो है ड्रॉर भी आपको बता देता हूँ, इनकेस अगर आपने नहीं देखा हो तो। ड्रॉर काफी पॉपुलर है, गूगल के सारे आपने एप्लीकेशन देखे होंगे तो उसमें जो है ड्रॉर कंपोनेंट का यूज किया जाता है। और जो भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन अगर आपने देखी होंगी, जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। लेफ्ट पर क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर मेन्यूज ओपन होते हैं। तो आप इसका जो पोजीशन सेट कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, टॉप पे कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो इसका हम यूज करेंगे और इसकी मदद से रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना लेंगे। तो ड्रॉर के लिए हम क्या करेंगे, अलग से फंक्शन क्रिएट कर लेंगे ड्रॉर का, और स्टेट भी हमको लगेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है ना एक बटन ऐड कर देता हूँ। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और हेडर सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, आइकॉन के बाद में, यानी रेस्टोरेंट से पहले भी हम कर सकते हैं, तो इस टाइपोग्राफी से पहले कर देते हैं, और इनिशियली इसको जो है ना हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइकॉन बटन, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और इस आइकॉन बटन के अंदर हम क्या करेंगे, एक आइकॉन ऐड कर देंगे फिर से। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ आइकॉन, ये रहा मटेरियल आइकॉन। और मेन्यू के लिए हमको देखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम मेन्यू करके सर्च कर लेते हैं मेन्यू, और मेन्यू से रिलेटेड देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेन्यू का, एक मेन्यू बुक, ये ठीक लग रहा है, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और ऊपर इंपोर्ट कर देंगे। इसके बाद में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और इस बटन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। सो मेन्यू, मेन्यू आइकॉन, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको, और चलते हैं एप्लीकेशन पर। और फिलहाल तो ये शो नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज मैं ऐड कर देता हूँ पहले आइकॉन बटन के ऊपर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कलर ऐड कर देना है, इसका कलर, और कलर वाइट कर सकते हैं, या फिर इनहेरिट भी ले लेता हूँ, यानी पेरेंट क्लास पे जो अप्लाई है उसको हम एज इट इज यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो मैंने यहाँ पर कलर को इनहेरिट कर दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एरिया लेवल ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको इसको ड्रॉर पे ओपन कराना है ना। तो यहाँ पे आप एरिया लेवल जो है ऐड कर सकते हैं, एरिया लेवल ओपन, और फिर ड्रॉर का यूज कर लेंगे। सो ड्रॉर, अभी हमको ये क्रिएट करना है, और इसका एज भी हम ऐड कर देंगे। सो एज की भी एक प्रॉपर्टी हमको इसके अंदर मिलती है, तो उसको भी हम टारगेट कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट से चाहिए स्मॉल डिवाइस पे जो है ना हाइड कर देंगे, तो उसके लिए आपको जो है अगेन एसएक्स का यूज करना पड़ेगा। एसएक्स मार्जिन दे देता हूँ मैं पहले, मार्जिन राइट से 2 का। उसके बाद में यहाँ पर डिस्प्ले का यूज कर लेंगे, डिस्प्ले स्मॉल डिवाइस पे इसको कर देंगे नन। सेव, चेक करते हैं एक बार, तो सक्सेसफुली हमारा आइकन भी ऐड हो चुका है। ये सिर्फ जो है रिस्पॉन्सिव डिजाइन पर ही शो होगा, देख सकते हैं आप। इसका साइज जो है कम कर रहा हूँ तो ये आइकन शो हो रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, स्ट्रीट की मदद से जो हैंडल करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और स्ट्रीट जो है ना क्रिएट कर लूंगा पहले टॉगलर के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो यूज स्टेट हुक को जो है ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज स्टेट, और यहाँ पर उसके लिए एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मोबाइल के लिए है तो मोबाइल ओपन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट मोबाइल ओपन इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको हम बुलियन वैल्यू में रखेंगे। इनिशियली हम इसको फॉल्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ड्रॉर कंपोनेंट को क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन जो है क्रिएट कर लेता हूँ। ड्रॉर का फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे और डायरेक्टली उसको रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पर रिटर्न से पहले मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ मेन्यू ड्रॉर, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉ, और डायरेक्टली हम इसको रिटर्न करा देंगे। पैरेंथेसिस मतलब क्या है कि डायरेक्टली हम इसको रिटर्न करा सकते हैं। और इसके अंदर भी बॉक्स का यूज कर लेंगे, बॉक्स, और एक फंक्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं
हैंडल के लिए, ठीक है, टॉगलर को हैंडल करने के लिए, यानी कि यहाँ पर क्लिक होना, उसको क्लिक को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ हैंडल मेन्यू क्लिक, उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखता हूँ हैंडल। ड्रॉर यूज कर रहे हैं तो सेम नाम रखता हूँ ड्रॉर टॉगल। इसको एरो फंक्शन बना लेंगे हम, और इसके अंदर हमको क्या करना है, सिर्फ सेट करना है मोबाइल ओपन को, जिसका रिवर्स कर देंगे, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू मोबाइल ओपन, और इस ड्रॉर के अंदर हम इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बॉक्स पर क्लिक हो तो क्या करो, यहाँ पर इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हम काम करेंगे, और यहाँ पर बॉक्स के ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्योंकि हाइड एंड शो कराना है ना हमको ये बॉक्स। अगर ये ट्रू है तभी हमको इसको शो कराना है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू को शो कराने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे हैंडल ड्रॉर टॉगल, और यहाँ पर कुछ CSS भी मैं ऐड कर देता हूँ साथ ही में SX। जो भी टेक्स्ट रहेगा इसके अंदर उसको हम कर देंगे सेंटर में, सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज को जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो नेविगेशन मेन्यू में अपने पास था ना, तो कहाँ से कर लेते हैं हम, टाइपोग्राफी है और फिर सेकंड बॉक्स तक है। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे, और सेम चीज हम क्या करेंगे, इस ड्रॉर के अंदर भी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों में हमको शो कराना है। अभी अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, जैसे हम ड्रॉर को कॉल करेंगे ना, तो ये सारे मेन्यूज जो है ड्रॉर के अंदर शो होंगे। इसकी क्लास को हम चेंज कर देंगे, जैसे नेविगेशन मेन्यू था ना, इसको हम कर देंगे मोबाइल नेविगेशन। इस बॉक्स के अंदर हम चेंज कर देंगे, देखिए एक्सेस पे नन है ना, तो एक्सेस पे हमको चाहिए, या फिर हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली जो है ना यहाँ से रिमूव कर लेंगे, इसकी आई डोंट थिंक हमको जरूरत है एक और बॉक्स के एक्स्ट्रा इसमें। सो बॉक्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ, इस बॉक्स की हमको जरूरत नहीं है, इसमें सिंगल बॉक्स काफी है। सेव कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू तो बन चुका है। अभी ड्रॉर को कॉल करेंगे, इसके अंदर सारे मेन्यूज जो है शो होंगे, सब कुछ सही है। हम क्या करेंगे, अब नीचे जो है ड्रॉर को कॉल कर लेंगे, और ऐप बार यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है ना, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और बॉक्स जो है ऐड कर देंगे बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो कंपोनेंट दे देंगे, इसको बताएंगे भाई ये नेविगेशन मेन्यू है, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट ऐड कर देंगे कंपोनेंट, और इसके अंदर नैव हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमको ड्रॉर का यूज करना है, सो ड्रॉर इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंट्रोल स्पेस करें, और यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये हमारा ड्रॉर बन चुका है। और इस ड्रॉर के अंदर हम क्या करेंगे, अभी जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया है, ये रहा ड्रॉर फंक्शन, तो इसको हमको कॉल कर देना है। कॉल कर देंगे तो ये एज इट इज जो है ड्रॉर में ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉर, और इस ड्रॉर के अंदर आपको कुछ चीजें पास करानी है, जैसे कि इसका वेरिएंट आपको पास कराना पड़ता है, तो इसके प्रॉपर्टीज जो है आप चेक कर सकते हैं MUI की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। और इसको टेम्पररी कर देंगे हम, और इसके ओपन इवेंट पे हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर स्टेट बनाई है वो यहाँ पर पास करा देंगे। सो मोबाइल ओपन, ऑन क्लोज ऐड कर देंगे। ऑन क्लोज आपको पता होगा, जैसे अगर आप कोई भी आइकन पर क्लिक करेंगे या फिर बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे, तब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो हमारा हैंडल है ना टॉगलर, उसको जो है यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, जो ऊपर फंक्शन हमने बनाया था हैंडल ड्रॉर टॉगलर। और थोड़ी सी स्पेसिंग भी ऐड कर देंगे, मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ उसको SX, और यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमको करना है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हमको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ मोबाइल व्यू में हम इसको शो कराएंगे। सो एक्सेस पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ब्लॉक SM, और उसके बाद में जितने भी डिवाइस रहेंगे तो उस पर हम इसको कर देंगे नन। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार टेस्ट कर लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक पे तो कुछ भी अभी इवेंट काम नहीं कर रहा है। इसके आइकॉन को भी एक बार चेक कर लेंगे, ये रहा इसका आइकॉन। इसके ऑन क्लिक पे जो है हम एक इवेंट फायर कर देंगे, ऑन क्लिक ड्रॉर टॉगल। सेव, और एक बार चेक कर लेंगे फिर से। अब इस टाइम ये काम करना चाहिए, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए ड्रॉर यहाँ पर ओपन हो रहा है। और ड्रॉर का साइज भी हमको सेट करना पड़ेगा, आई थिंक इनफ है इतना साइज भी फिलहाल के लिए, तो ड्रॉर का साइज भी आप सेट कर सकते हैं। और डिस्प्ले के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर विड्थ को जो है टारगेट कर लेंगे। विड्थ हम कर देंगे 200 पिक्सल, इनफ रहेगा आई थिंक। सेव, और चेक कर लेंगे क्लिक करके, तो 200 पिक्सल कुछ इस तरीके से आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसकी जो है एक प्रॉपर्टी होती है MUI ड्रॉर पेपर करके, उसको जो है टारगेट करके एक बार देख लेंगे। सो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस कॉमा के बाद में जो है स्ट्रिंग के बाद में हम क्या करेंगे, कोलन लगा के यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट के अंदर जो है चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, एन, उसके बाद में इसकी एक क्लास होती है MUI ड्रॉर, तो मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें, डैश पेपर। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स साइजिंग को जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो बॉक्स साइजिंग इसको कर देंगे हम
बॉर्डर बॉक्स, और विड्थ को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो विड्थ 200 या फिर 240 पिक्सल। सेव। मेक श्योर इसकी स्पेलिंग आप सही लिखें। देखिए यहाँ पे एंड का यूज है, उसके बाद में यहाँ पर हमने .mui ड्रॉर डैश पेपर क्लास को जो है टारगेट किया है। चेक कर लेते एक बार, तो देखिए अब ये बराबर से काम कर रहा है। और यहाँ पर जो नेविगेशन मेन्यू है इस पे भी हमको काम करना है मोबाइल के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, एक डिवाइडर ऐड कर देंगे, और इस टाइपोग्राफी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइपोग्राफी से पहले एक डिवाइडर ऐड कर देंगे। सो डिवाइडर, और इसको इंपोर्ट भी कर लें, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव। और देखिए कुछ इस तरीके से जो है डिवाइडर भी ऐड हो चुका है। अब इस मेन्यू को हमको जो है थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेंगे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं मोबाइल के लिए, मोबाइल व्यू कर देते हैं इसको कमेंट। और मोबाइल व्यू के लिए हमने क्या क्लास ऐड की थी, मोबाइल नेविगेशन, तो इसको हमको टारगेट करना है डॉट मोबाइल नेविगेशन, और इसके अंदर हम इसको टारगेट कर लेंगे। सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल टाइप हमको जो है इसका नन कर देना है, और इसके बाद में इसके अंदर भी LI है तो उसको टारगेट करेंगे मोबाइल नेविगेशन LI। मार्जिन दे देना है, तो हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे सब में, तो टॉप से भी दे सकते हो, सब में सिर्फ टॉप पे ही देंगे क्योंकि साइड से देने का मतलब नहीं है। सेव करके एक बार चेक कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टॉप आई थिंक इनफ है, फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंकर टैग को टारगेट कर लेंगे डॉट मोबाइल नेविगेशन LIA, और यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसको 1.4 रैम ठीक रहेगा। रिस्पॉन्सिव यूनिट हम यहाँ पर दे रहे हैं, और इसका कलर जो है इसको ब्लैक कर देंगे। तो देखिए अब ये बराबर दिखाई दे रहा है, तो परफेक्टली ये चीजें काम कर रही है। वापस से मैं करता हूँ मोबाइल व्यू, या फिर आप जो है इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए ऑप्शन शो करता है, और यहाँ से आप कोई भी डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आईफोन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो कुछ इस तरीके से आईफोन में दिखाई देगा। और इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देंगे हम, तो इसके टॉप पे हमको थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, तो टाइपोग्राफी में आप क्या करें, यहाँ पर मार्जिन को ऐड कर दें। जैसे कि कहाँ पर ऐड करेंगे, हम इस SX के अंदर कर देते हैं। यहाँ से मैं इसको टॉप और बॉटम से दे देंगे, आई थिंक टॉप बॉटम से सही रहेगा। तो मार्जिन Y2 करके चेक कर लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक ये लग रहा है। सो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। कंटेंट एक बार चेक कर लेंगे ना, कंटेंट तो नीचे हाइड हो चुका है अपना, फिक्स करना जरूरी है। तो वो कंटेंट को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और टूल बार यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो टूल बार, तो थोड़ा सा स्पेसिंग यानी पीछे का कंटेंट जो है वो फ्रंट पे आ जाएगा। टूल बार, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर कुछ भी हमको ऐड नहीं करना, सिंपली प्लेन हम टूल बार यहाँ पर ऐड कर देंगे। और चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए कंटेंट बराबर आ चुका है। और कुछ वार्निंग भी है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसका हमने अभी यूज नहीं किया है। ये बिहाइंड द सीन जो है पैकेज का इशू है, तो इसको आप जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए हम राउटिंग भी पर चेक कर लेंगे। यहाँ से मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज है, और कॉन्टैक्ट पे करते हैं तो कॉन्टैक्ट पेज भी बराबर से शो हो रहा है। आप चाहे तो इसके बीच में भी जो है स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। इसको क्या करें, आप एक और बॉक्स के अंदर जो है ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉक्स ऐड कर दिया, और यहाँ पर इस टूल बार को इसके अंदर ऐड कर दूंगा। मार्जिन टॉप कर सकते हैं, या फिर पैडिंग देख लेते हैं, पैडिंग 2, सेव। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलेगा। आई थिंक पैडिंग तो ज्यादा हो जाएंगी, सिर्फ 1 करके देख लेते हैं, पैडिंग 1। ओके सर, हमको यहाँ पर स्पेसिंग मिल रहा है, तो और इसको हम कस्टमाइज करेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो हीरो सेक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूटर क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में हीरो सेक्शन पर काम करेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे। लेआउट के अंदर आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, और इसका नाम आप रख सकते हैं footer.js। इसको भी एरो फंक्शन बना लेंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसके अंदर एक हेडिंग में ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर H1, और इसको फूटर पेज कर देते हैं, या फिर कॉम्प शॉर्टकट कंपोनेंट के लिए। और इसको हमको क्या करना है, लेआउट के अंदर जो है रैप करना पड़ेगा। तो चलिए लेआउट को ओपन करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है ना, उसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी कि हेडर और फूटर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको फूटर को ऐड कर देना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, फूटर कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग में इसको ऐड कर देता हूँ, सेव। और एक बार इसको चेक कर लेंगे कैसा दिख रहा है। तो देखिए होम पेज, और उसके नीचे है हमारे पास फूटर कंपोनेंट। अब हम इसको जो है थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं फूटर कंपोनेंट में, और इंपोर्ट स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @MUI/material। और यहाँ पर div के बदले हम इसको फ्रेगमेंट बना देंगे, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म, और उसके अंदर बॉक्स का यूज करेंगे। तो div के बदले हम बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, बॉक्स। इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक्स को कट करके कंट्रोल स्पेस करें, और सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर
और डबल इंपोर्ट स्टेटमेंट हो चुका है, तो मैं फर्स्ट वाले को रिमूव कर देता हूँ। और इस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइपोग्राफी का यूज करेंगे और एक हेडिंग जो है ऐड कर देंगे, सो टाइपोग्राफी। और इसके अंदर हम टेक्स्ट जो है ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल राइट रिजर्व और कॉपी का सिंबल ऐड कर देंगे, सो एन कॉपी सेमीकोलन, तो कॉपी का सिंबल जो है क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे टेक इन्फो YT और यहाँ पर से X रिमूव हो चुका है, इसको X यहाँ पे दे देंगे। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पे बराबर से आ रहा है। इसका वेरिएंट हम चेंज कर देंगे, वेरिएंट, और इसको H5 कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा साइज इसका हो जाएगा। सेव करके एक बार देख लेते हैं, H5 या फिर 6 कर देंगे बाद में इसको, अगर ज्यादा इसका साइज होता है तो। H5 ठीक ठाक है। अब इसको सेंटर अलाइन कर देंगे और पीछे का बैकग्राउंड भी जो है हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस बॉक्स को टारगेट कर लेंगे SX और इसके अंदर जो है टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे। पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर में, इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे BG कलर, और इसको जो है ब्लैक कर देंगे, या फिर हम हेक्स कोड यूज कर लेंगे, सो #1A1A19। तो ये भी एक ब्लैक का कलर है और थोड़ा सा लाइट है, ज्यादा डार्क नहीं है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो मेन कलर है यानी टेक्स्ट कलर जो है उसको कर देंगे व्हाइट। टेक्स्ट कलर हमने इसमें व्हाइट कर दिया और इनिशियली हम इसमें पैडिंग भी ऐड कर देंगे, तो पैडिंग हम 3 की दे देते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये परफेक्टली सही तरीके से दिखाई दे रहा है। और रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी एक बार चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट, और यहाँ पर मोबाइल व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। और मोबाइल पे ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, इसको टारगेट कर लेंगे। सेपरेट फाइल क्रिएट करना सही नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी के अंदर जो है SX की मदद से जो मीडिया क्यूरी को भी टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है SX और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे मीडिया को @मीडिया, और इसके बाद में कितना साइज है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल, और इसके अंदर आपको क्या करना है, टारगेट करना है फॉन्ट साइज ऐड कर देंगे, फॉन्ट साइज, और 1 रैम ठीक रहेगा आई थिंक सो। चेक कर लेते हैं, 1 रैम यानी 16 पिक्सल होता है 1 रैम का मतलब। और यहाँ पर मैक्स विड्थ रहेगा, सॉरी इसको मिनिमम कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हमको करना है मैक्स विड्थ, क्योंकि मैक्स यानी मोबाइल के जो डिवाइसेस होते हैं वो 600 पिक्सल के बिलो होते हैं। चलते हैं वापस, तो देखिए अब बराबर से ही आ रहा है। तो रिस्पॉन्सिव भी हमारा हो चुका है। साइज हम चेंज करके देखेंगे तो बराबर से ये काम करेगा। अब थोड़े से यहाँ पे आइकन्स भी ऐड कर देंगे। तो मैं MUI को फिर से ओपन कर लेता हूँ, मैंने बंद कर दिया था वेबसाइट को। तो वापस से आपको जाना है मटेरियल UI की वेबसाइट पर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, आइकन्स को जो है सर्च करेंगे। तो मटेरियल आइकॉन, और इसके लिए आप कोई भी सोशल आइकन्स यूज कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, डिव भी बना देता हूँ। डिव के बदले बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, टाइपोग्राफी से पहले एक और बॉक्स ऐड कर दूंगा, बॉक्स, और इसके अंदर हम आइकॉन्स ऐड कर देंगे। कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, आइकॉन्स, और यहाँ से आइकन्स जो है हम सर्च कर लेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे इंस्टाग्राम, कॉपी, टॉप पे इसको पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर इसको आपको पेस्ट कर देना है। और साथ ही में यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, देखिए कस्टम HTML एलिमेंट की तरह आपको इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, और उसके बाद में हम एक और यहाँ से आइकॉन ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ट्विटर का ले लेते हैं, ट्विटर, ये रहा, इस पर क्लिक कर लेते हैं, कॉपी, टॉप पे पेस्ट कर लेंगे और इसको इंपोर्ट भी कर देंगे। सो इस आइकन के बाद में यानी इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, ट्विटर आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, गिटहब का भी ऐड कर देंगे, गिटहब, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर ऐड कर देंगे गिटहब आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। यूट्यूब का भी एक ऐड कर देता हूँ मैं। सो इसको कट करके यूट्यूब, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और टॉप पे पेस्ट कर देना है। इसका भी एक कस्टम एलिमेंट हम बना देंगे। सो यहाँ पे यूट्यूब आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव। तो देखिए यहाँ पे आइकॉन्स जो है सक्सेसफुली आ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा डिजाइन भी करेंगे, पहले डेस्कटॉप वर्जन देख लेंगे हम। तो डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये SVG है, क्योंकि आइकन्स यहाँ पर SVG होते हैं। तो डायरेक्टली तो हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। पहले चलिए हम क्या करते हैं, बॉक्स को टारगेट कर लेंगे। सो बॉक्स हमने ऊपर दिया था, तो बॉक्स के अंदर कुछ स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, और आइकॉन्स को भी बॉक्स के अंदर ही हम क्या करेंगे, टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पे SX, और इस SX के अंदर आपको क्या करना है, मार्जिन दे देना है। तो हम क्या करेंगे, साइड से मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 3, सेव। और यहाँ पर टॉप और बॉटम से हमको थोड़ा सा मार्जिन मिल चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन आइकॉन को जो है टारगेट करेंगे। सो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास को जो है टारगेट करेंगे SVG की। तो उसके लिए आपको कोटेशन यूज करना है और एंड का सिंबल यूज करना है, और यहाँ पे आइकन का आप यूज कर सकते हैं।
तो आइकन मैंने कहा कि वो एसवीजी है, तो डायरेक्टली एसवीजी को हम टारगेट कर लेंगे और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जो है डिजाइनिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमको अगर इसका साइज चेंज करना है तो एसवीजी को हम फॉन्ट की क्लास से भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज, और यहाँ पर आई थिंक 60 पिक्सल ठीक रहेगा, 60 पिक्सल। और इसमें कर्सर पॉइंटर कर देंगे हम, ताकि हमको हैंड का सिंबल भी मिले। सो कर्सर पॉइंटर, और थोड़ा सा मार्जिन भी मैं ऐड कर देता हूँ, मार्जिन राइट से 2 का कर देते हैं। सेव, चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे आइकॉन्स जो है नजर आ रहे हैं। इसमें एनिमेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, तो इसके होवर इफेक्ट पे हम थोड़ा सा एनिमेशन जो है परफॉर्म कर देंगे। तो होवर को भी मैं इसी में टारगेट कर लेता हूँ, कस्टम अलग से CSS लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में भी हम टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से लिखता हूँ एंड, और यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं एसवीजी को और इसके होवर इवेंट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होवर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो है की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कलर इसका कर देता हूं मैं, हमारा जो मेन मेन्यू का कलर था गोल्डन रॉड का, तो वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा। एनिमेशन ऐड कर देंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म का जो है इस्तेमाल करेंगे। सो ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसलेट, और एक्स एक्सिस को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। और आई थिंक 50 पिक्सल ठीक रहेगा, या फिर 5 पिक्सल कर देते हैं, ज़्यादा हम इसमें एनिमेशन नहीं देखेंगे। और ये थोड़ा स्मूथ कर देंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन का यूज करेंगे। ट्रांजिशन, उसमें हम क्या करेंगे, सब कुछ जो है स्मूथ हमको करना है, इसीलिए हम यहाँ पे डिले सेट कर देंगे 400 ms का। और ईज इन आउट आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफी रहेगा। सेव, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर देखिए होवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एनिमेशन भी दिख रहा है, कलर भी इसका बराबर से चेंज हो रहा है। और मोबाइल में एक बार चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट मोबाइल व्यू, और मोबाइल व्यू में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आई थिंक मोबाइल व्यू में ठीक ठाक है, इसमें कोई भी हमको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मेन हीरो सेक्शन पर काम करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और होम पेज को हम ओपन कर लेंगे। सो पेजेस, और इसके अंदर हमारे पास है होम पेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिव की मदद से हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास क्रिएट करना है। तो डिव के लिए हम क्या करेंगे, एक होम की क्लास ऐड कर देंगे, और इसको हम नॉर्मल CSS में टारगेट करेंगे। आप चाहें तो बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक इस फाइल में एग्जांपल हम नॉर्मल डिव का देख लेंगे, जिससे हम ज्यादा फेमिलियर है। इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे, और एक पैराग्राफ और एक बटन हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और हेडर के नाम से जो है डिव क्रिएट कर लेता हूँ, हेडर कंटेंट, या फिर कंटेनर कर लेते हैं, हेडर कंटेनर। इसके अंदर एक h1 में ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जो भी वेबसाइट है उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फूड वेबसाइट, और उसके बाद में एक पैराग्राफ भी ऐड कर देंगे। सो पी टैग, और इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि बेस्ट फूड इन इंडिया, और उसके बाद में नॉर्मल बटन, और इस बटन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऑर्डर नाउ। तो ये क्या करेंगे, एक्चुअल में हम इसको क्या करेंगे, लिंक से जो है रैप कर लेंगे, ताकि इसको हम हमारे मेन्यू वाले पेज पे जो है इंपोर्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इस बटन को क्या करेंगे, लिंक से रैप कर लेंगे। सो लिंक कंपोनेंट, और इसको कट करके नीचे पेस्ट कर देंगे, और बटन को इसके अंदर रख लेंगे, और इसको क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे हम मेन्यू वाले पेज पे। सो 2 के अंदर आपको मेन्यू को ऐड कर देना है, और इस बटन को भी आप क्लास दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एक ही बटन है तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं। पहले सेव कर लेंगे और चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारा कंटेंट दिख रहा है, और एक बैकग्राउंड में हम क्या करने वाले, इमेज को जो है ऐड करेंगे। सो इमेज के लिए क्या करेंगे, देखिए मेरे पास ऑलरेडी SRC के अंदर मैंने इमेजेस के नाम से एक फोल्डर बनाया है, और इसके अंदर हमारे पास सारे इमेजेस है। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, इस बैनर इमेज को जो है यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे उसका इंपोर्ट स्टेटमेंट हम ऐड कर देंगे, इंपोर्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं बैनर रख देता हूँ, बैनर फ्रॉम /images, इमेज का नाम है बैनर JPEG। इसको हमको क्या करना है, हमारे मेन डिव को जो है हम इससे रैप कर लेंगे। सो यहाँ पर ये जो मेन है, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टाइल दे देंगे, स्टाइल, और इसमें बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर बैकटिक, बैकटिक के अंदर आपको लिखना है URL, और फिर पैरेंथेसिस, और उसके अंदर डॉलर, कर्ली ब्रेसेस, और जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है बैनर के नाम से, उसको यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं एक बार। तो देखिए बैकग्राउंड में जो है हमारे पास इमेज आ चुकी है, और टॉप से थोड़ी स्पेसिंग भी आ रही है ना, तो इसको पहले रिमूव कर लेंगे हम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हेडर कंपोनेंट में जाना है, और हमने यहाँ पर नीचे पैडिंग ऐड की थी, आपको याद होगा। तो इस पैडिंग को मैं रिमूव कर लेता हूँ। सेव, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये जो है एग्जैक्ट बॉडी टू बॉडी फिट होके हमको मिलेगा। अब हमको इसकी साइज जो है सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CSS में इसको टारगेट कर लेंगे, और इस
स्टाइल के अंदर देखिए हमारे पास एक फाइल है होम स्टाइल डॉट सी एस एस की, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। तो पहले शुरू हम क्या करेंगे, होम को टारगेट करेंगे क्योंकि ये हमारा मेन कंटेनर है। इसमें हम हाइट सेट कर देंगे, इसकी हाइट आई थिंक 90% कर लेते हैं, 90 VH यानी व्यू पोर्ट हाइट। डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, और यहाँ पर जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को सेंटर में। और जो इसके अंदर आइटम्स है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में शो कराएंगे, क्योंकि राइट में हमारे पास इमेज रहेंगे और लेफ्ट में हम कंटेंट को शो कराएंगे। सो उसके लिए लिखेंगे अलाइन आइटम्स लेफ्ट। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए बराबर है सब कुछ, लेफ्ट में हमारा कंटेंट है। हाइट जो है अप्लाई नहीं हुई ना, एक बार चेक कर लेते हैं। और इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया ना, इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। सो इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश स्टाइल्स होम स्टाइल डॉट सी एस एस। सेव। तो देखिए यहाँ पर परफेक्टली हमारे पास साइज आ चुका है, लेकिन जो कंटेंट है ना वो बराबर से अलाइन नहीं हुआ है, तो इसको भी फिक्स कर लेंगे हम। चलते हैं वापस CSS में, और अलाइन आइटम्स हमने लेफ्ट किया था। फ्लेक्स डायरेक्शन हम सेट कर देंगे यहाँ पर, फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसको कॉलम कर देंगे। और बैकग्राउंड पोजीशन को हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। बैकग्राउंड पोजीशन इसको कर देंगे सेंटर, और नो रिपीट इसमें सेट कर देंगे बैकग्राउंड रिपीट में। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड का साइज जो है कवर कर देंगे। सो आप चाहें तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लॉन्ग यूज कर रहा हूँ, और चेक करते हैं एक बार। तो देखिए अब बराबर से ये शो कर रहा है, कंटेंट हमारा बराबर से जो है लेफ्ट अलाइन भी है। और इसमें और हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडर कंटेनर को टारगेट कर सकते हैं। सो हेडर, और हमने हेडर ही दिया था, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये वाले कंटेनर को हम टारगेट करेंगे, और इसकी विड्थ जो है ना ऑटो कर लेंगे। मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे हम 30 पिक्सल कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट से 30 पिक्सल। तो थोड़ा हमको मार्जिन भी मिलेगा लेफ्ट से, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर मार्जिन भी मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर H1 को जो है टारगेट कर लेंगे, और इसका फॉन्ट और थोड़ा सा साइज भी हम इसका चेंज कर लेंगे। सो होम को टारगेट करना है, और उसके अंदर हमारे पास हेडर कंटेनर, उसके अंदर हमारे पास H1, और जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को सेंटर में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और फॉन्ट वेट को जो है हम बोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे फॉन्ट साइज भी ऐड कर देता हूँ मैं, 70 पिक्सल आई थिंक ठीक रहेगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 70 पिक्सल सेव। और 70 पिक्सल ठीक ठाक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके अंदर हम फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर सकते हैं, तो कोई दूसरा फॉन्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो कर रहे हैं ना, इसमें से ही कोई कर लेते हैं, जैसे कि गिल सेंस, और कलर जो रहेगा वो रहेगा ब्लैक। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट का टाइटल दिखाई दे रहा है। तो आप कोई भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपना टाइटल। और नीचे देखिए यहाँ पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। तो पैराग्राफ को हमको टारगेट करना है, होम है, होम के बाद में हमारे पास हेडर कंटेनर है और पैराग्राफ है, इसको अभी हम टारगेट करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर, मार्जिन टॉप से दे देंगे हम इसमें पहले 15 पिक्सल, और यहाँ पर पैडिंग 0 कर लेंगे। फॉन्ट साइज हमको ऐड करना है, तो फॉन्ट साइज आई थिंक ऊपर हमने 70 किया है, तो इसको थोड़ा स्मॉल रखेंगे, तो 40 पिक्सल ठीक रहेगा। और फॉन्ट वेट ऊपर बोल्ड है, तो इसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे आप। सो फॉन्ट वेट लाइटर, और इसमें भी कलर इसका ब्लैक कर देंगे, कलर ब्लैक। सेव करते हैं एक बार, चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, और इस बटन पे भी काम करना है। सो बटन को भी हमको टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगेन क्या करता हूँ, होम को टारगेट करता हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट हेडर कंटेनर को भी टारगेट कर सकते हैं, और बटन को डायरेक्टली हम टारगेट करेंगे। उसके लिए हमने कोई भी क्लास जो है ऐड नहीं की थी, तो डायरेक्ट हम उसको टारगेट कर सकते हैं। कलर बटन का भी हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, और इसको भी मार्जिन दे देंगे ऊपर से 20 पिक्सल ठीक रहेगा। और बॉर्डर इसका जो है बटन का, उसको नन कर देंगे। सो बॉर्डर नन, और थोड़ा सा इसको राउंड कर देंगे। तो बॉर्डर रेडियस आपको ऐड करना है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल ठीक रहेगा, ज्यादा भी हमको जो है इसको राउंड नहीं करना है। और कर्सर जो रहेगा उसको कर देंगे पॉइंटर। सेव। चेक करते हैं एक बार, और बटन पे तो ये अप्लाई नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर लेता हूँ, तो फिर थोड़ा सा इफेक्ट हमको देखने मिल सकता है। हाइट इसकी 50 पिक्सल कर लेते हैं, और इसकी विड्थ 180 पिक्सल ठीक रहेगा, 180 पिक्सल। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसमें नन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, क्योंकि लिंक भी था ना, तो हो सकता है उससे इशू करे। और इसके अंदर का जो कलर है उसको व्हाइट कर देंगे, और फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, इसको कर देते हैं 20 पिक्सल। सेव। तो देखिए आप बराबर से ये शो कर रहा है, और इसका कलर चेंज नहीं हुआ। बैकग्राउंड कलर एक बार देख लेते हैं। ओके, इसका कलर हमने ब्लैक कर दिया ना डायरेक्ट, तो यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे ब्लैक। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये रहा टाइटल, फिर सब टाइटल, और यहाँ पर ऑर्डर। बटन पे होवर भी ऐड कर देंगे हम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन इसको टारगेट करना है। हेडर कंटेनर बटन है, बटन के होवर इवेंट पे तो सुडो सेलेक्टर हम यूज करेंगे।
और यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको करना है बैकग्राउंड कलर, और इसमें हम क्या करेंगे, हेक्स वैल्यू ऐड करेंगे 07090A, ये कलर आपको ऐड कर देना। तो काइंड ऑफ ब्लैक कलर ही है ये, कर्सर इसमें भी पॉइंटर ही रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर ट्रांजिशन ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे से हमको होवर का एनिमेशन दिखे। सो 0.3 सेकेंड और ईज इन कर देंगे इसको। सेव, चेक करते हैं एक बार कैसा दिखता है। होवर करते हैं तो देखिए नॉर्मल, काफी ज्यादा नॉर्मल एनिमेशन है। मैं बटन का कलर भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको क्या करेंगे हम, लाइट कर देंगे। तो हेक्स कलर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ #121619। सेव, तो देखिए अब कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखाई देगा। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आई थिंक हमारा कंटेंट सेक्शन तो बन चुका है। और एक बार रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट और मोबाइल व्यू। और मोबाइल में तो ये बराबर से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं मीडिया क्वेरी की मदद से। तो नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट ऐड कर देता हूँ पहले, मोबाइल व्यू @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विथ को हम टारगेट कर लेंगे, मैक्स विथ ऑफ 600 पिक्सल, क्योंकि मोस्टली 600 पिक्सल का ही होता है मोबाइल डिवाइस। और इसके अंदर होम को टारगेट कर लेंगे पहले, होम में हम क्या करेंगे, कंटेंट को सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और उसके बाद में कंटेनर को टारगेट करना। एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए सब कुछ यहाँ पर सेंटर अलाइन हो जाएगा। और काफी बड़ा बड़ा साइज है तो इसको भी हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो हेडर कंटेनर, मार्जिन लेफ्ट हम 0 कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट 0। बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल, थोड़ा सा राउंडेड। हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना एक थोड़ा सा बॉक्स बना के देख लेंगे। इसकी विड्थ हम कर देंगे 80%, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे इसकी कॉलम, तो एक के नीचे एक ये शो करेगा। और इसमें बैकग्राउंड कलर मैं ऐड कर देता हूँ, और इसमें हेक्स कलर यूज करूंगा #121619, और नॉर्मल कलर जो है उसको कर देंगे व्हाइट। सेव, चेक करते हैं इसको एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका फॉन्ट साइज भी छोटा करके देखेंगे, तभी आपको जो अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, उसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि पूरा हमको डिवाइस दिखे। और H1 को टारगेट कर लेंगे हम, हेडर कंटेनर H1। इसके अंदर फॉन्ट साइज को 40 पिक्सल कर लेता हूँ मैं, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। हाइट इसकी कर देंगे 30, और ये हाइट है। मार्जिन में टॉप बॉटम से 15 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, और इसका कलर कर देंगे हम व्हाइट। सेव, चेक करते हैं एक बार। और यहाँ पर ये तो अप्लाई नहीं हुआ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पर एंड चिपक कर है ना, तो इसके बाद में आपको स्पेस देना है, तभी जो है हमारा मीडिया क्यूरी जो है काम करेगा। सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से हमने इसमें बॉक्स को जो है ऐड करके रखा है। और H1 को हमको कलर करना था तो ये अप्लाई नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं क्यों। हेडर कंटेनर है, फॉन्ट साइज 40, कलर H1 को तो अप्लाई होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है होम को भी टारगेट कर लेंगे, डॉट होम, फिर हेडर कंटेनर, चेक करते हैं। तो देखिए अब बराबर से हो रहा है। और यहाँ पर इस पैराग्राफ को भी टारगेट कर लेंगे, नीचे आना है आपको, और यहाँ पे हम लिखेंगे होम, फिर इसके अंदर हमारे पास है हेडर कंटेनर, फिर पैराग्राफ। और पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और साइज कम कर देंगे इसके फॉन्ट का, 30 पिक्सल कर लेंगे, और इसका भी कलर जो है व्हाइट कर लेंगे। सेव, तो देखिए बराबर शो कर रहा है। बटन को भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हेडर कंटेनर, इसके अंदर है बटन, और बटन को हमको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर दे देना है पहले, और इसको हम कर देंगे व्हाइट कलर बैकग्राउंड में। और इसका जो 4 कलर है उसको हम कर देंगे #121619, जो कि हमने ऊपर दिया था। और मार्जिन दे देंगे बॉटम से 30 पिक्सल, ठीक रहेगा, ज्यादा होगा तो उसको चेंज कर देंगे हम। सेव, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ठीक ठाक लग रहा है। इसका डिवाइस चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ से आईफोन हमने किया तो आईफोन पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। गैलेक्सी यानी एंड्रॉइड के लिए कुछ इस तरीके से जो हमारा होम पेज जो है दिखाई देगा। तो ठीक ठाक लग रहा है। ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेन्यू पेज पे हमको रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक ठाक ये लग रहा है। और आप चाहें तो और पैडिंग इसके अंदर दे सकते हैं, जैसे कि हेडिंग जो है रिस्पॉन्सिवनेस में ना, तो इस पर हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे टॉप से 20 पिक्सल, चेक करते हैं। और टॉप से तो अप्लाई नहीं हुआ। हम हेडर कंटेनर के अंदर देख लेते हैं एक बार, इसकी विड्थ जो है 90 कर लेते हैं पहले, तो कुछ इस तरीके से जो है और ज्यादा विड्थ ले लेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मार्जिन जो है ना 30 कर देंगे, टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ठीक ठाक लग रहा है। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन पर काम कर सकते हैं। हीरो सेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अबाउट पेज पर काम करेंगे, उसके बाद में मेन मेन्यू पर हमको काम करना है। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में,
और अबाउट पेज में आपको जाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है एक बॉक्स को ऐड कर देंगे। बॉक्स कंटेनर की तरह काम करेगा और इसके अंदर हम हमारा कंटेंट ऐड कर देंगे और इस बॉक्स को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। टेक्स्ट को कट करके कंट्रोल स्पेस करें, सजेशन आपको शो करेगा। देखिए इंपोर्ट फ्रॉम MUI/मटेरियल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर X रिमूव हो गया। तो यहाँ पर हमारा बॉक्स कंटेनर तैयार है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हेडिंग ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम टाइपोग्राफी का यूज कर लेंगे। सजेशन में से जो है इस पर क्लिक करूंगा, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को ऐड कर देंगे, जैसे कि वेलकम टू माय रेस्टोरेंट। और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ भी हम ऐड कर देंगे और इसके बाद में कंटेंट को आपको ऐड कर देना है। तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग यूज कर लेंगे, P टैग, और इसके अंदर लॉरेम इप्सम का यूज करेंगे। सो आपको लिखना है लॉरेम 100 लिख के आप क्या करें, टैब प्रेस करें तो कुछ डमी टेक्स्ट जो है जनरेट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से जो है जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, एक BR टैग ले लेंगे हम लाइन ब्रेक के लिए और अगेन हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग यहाँ पर ले लेंगे और इसके अंदर अगेन आपको लिखना है लॉरेम 100। तो डमी टेक्स्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। सेव और एक बार चेक कर लेते हैं हमारा अबाउट पेज कैसे दिख रहा है। यहाँ से आपको क्लिक करना है अबाउट पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा अबाउट सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है कस्टमाइज कर लेंगे। पहले शुरू में क्या करता हूँ, इसको जो है हेडिंग बना देता हूँ। ये जो टाइपोग्राफी हमने ऐड किया टॉप पे, हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सो टाइपोग्राफी को आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएंट में जो है ऐड करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे वेरिएंट की प्रॉपर्टी और यहाँ पर हम इसको H4 बना देंगे। सेव चेक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉक्स को थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे। तो बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर SX लिखना है क्योंकि हम यहाँ पर कस्टम स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो SX। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम मार्जिन को ऐड कर देंगे टॉप और बॉटम से, तो उसके लिए हम MY लिख लेंगे और यहाँ से 5 का दे देंगे। अब ये जो 5 है यहाँ पर ये MUI की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। आप चाहे तो पिक्सल में भी लिख सकते हैं। तो 5 पे कुछ इस तरीके से लिया। आई थिंक हम इसको और बड़ा कर देंगे, इसको मैं 15 कर देता हूँ। 15 टॉप और बॉटम से हमको मार्जिन मिलेगा 15 का। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। और टेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को टारगेट कर लेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव तो सब कुछ जो है सेंटर में नजर आएगा कुछ इस तरीके से। और इसमें जो H4 है उसको भी टारगेट कर लेंगे और उसको और बोल्ड कर देंगे हम यहाँ पर। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कोटेशन ऐड कर देना है और उसके बाद में अगेन एक न्यू ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एंड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट को जो है टारगेट कर सकते हैं। तो H4 को मैं यहाँ पर टारगेट कर लूंगा। H4 ही दिया है ना अपन ने, देखिए यहाँ पे वेरिएंट जो है H4 है। तो इसको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे और इसके अंदर फॉन्ट वेट कर देंगे इसको बोल्ड। सो फॉन्ट वेट आपको यहाँ पर ऐड करना है, इसको हम कर देंगे बोल्ड। सेव तो ये कुछ इस तरीके से बोल्ड दिखाई देगा। ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी जो है बाय डिफॉल्ट बोल्ड होती है। और पैराग्राफ को हम टारगेट कर लेंगे इसके बाद में। सो यहाँ पे एंड P टैग को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और इस पैराग्राफ के अंदर आपको क्या करना है, टेक्स्ट को जो है ना जस्टिफाई कर देना है, टेक्स्ट अलाइन। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे जस्टिफाई। सेव और देखिए यहाँ पर टेक्स्ट जो है हमारा जस्टिफाई हो चुका है। और थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग भी ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पर H4 में मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है मार्जिन जो है इसमें ऐड कर देता हूँ टॉप और बॉटम से 2 की। और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसका फॉन्ट साइज। और इसको 1.3 रैम ठीक रहेगा, कुछ 20-25 पिक्सल के पास में। ये तो काफी छोटा हो जाएगा, 2 रैम कर देते, ठीक है, 32 पिक्सल के करीब। अब ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो इसमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको रहने देते हैं ऐसी। और पैडिंग ऐड कर देंगे थोड़ी सी, डायरेक्ट बॉक्स में हम जो है पैडिंग अप्लाई कर देंगे 2 की। तो कुछ इस तरीके से जो है इनर मार्जिन भी हमको मिल जाएगा। और 2 ठीक है, अगर आपको और इसमें जो है देना है तो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अबाउट सेक्शन हमारा दिख रहा है। एक बार मोबाइल डिवाइस पे भी चेक कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको मोबाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ और मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और टॉप से मार्जिन आ रहा है ना, ये जो टॉप से मार्जिन आ रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ज्यादा क्लासेस नहीं है इसमें, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मीडिया क्यूरी को जो है टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है @media, फिर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइस को टारगेट करेंगे। सो यहाँ पे मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, इसके नीचे जो भी डिवाइस रहेंगे उसको हम यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। जो मार्जिन टॉप था उसको हम 0 कर देंगे। सेव चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए अब ये बराबर मोबाइल डिवाइस पे भी आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो परफेक्टली यहाँ पर शो कर रहा है। आप चाहे तो इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। देखिए वेलकम टू माय रेस्टोरेंट, अगर आपको इसको भी टारगेट करना है तो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर एंड H4 और इसके अंदर फॉन्ट साइज को टारगेट कर लेंगे, फॉन्ट साइज, और इसको कर देंगे 1 रैम। 1 रैम ठीक रहेगा। सेव काफी छोटा है,
इसको कर देते हैं 1.3, 1.5 कर देता हूँ मैं। अब ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, वेलकम टू माय रेस्टोरेंट। उसके बाद में कुछ भी टेक्स्ट रहेगा। अबाउट सेक्शन क्या है कि जो भी वेबसाइट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर होती है। तो परफेक्टली हमारा अबाउट सेक्शन जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट पर काम कर लेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, कॉन्टैक्ट पेज, और इसमें हम क्या करेंगे, अगेन बॉक्स को ऐड कर देंगे। सो आपको यहाँ पर बॉक्स को ऐड कर देना है और इस बॉक्स को इंपोर्ट भी करेंगे। एक्स को कट करके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेगा, उस पर क्लिक करिए तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इस बॉक्स के अंदर हम एक टाइपोग्राफी ऐड कर देंगे। पहले तो हेडिंग ऐड कर देंगे। तो टाइपोग्राफी की मदद से हम एक और हेडिंग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, टाइपोग्राफी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट माय रेस्टोरेंट, और एक पैराग्राफ इसमें भी हम ऐड कर देंगे। सो पी टैग, और यहाँ पर लॉरेम 30 आई थिंक ठीक रहेगा, ज्यादा भी हमको इसमें ऐड नहीं करना। सेव चेक कर लेते हैं पहले कैसे दिख रहा है। चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज में। तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो पहले थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर बॉक्स पे कुछ क्लासेस अप्लाई कर देंगे हम, SX, और इसको दे देंगे टॉप और बॉटम से मार्जिन 10 कर देता हूँ मैं। टॉप बॉटम से मार्जिन मिल चुका है और इसका वेरिएंट सेट कर देंगे पहले टाइपोग्राफी में, वेरिएंट H4 कर देते हैं इसको भी, और कुछ ठीक ठाक लग रहा है। और लेफ्ट से थोड़ा मार्जिन में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ML भी 10 कर देता हूँ। और इसके बाद में H4 को भी टारगेट करके देख लेंगे, एंड H4 फॉन्ट वेट को जो है बोल्ड कर देंगे यहाँ पर, फॉन्ट वेट ऑफ बोल्ड, और साथ ही में जो है मार्जिन दे देता हूँ मैं बॉटम से 2 का, आई थिंक ठीक रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको, चेक करते हैं एक बार, ठीक ठाक है। देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। और इसके बाद में कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए हम जो है एक टेबल ऐड कर देंगे। तो चलिए पहले टेबल ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद में अगर डिजाइनिंग करना रहा तो देखते हैं इसको। और इसको एक बॉक्स से जो हम रैप कर लेंगे पहले, एक और यानी कंटेनर हम क्रिएट कर रहे हैं बॉक्स, और इसके अंदर हम टेबल यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है टेबल कंटेनर। अब टेबल कंटेनर क्या करेंगे, ये टेबल को कंटेन करेगा, इसके अंदर हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद में इस कंपोनेंट का आप टाइप बता सकते हैं। तो कंपोनेंट के टाइप हमको मिलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेपर, और पेपर भी यहाँ पर हमको मटेरियल यूआई की तरफ से मिलता है। तो कंट्रोल स्पेस करें और इसको भी इंपोर्ट करें मटेरियल यूआई में से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, टेबल का यूज करेंगे। सो टेबल, इसको भी आपको इंपोर्ट करना है मटेरियल यूआई में से। और इसमें एरिया लेवल हम ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे कॉन्टैक्ट टेबल, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और इस टेबल के अंदर सबसे पहले टेबल हेडर, सो टेबल हेड, इसको इंपोर्ट भी करें। और इस हेड के अंदर हमको क्या करना है, डिफाइन करना है कि क्या क्या चीजें हमको चाहिए। सबसे पहले एक टेबल रो क्रिएट करें, टेबल रो, इसको भी इंपोर्ट करें। और इस टेबल रो के अंदर हम क्या करें, अच्छा ये इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको डबल से इंपोर्ट करें, कंट्रोल स्पेस, अब ये इंपोर्ट हो चुका है। इसके अंदर हम टेबल सेल क्रिएट करेंगे। सेल के अंदर हम हमारा डिटेल्स रख सकते हैं कि क्या कंटेन करेंगे ये। तो यहाँ पर आपको टेबल सेल को भी इंपोर्ट करना है। और इस टेबल सेल के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स से एक हेडिंग ऐड कर देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सेव कर लेते हैं और एक बार चेक करेंगे कैसा दिख रहा है। तो टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको डिजाइन भी करेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल पूरा ये चिपक कर आ रहा है। तो चलिए पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद में डिजाइन कर लेंगे। टेबल हेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। टेबल बॉडी क्रिएट कर लेंगे, टेबल बॉडी, सो मेक श्योर टी जो है कैपिटल में है, टेबल बॉडी, और इसको भी इंपोर्ट कर लें। टेबल बॉडी के अंदर भी हमको टेबल रो क्रिएट करना है, सो टेबल रो, और इसके अंदर टेबल सेल, कितने हमको सेल चाहिए तो वो यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा, टेबल सेल। और फर्स्ट वाला रहेगा फोन के लिए, सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फोन, या फिर इसके बदले हम आइकन भी यूज कर सकते हैं। तो आइकन ट्राई कर लेंगे एक बार। चलते हैं MUI पर। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है मटेरियल यूआई, और इसके डॉक्यूमेंटेशन में से हम क्या करेंगे, फोन, ईमेल और एक कोई हेल्पलाइन के लिए जो है आइकन को जो कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आप आइकन को सर्च कर लें, मटेरियल आइकॉन्स, और फर्स्ट वाला जो हेल्पलाइन के लिए कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ देखता हूँ, जैसे कि सपोर्ट करके चेक कर लेता हूँ, सपोर्ट, और देखिए यहाँ पे सपोर्ट एजेंट है, तो इसका कॉपी कर लेंगे हम आइकॉन, और टॉप पे इंपोर्ट कर देना है आपको। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, अब इसका यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस टेबल सेल में, इसको ऐड कर देंगे, सपोर्ट एजेंट आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके बाद में यहाँ पर हम कोई भी नंबर ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। स्पेस देके मैं क्या करता हूँ, पैरेंथेसिस में लिख लेता हूँ टोल फ्री। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, और इसमें हमको स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो इस आइकॉन को पहले कलर दे देते हैं हम, उसके बाद में जो है बाकी दूसरे जो मेन कंटेनर है उस पर हम काम करेंगे। सो SX, और SX के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है यहाँ पर कलर को ऐड कर देना है। कलर हम इसका कर देंगे रेड कर देते हैं, और पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी, P1 कर देता हूँ मैं। यहाँ पे टॉप से दे देंगे हम सिर्फ पैडिंग थोड़ा सा, क्योंकि आइकन थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है ना, इसको जो है मैं पैडिंग टॉप से दे देता हूँ। सेव, चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए रेड कलर का आइकॉन है, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है।
इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फ़ोन के लिए और ईमेल के लिए भी ऐड कर देंगे। तो पहले हम आइकन सर्च कर लेते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, ईमेल के लिए सर्च कर लेना है, ईमेल। देखिए यहाँ पर आ रहा है मेल के लिए ऑप्शन, इस पर क्लिक करें, कॉपी कर ले इसको और टॉप पे इसको इंपोर्ट कर ले पहले, और इसका हम यूज़ करेंगे। चलते हैं नीचे और इस टेबल सेल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। आइकन चेंज कर लेंगे हम। इस आइकन के बदले हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मेल, मेल आइकॉन, और इसका कलर चेंज कर देंगे हम, इसका कर देंगे स्काई ब्लू। और यहाँ पर ईमेल में कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि help@myrest.com। सेव और टोल फ्री कट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, इसको चेक कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है, और इसको न्यू रो में ले लेंगे हम, वरना ये साइड बाय साइड आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ पहले, इसमें से कट, और एक न्यू टेबल रो क्रिएट कर लेंगे, टेबल रो, और इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे, सेव। अब जो है एक के नीचे एक दिखाई देगा, देखिए कुछ इस तरीके से। फोन हो गया, ईमेल हो गया, और एक एडिशनल फोन नंबर हम ऐड कर देंगे। तो आइकन पहले सर्च कर लेते हैं फोन के लिए या फिर कॉल के लिए, चेक करते हैं। कॉल, देखिए यहाँ पे कॉल है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और एक टेबल रो को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, नीचे पेस्ट। आइकन का नाम चेंज कर लेंगे, इसका नाम है कॉल आइकॉन, और इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे। और यहाँ पर नंबर हमको ऐड करना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और यहाँ पर ये फ़ोन के लिए है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1800 वाला कोई भी कर देंगे, जो कि इंडिया में यूज़ होता है टोल फ्री के लिए। सेव। कॉल के लिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं पहले। तो टेबल जो हेडर है उसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है थोड़ा सा काम कर लेंगे, जैसे कि टेबल कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ स्टाइलिंग हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, सो पीजी कलर, इसको कर देंगे ब्लैक, और इसके अंदर का जो कलर रहेगा उसको कर देंगे हम व्हाइट। आप टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हैं, या फिर अलाइन का भी हमको एट्रीब्यूट मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है मटेरियल यूआई में, चेक कर लेते हैं सजेशन में शो करता है या नहीं। अलाइन लिख के कंट्रोल स्पेस, तो देखिए है बिल्कुल अवेलेबल है। तो इसको हम कर देंगे सेंटर, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। टेबल की हमको हाइट और विड्थ भी जो है सेट करना पड़ेगी, तभी जो है ये अच्छे से दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने बॉक्स दिया था ना, इसको टारगेट कर लेंगे। सो इनलाइन स्टाइल ही हम देख रहे हैं, बॉक्स, और इसके अंदर मार्जिन दे देंगे हम, मार्जिन 3 का ठीक रहेगा। सेव करके चेक करते हैं एक बार। तो हमको जो है 3 का मार्जिन जो है चारों तरफ से मिल रहा है, और अब ठीक ठाक लग रहा है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर्म। और इसको थोड़ा सा छोटा भी करके चेक कर लेते हैं, और इसका साइज जो है थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको इसकी विड्थ को जो है सेट करना है, विड्थ, और विड्थ 600 पिक्सल ठीक रहेगा, ज़्यादा भी बड़ा हमको नहीं चाहिए। 600 पिक्सल करके देख लेते हैं, सेव। इसको लेफ्ट से भी हम मार्जिन दे सकते हैं, तो मार्जिन लेफ्ट ml से हम इसको कर देंगे 10, सेव। तो देखिए ये बराबर से अलाइन हो चुका है और ठीक ठाक लग रहा है। और इसको मोबाइल पे एक बार चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट मोबाइल व्यू, और मोबाइल में इसका साइज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो मीडिया क्यूरी में हम इसको टारगेट कर लेंगे, इसी के अंदर मैं टारगेट कर लेता हूँ @media, और यहाँ पर मैक्स विड्थ ऑफ 600 पिक्सल, इसके अंदर हमको जो टारगेट करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है इसको जो है 300 पिक्सल ठीक रहेगा, इसका हाफ कर लेंगे। सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर बराबर से शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट में रेस्टोरेंट, और ये कुछ डिटेल्स हमारे पास आ रही है। और भी इसमें अगर आपको चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। ये मार्जिन 10 किया था ना, इसको हम जो है 5 कर लेंगे, सेव। तो देखिए मोबाइल पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमारे मेन डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ठीक ठाक लग रहा है, आप अपने हिसाब से भी इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो अबाउट पेज हो गया हमारा, इसके बाद में कॉन्टैक्ट पेज भी बन चुका है। अब हमको जो है मेन्यू पर काम करना है। मेन्यू कंपोनेंट पे काम करने से पहले हम क्या करेंगे, एक डेटा की फाइल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम सारा का सारा डेटा रखेंगे। यानी मेन्यू लिस्ट में हमको जो भी यहाँ पर फूड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेटा की फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन, टाइटल और प्राइस हम ऐड कर देंगे, और उस फाइल को जो है मेन्यू कंपोनेंट में मैप की मदद से जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए आप क्या करें, एसआरसी के अंदर जो है एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, और इसका नाम आप रख सकते हैं डेटा, क्योंकि इसमें हमारे पास डमी डेटा रहेगा, यानी एक डेटा की फाइल हम इसमें क्रिएट करेंगे। और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं डेटा ही रख लेता हूँ, data.js। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इमेजेस है उसको इंपोर्ट करेंगे, और एक एरे बना देंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम जो है सभी डिशेस की जो है डिटेल रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे इमेजेस को जो है इंपोर्ट कर लें। ये इमेजेस जो है आपको गिटहब पर से मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इमेजेस को। और यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सभी को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इमेजेस का फोल्डर है और इसके अंदर इमेजेस है, तो इनका आप यूज कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट, और इसका नाम हम रख लेंगे फर्स्ट इज डोसा फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर से
डोसे की फाइल। इसी तरीके से सभी को आपको ऐड कर देना है। मैं क्या करता हूँ, फटाक से जो है सभी फाइल को जो है ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी इमेजेस को ऐड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 6 इमेजेस मैंने ऐड किए, आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम 6 ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे और साथ ही में इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख देंगे मेन्यू लिस्ट। और ये रहेगा एरे, एरे के अंदर हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम रहेगा। तो जो भी डिशेस है आपके पास सभी का नाम आप ऐड कर सकते हैं। वन बाय वन आपको सभी को जो है ऐड करना है। उसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर मैं लॉरेम इप्सम का यूज़ कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरेम और 10 लिख के यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा तो देखिए डमी टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। अब इसको जो है स्ट्रिंग के अंदर आपको ऐड कर देना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन ऐड कर देंगे। जितना भी टेक्स्ट है ना, इसको सिंगल कोटेशन में ऐड कर देंगे, कॉमा, कॉमा के बाद में यहाँ पर हम इमेज को ऐड कर देंगे और इमेज के अंदर जो है आपको उसकी इमेज ऐड करना है। तो देखिए टॉप पे हमने सभी की इमेजेस को जो है ऐड करके रखा है, तो आपको सिंपली इसको टारगेट करना है। तो यहाँ पे इमेज का टाइप रहेगा, तो जो भी फूड है उससे रिलेटेड हमने टॉप पर जो भी इमेजेस इंपोर्ट की हैं तो वो आपको ऐड कर देना है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर इसका प्राइस भी हम सेट कर सकते हैं, प्राइस, और इसको कर देंगे 200। और इसी को जो है मल्टीपल टाइम हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, और कॉमा भूल चुके हैं हम तो कॉमा लगा दें। सबके बाद में जहाँ पर ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे हमको कॉमा भी ऐड करना है। और इन डिशेस का नाम आप चेंज कर लें और उसकी इमेज को भी आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं इमेज भी चेंज कर देता हूँ, तो नेम के अकॉर्डिंग मैं इमेज भी चेंज कर रहा हूँ। और प्राइस आप कुछ भी रख सकते हैं और सभी ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपने इंपोर्ट किया मेक श्योर उसी तरीके से जो इसको अरेंज करें। तो यहाँ पर जो है मैंने सभी में चेंजेस कर दिए, देख सकते हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जो है उसकी इमेज से रिलेटेड यहाँ पर टेक्स्ट जो है ऐड कर दिया, उसका नेम। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सिर्फ लॉरेम इप्सम यानी डमी टेक्स्ट जो है ऐड करके रखा है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसको जो है मेन्यू लिस्ट कंपोनेंट के अंदर जो है मैप कराना है और हमारा जो है कंपोनेंट मेन्यू लिस्ट का जो है रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं आप हमारा मेन्यू का जो पेज है वो एम्प्टी है। अब यहाँ पे हम जो है कार्ड की मदद से जो है हमारे मेन्यू को यहाँ पर हम शो कराएंगे। चलते हैं वापस, ये रहा हमारा मेन्यू पेज। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले जो एक बॉक्स को ऐड कर देंगे। कंटेनर के लिए हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो डिव का भी यूज कर सकते हैं। इसको इम्पोर्ट भी कर दें, एक्स को कट करें, कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो कर रहा है इम्पोर्ट फ्रॉम MUI/मटेरियल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इम्पोर्ट भी हो जाएगा। अगर आपके केस में नहीं होता है तो आप मैन्युअली जो है इसको इंपोर्ट करें। एक बॉक्स हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन्यू लिस्ट को जो है मैप कराएंगे, यानी कि ये जो डेटा है इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है, देखिए मेन्यू लिस्ट, और ये नेम एक्सपोर्ट है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है। तो इसको जो है आपको कुछ इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। पहले इंपोर्ट कर लें आप, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसिस फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश डेटा, डेटा के अंदर हमारे पास डेटा की फाइल है। अब इसमें से हमको चाहिए मेन्यू लिस्ट, कुछ इस तरीके से हमको इंपोर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो मेन्यू लिस्ट डॉट मैप, मैप मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, सिंगल मेन्यू मिलेगा, तो उसको हम एक्सेस करेंगे। सो मेन्यू, और इसको लोअर केस में कर देता हूँ मैं, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा मटेरियल यूआई के मेन्यू के साथ में। तो यहाँ पर ये हमको सिंगल मेन्यू देगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली जो है रिटर्न करेंगे, एरो फंक्शन और पैरेंथेसिस। इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली इसको जो है रिटर्न करा रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ड ले लेंगे। सो यहाँ पे आपको कार्ड को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो कार्ड, कंट्रोल स्पेस करें, सजेशन शो करेंगे, देखिए MUI में से ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। क्लोज कर देंगे इसको, तो देखिए कार्ड आ चुका है। और इस कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, कंटेंट को जो है डिस्प्ले कराएंगे। इसके अंदर मैं सबसे पहले जो कार्ड एक्शन को ऐड कर देता हूँ। कार्ड एक्शन क्या करेंगे, क्लिकेबल फंक्शनैलिटी हमको इसके अंदर मिलती है, तो इसका जैसे आउटपुट आएगा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके बाद में जो है इमेज को जो है शो कराना है। सो पहले इमेजेस को हम शो करा देंगे। सो यहाँ पर कार्ड मीडिया सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा, ये इसको इंपोर्ट भी करें। देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। और इस कार्ड मीडिया में हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है हमारे मेन्यू लिस्ट को। और मेन्यू लिस्ट का हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर देखिए हमारे पास एक इमेज का ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमने इमेज का पाथ जो है ऐड किया है। तो इसको हम यहाँ पर जो है बता देंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका जो है साइज सेट कर देंगे। सो SX कस्टम स्टाइलिंग हम देख रहे हैं, और इसकी मिनिमम हम यहाँ पर जो है हाइट सेट कर देंगे 400, और मिनिमम विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ हाइट सेट करूंगा ताकि सारे इमेजेस का साइज जो है एक जैसा रहे। और इसका कंपोनेंट आपको बताना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपोनेंट, कि ये जो कार्ड मीडिया है वो कौन से कंपोनेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इमेज, इमेज टैग की तरह ये काम करेगा।
और इसको मिनिमाइज करते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद में सोर्स ऐड कर देंगे src, और यहाँ पर आपको लिखना है मेन्यू। मेन्यू का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमको मिला है मैप मेथड की मदद से, और इसके अंदर हमारे पास है इमेज, और ऑल्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे वरना वार्निंग शो करता है। तो मेन्यू के अंदर जो नेम है अपने पास मेन्यू डॉट नेम, तो एज अ अल्टरनेट यहाँ पर इमेज का टेक्स्ट हम शो कराएंगे। सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये दिखता है या नहीं। तो देखिए सारे इमेजेस हमारे पास आ रहे हैं, साइज काफी ज्यादा, इसको फिक्स कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सारी चीजें जो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद में डिजाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कार्ड बॉडी जो है क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ता है यहाँ पर कार्ड कंटेंट, इसको भी इंपोर्ट कर लें। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ड में जो भी कंटेंट हमको शो कराना है तो उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम टाइपोग्राफी ले लेंगे, टाइपोग्राफी, इस पर क्लिक करें, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम को शो करा देंगे। सो यहाँ पर करली ब्रेसेस, मेन्यू को टारगेट करेंगे, मेन्यू डॉट नेम। और टाइपोग्राफी में आपको क्या करना है, इसका वेरिएंट यहाँ पर बताना पड़ेगा वरना वो काफी स्मॉल में शो करेगा। सो वेरिएंट आप ऐड कर दें और इसको हम कर देंगे H5, और थोड़ा सा गटर साइज भी हम दे देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है गटर बॉटम, बॉटम से थोड़ा सा गटर हमको मिल जाएगा, स्पेस मिलेगा। और इसको जो है एज अ डिव हम टारगेट कर लेंगे। सो कंपोनेंट एज अ डिव हमको यहाँ पर काम करना है। सो हमने कंपोनेंट के अंदर डिव बता दिया। सेव कर लेते हैं और एक बार चेक करेंगे कैसा दिखता है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पर टाइटल बराबर से शो हो रहा है। और अगर आप नोटिस करेंगे कार्ड एक्शन के अंदर हमने इसको लिया है तो कुछ इस तरीके से रिपल इफेक्ट हमको देखने मिलेगा। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी हम ऐड कर देंगे। सो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइपोग्राफी को ऐड कर लूंगा, टाइपोग्राफी, स्क्रॉल अप कर देते हैं थोड़ा सा। और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर टारगेट करना है डिस्क्रिप्शन को। सो मेन्यू डॉट डिस्क्रिप्शन, और टाइपोग्राफी का वेरिएंट भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। सो आपको लिखना है यहाँ पर वेरिएंट, और इसको एज अ बॉडी टू हम यूज कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और इसका थोड़ा सा कलर जो है ना लाइट कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। पहले चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है, और ठीक ठाक लग रहा है, वैसे रहने देते हैं इसको। और इसका साइज जो है चेंज कर लेंगे, काफी बड़ा जो है साइज आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, कार्ड को जो है यहाँ पर विड्थ दे देंगे। सो SX, और यहाँ पर मैक्स विड्थ हम सेट कर लेंगे, मैक्स विड्थ ऑफ 390 पिक्सल, ठीक रहेगा। चेक कर लेते हैं एक बार 390 पिक्सल करके। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम है, तो हम इसको रो कर लेंगे। अगर डायरेक्टली फ्लेक्स भी लिखेंगे तो ये रो में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव, ये अप्लाई नहीं हुआ, एक बार स्पेलिंग चेक करता हूँ। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा सा मार्जिन देके देख लेता हूँ मैं पहले, मार्जिन काम करता है या नहीं। तो मार्जिन 2 कर देता हूँ, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दोनों जगह से हमको मार्जिन मिलेगा। तो मार्जिन तो बराबर से काम कर रहा है। हम क्या करेंगे, हमारे मेन जो कंटेनर है ना बॉक्स को, इसको हम फ्लेक्स कर देंगे। चलते हैं टॉप पर, और ये जो बॉक्स है इसको हम दे देंगे SX की प्रॉपर्टी, और इसके अंदर जो डिस्प्ले को टारगेट कर लेंगे डिस्प्ले, और इसको कर देंगे फ्लेक्स। सेव। तो देखिए अब बराबर से ये आ रहा है। हालांकि यहाँ पर इनका साइजेस जो है मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको रिस्पॉन्सिव बना देंगे। इसके अंदर एक और हमको प्रॉपर्टी मिलती है, अगर आपने फ्लेक्स देखा होगा तो उसमें रैप की जो है हमको एक और क्लास मिलती है, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लेक्स रैप, और इसको हम कर देंगे रैप। तो कंटेंट जो है विड्थ के हिसाब से जो है कंटेंट को रैप करता रहेगा। सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, और इनको सेंटर में कर देंगे। ठीक है, सेंटर के लिए क्या करना है, सिंपल जस्टिफाई कर देना है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट, इसको कर देंगे सेंटर। सेव। चेक कर लेते एक बार, तो देखिए बराबर से ये सेंटर में भी आ चुका है। तो परफेक्टली हमारा जो है मेन्यू कंपोनेंट भी क्रिएट हो चुका है। एक बार रिस्पॉन्सिवनेस देख लेंगे, इंस्पेक्ट। तो देखिए रिस्पॉन्सिवनेस भी बराबर काम कर रही है। और हम इसको मोबाइल डिवाइस कर लेंगे, मोबाइल डिवाइस, और मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप चाहे तो यहाँ पर टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक टाइटल हमको ऐड करने की जरूरत है। परफेक्टली हमारा जो है यहाँ पर मेन्यू पेज भी जो है क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आइकन को भी चेंज कर देंगे, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लोगो का यूज करूंगा, और ये फाइल आपको जो है यहाँ पर इमेजेस के अंदर मिल जाएंगी। देखिए लोगो डॉट एसवीजी, ये एसवीजी का आइकॉन है। इसको हम क्या करेंगे, हेडर की फाइल में ऐड कर देंगे। तो जहां पर हमने अभी फिलहाल आइकन और टेक्स्ट यूज किया था ना, उसके बदले हम इसका यूज करेंगे। सो देखिए यहाँ पे है, टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास है आइकॉन और फिर टेक्स्ट है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बदले इमेज टैग ले लेंगे, IMG टैग, और सोर्स के अंदर आपको क्या करना है, लोगो का पाथ देना है। तो पहले लोगो को भी ऊपर इंपोर्ट कर देंगे, और यहाँ पर MUI के बाद में इंपोर्ट कर देता हूँ मैं, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम डॉट इमेजेस का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है logo.svg की फाइल। अब सोर्स में क्या करेंगे, हम
इमेज का पाथ यहाँ पर दे देंगे, इसको कट करके यहाँ पर लोगो का जो हमने अभी ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको यहाँ पर दे देंगे। अल्ट में लोगो, हाइट भी इसकी सेट कर देंगे, आपको लिखना है यहाँ पर हाइट, और हाइट हम कर देंगे 70 पिक्सल, और इसकी विड्थ भी यहाँ पर सेट कर देंगे। सो आपको लिखना है यहाँ पर विड्थ, और विड्थ को 250 पिक्सल इनफ रहेगा। सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये लोगो आएगा, और रिस्पॉन्सिव पर भी एक बार चेक कर लेंगे। मोबाइल व्यू करता हूँ और यहाँ पर हमारा हैमबर्गर मेन्यू, तो इसमें कुछ इस तरीके से माय रेस्टोरेंट का हमको लोगो अलग से देखने मिलेगा। तो इसको भी चेंज कर देते हैं। चलिए फटाक से इतना कर लेते हैं हम। इसी को क्या करें, कॉपी कर ले, और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमने ऊपर डिफाइन किया था ना, देखिए यहाँ पर अगेन एक टाइपोग्राफी है, इसको कट कर लेंगे, इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे, और इसका जो है साइज कम कर देंगे, इसको 200 पिक्सल कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ड्रॉअर का साइज कम है इसीलिए हम इसको 200 पिक्सल कर देंगे। सेव, और लिंटर का जो है वार्निंग भी शो कर रहा है क्योंकि अब ये आइकॉन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका इंपोर्ट हम रिमूव कर देंगे। सेव, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन का आइकन शो करेगा, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। अब थोड़ा सा हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस नेविगेशन मेन्यू पर भी जो है एक्टिव की क्लास अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जब भी इस पर क्लिक हो कौन सा पेज एक्टिव है ये हम शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव नेविगेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हेडर में लिंक्स है उसको हम नैव लिंक से रिप्लेस कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नैव लिंक को इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पे हम नैव लिंक को रिएक्ट राउटर डॉम में से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसके बाद में जहाँ पर हमने लिंक्स यूज किए थे ना, उसके बदले हम क्या करेंगे, इसको नैव लिंक कर देंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो सारे लिंक जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे नैव लिंक। इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्टिव की क्लास जो है अप्लाई करना है। सो यहाँ पर एक्टिव क्लास नेम इसका हमको यूज करना है, और इसके अंदर हम एक एक्टिव की क्लास जो है क्रिएट करेंगे। तो सभी पर आपको जो है ये चीज अप्लाई कर देना है, या फिर एक पर भी कर देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर लें इसको, और हेडर स्टाइल में आइए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्टिव की क्लास बना देंगे एक्टिव, और इसके अंदर आपको कलर चेंज कर देना है, कलर, और इसमें हम कर देंगे गोल्डन रॉड, और इसको इम्पोर्टेंट करना है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। फॉन्ट वेट भी हम क्या करेंगे, इसमें बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट वेट ऑफ बोल्ड। अगेन इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर ऐड करना है। सेव, तो देखिए यहाँ पर एक्टिव की क्लास जो है अप्लाई हो चुकी है। इसी तरीके से मेन्यू पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेन्यू की क्लास अभी एक्टिव है। फिर अबाउट पे करूंगा तो अबाउट जो है एक्टिव हो रहा है, कॉन्टैक्ट पर करूंगा तो कॉन्टैक्ट भी एक्टिव हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है नेविगेशन मेन्यू पर एक्टिव की क्लास जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मोबाइल डिज़ाइन में भी करना है तो आप क्या करें, मोबाइल डिज़ाइन का लिंक भी चेंज कर लें। जैसे कि यहाँ पर लिंक है ना ऊपर, इसको आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी, और इसको भी हम नैव लिंक कर देंगे, नैव लिंक, और यहाँ पर एक्टिव क्लास नेम, और इसमें आपको एक्टिव ऐड कर देना है। सेव, और ऊपर से हम क्या करेंगे, इस लिंक को रिमूव कर लेंगे, अब इसकी जरूरत हमको नहीं है। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और रिस्पॉन्सिवनेस पर एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल सेलेक्ट करना है, और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो देखिए मोबाइल में भी यहाँ पर लिंक एक्टिव हो जाएंगी। तो सक्सेसफुली हमने सारा का सारा एप्लीकेशन जो है क्रिएट कर लिया है। इसके लिंक जो है आपको गिटहब पर मिल जाएंगी। सो मेक श्योर आप सोर्स कोड को कंपेयर करें, कोई भी आपको अगर दिक्कत आती है तो। बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं कोई और प्रोजेक्ट के साथ अगले वीडियो में।